फिरोजा नदी के ऊपर कई इमारतें बनाई गईं। केवल कुछ पत्थर के खंभों पर टिका हुआ विशालकाय वेल जानवर ने हवा की एक धारा निकाली, जिससे धूल पार करने वाली नाव धीरे से एक विशाल मंच पर आ गई। फिर वह नीचे नदी में कूद गया। एक विचित्र दृश्य सामने आया। अपने विशाल आकार के बावजूद वह जानवर पानी की एक बूंद भी छोड़े बिना किंग नदी में कूद गया। केवल लहरदार वृत्त ही उभरे, जो यह दर्शाते थे कि वेल की छलांग कोई भ्रम नहीं थी। डोंगफेंग ने सभी को डस्ट क्रॉसिंग बोट से उतार लिया और गलियारे के साथ साथ पास के भवनों के समूह की ओर चल पड़ा। किंग नदी पर चलते हुए सभी को थोड़ा डर लग रहा था। नीचे के खंभों के ढह जाने और नदी में गिर जाने का डर। यह फिरोजा नदी स्पिरिट स्टोन के समान ही उद्गम स्थल की प्रतीत होती थी। अनगिनत नदियां यहां आकर आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी सीमा तक दबा देती थीं, जिससे ली फैन की आंतरिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती थी। साधना सहायता से वंचित ली फैन ने अपनी सीमा के निकट पहुंचकर उम्र बढ़ने के प्रभावों को अधिक स्पष्ट महसूस किया। यहां तक कि कुछ कदम चलने पर भी सांस फूलने लगती थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण गिर सकता है। सदमे के बीच ली फैन ने सत्य को बुलाने की कोशिश की और पाया कि वह अभी भी प्रतिक्रिया दे रहा था। उसके बाद ही वह शांत हुआ। यह भूतिया जगह केवल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए उपयुक्त है। भले ही मैं यहां पहली बार नहीं आया हूं, फिर भी मैं अभी तक इसकी आदत नहीं डाल पाया हूं। कुछ देर चलने के बाद वे अंततः एक हॉल में पहुंचे। हुआंगफू सोंग ने आह भरते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा। कोई और विकल्प नहीं है। जीवन मोतियों की मात्रा सीमित है। भव्य संरचना का निर्माण अत्यावश्यक है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। प्रगति में तेजी लाने के लिए ये सभी अधीनस्थों को वितरित कर दिए जाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। डोंगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्यथा मैं भाई हुआंगफू को आपात स्थिति के लिए एक दे सकता था। हुआंगफू सोंग ने हाथ हिलाकर कहा, मिशन अत्यावश्यक है, मिशन अत्यावश्यक है। जल्दी से काम निपटाओ, फिर इस भूतिया जगह से चले जाओ। डोंगफेंग ने सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। अचानक बाहर से नीली रोशनी की एक किरण निकली और उसके ठीक सामने आकर रुक गई। ली फैन ने एक छोटे नीले पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित होकर देखा। लगातार अपने पंख फड़फड़ाते हुए, चहचहाते हुए, मानो कोई संदेश दे रहा हो। डोंगफेंग को यह पक्षी भाषा समझ में आ रही थी। नीले पक्षी की चहचहाहट के साथ वह अचानक खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर हो गई। डोंगफेंग ने कहा, मैं समझता हूं, अब आप जा सकते हैं। पक्षी नीले प्रकाश में परिवर्तित हो गया और तुरंत गायब हो गया। क्या हुआ? डोंगफेंग के सतर्क व्यवहार को देखकर हुआंगफू सोंग जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। डोंगफेंग ने थोड़ा झुककर कहा, भाई हुआंगफू, मुझे आपके साथ न आने के लिए क्षमा करें। मुझे एक प्रमुख निरीक्षण के लिए है, इसलिए का सदुपयोग करते हुए पुनः निरीक्षण करना होगा ताकि कोई चूक न हो। हुआंगफू सोंग भी उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। वह जल्दी से खड़ा हुआ और पूछा, मुखिया? कौन सा मुखिया? डोंगफांग कड़वाहट से मुस्कुराया, और कौन मुझे इतना परेशान कर सकता है? बेशक ये सर्वोच्च प्रमुख है। हुआंगफू सोंग कुछ भयभीत था। लू, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डोंगफेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। शश, भाई हुआंगफू को इतना ही पता है, याद रखना कि इसे फैलाना नहीं है। ये जानकर कि नेता का नेता निरीक्षण के लिए आने वाला है, हुआंगफू सोंग भी घबरा गया। समझ गया, समझ गया। भाई डोंगफेंग, सरकारी काम बहुत जरूरी है, आप व्यस्त हो जाइए। इस अफवाह वाले आंकड़े से निपटना इतना आसान नहीं है। हुआंगफू ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ और कहने वाला था, लेकिन अचानक वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य अब और नहीं छिपाया जा सका और वह अचानक ली फैन की ओर मुड़ा, जो पास में ही आंखें बंद करके चुपचाप बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वृद्ध ली फैन उनकी बातचीत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या यही कारण है कि वह यहां आया है? यह कैसे हो सकता है? संयोग या? हुआंगफू सोंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक क्षण बाद उसने अपने चेहरे पर आए असामान्य रंग को दबा लिया। डोंगफेंग को कुछ आभास हुआ और उसने ली फैन की दिशा में देखा, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, अलविदा कहकर चले गए। डोंगफेंग के चले जाने के बाद हुआंगफू सोंग खुद को और रोक नहीं सका और ली फैन को एक खाली कमरे में बुलाया। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने ली फैन को गौर से देखा। बच्चे, क्या तुम्हें पता था कि चीफ लू आ रहे हैं? ली फैन बस हल्के से मुस्कुराए, न तो इनकार किया और न ही पुष्टि की। यह देखकर हुआंगफू सोंग को सब समझ आ गया। फिर उसने तेजी से सांस ली। तियान्यू प्रांत के गठन हॉल के सदस्य के रूप में हुआंगफू सोंग को चीफ लू की उच्च स्थिति का अच्छी तरह से पता था। उसकी अपनी साधना का उल्लेख नहीं करना चाहिए, बल्कि 10,000 अमर गठबंधन के मुख्य गठन मास्टर के रूप में उसका अधिकार, गठबंधन के भीतर सभी गठन मामलों को नियंत्रित करते हुए हुआंगफू सोंग को उतनी ही आसानी से कुचल सकता था जितना कि एक साधारण चींटी को। 10,000 अमर गठबंधन में फॉर्मेशन हॉल के सभी फॉर्मेशन मास्टर सख्ती से कहें तो उसके आदेश के अधीन थे, और चीफ लू के तरीके निर्दयी और ठंडे थे। उनके पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद ही जो लोग मुख्य पद के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उन सभी को विभिन्न कारणों से दबा दिया गया। नश्वर संसार से लुप्त हो गया। इस तरह की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से न केवल विरोध भड़क उठा, इसके बजाय उन्हें 10,000 अमर गठबंधन के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले स्तर से मजबूत समर्थन प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने कई सशक्त सुधार उपाय अपनाए, साथ ही कई कठोर दंडात्मक उपाय भी अपनाए। सभी ने फॉर्मेशन हॉल के फॉर्मेशन मास्टर्स को चुप करा दिया। यहां तक कि हुआंगफू सोंग ने भी एक बार जी होंगलाओ को यह कहते सुना था कि तियानित सुआन सोल लॉकिंग फॉर्मेशन की व्यापक प्रसार योजना इस प्रमुख लू द्वारा प्रस्तावित की गई थी। अतीत में उसके बारे में अनगिनत अफवाहें हुआंगफू सोंग के दिमाग में आती रहीं। हुआंगफू सोंग के मुंह से पसीना था। यह वो था ने बैठा यह साधारण निराशा दिखने वाला छोटा सा लड़का कैसे कई दिन पहले से उसके ठिकाने के बारे में जान सकता था। इसका क्या तात्पर्य था? भले ही उनका समर्थन चीफ लू स्वयं न कर रही हो, वह चीफ लू के बहुत करीब होगा। यह सोचकर हुआंगफू सोंग अपने मुंह में थोड़ा सूखापन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी मैं इस बच्चे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उसका आभामंडल असाधारण है, सामान्य से बहुत दूर। तो उनके पास वास्तव में एक शक्तिशाली समर्थन है और यह बहुत ठोस है। ली फैन के अनुभवों की यादें एक एक करके हुआंगफू सोंग के दिमाग में कौंधने लगी और उसे अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मौत के कगार पर होने के बावजूद रैंकिंग के लिए लड़ते समय भी इतने उदासीन थे। तो वह निडर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनका निस्वार्थ समर्पण इतनी जल्दी लगभग पूरे 10,000 अमर गठबंधन में फैल गया। तो यह पूर्व नियोजित था। यह सब आत्म बलिदान। यह पता चला है कि वह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा था। उसके मन में अनेक विचार कौंधे और वह अंदर ही अंदर कोसने लगा। अपनी आंतरिक शिकायतों के बावजूद हुआंगफू सोंग के चेहरे पर फिर भी एक चमकदार मुस्कान थी। लीजियो, ओह हम, ली फैन, मेरे युवा मित्र, सचमुच एक छुपा हुआ रत्न। ऐसे रिश्ते में इसे छिपाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ पराया जैसा व्यवहार कर रहे हो। ली फैन अपरिवर्तित रहे। वरिष्ठ हुआंगफू, मुझे आश्चर्य है कि आपने क्या अनुमान लगाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने गलत समझा है। जूनियर, मेरे पीछे कोई शक्तिशाली समर्थन नहीं है, उसने गंभीरता से कहा। अभी भी अभिनय कर रहा हूं, नाटक कर रहा हूं, बस नकारात्मक प्रभाव का डर है, बस। मन ही मन ऐसा सोचते हुए हुआंगफू सोंग ने तुरंत गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया, मैं समझ गया। फैन ने स्थिति को देखकर केवल मुस्कुरा दिया और आगे कुछ नहीं बताया। हालांकि हुआंगफू सोंग उसे इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। भले ही उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इससे वह ऐसा व्यवहार करने से नहीं रुका मानो वह ली फैन से बहुत परिचित हो और उत्साहपूर्वक उससे बातचीत करता रहा। वरिष्ठ हुआंगफू, आप आमतौर पर चीफ लू से कितनी बार मिलते हैं?
ली फैन ने सहजता से जवाब दिया और हुआंग फू सोंग की लगातार बकबक को देखकर वह बीच में ही रोककर पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हुआंग फू सोंग दंग रह गया। कुछ शर्मिंदगी के साथ उन्होंने जवाब दिया, चीफ लू की स्थिति। उनकी बात पूरी होने से पहले ही ली फैन ने अर्थपूर्ण ढंग से बीच में ही टोकते हुए कहा, ऐसे में तो मौका आपके सामने ही है सीनियर हुआंग फू, क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर आप अपनी अच्छी छाप छोड़ दें। हुआंग फू सोंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया, फिर मानो किसी स्वप्न से जाग गया हो। वह बोला, तुम सही कह रहे हो, अगर मुझे चीफ लू की नजरों में आने का मौका मिले तो कामयाबी का रास्ता मेरे सामने ही है। हे तुम मुझे ये शब्द कह सकते हो, लेकिन दूसरों के सामने सावधान रहना बेहतर है, ली फैन ने फिर याद दिलाया। समझ गया, हुआंग फू सोंग ने जल्दी से सिर हिलाया। इसके बाद वह प्रदर्शन करने का अवसर ढूंढने के लिए जल्दी से वहां से चले गए। तभी ली फैन को शांति मिली। चीफ लू के ठिकाने को पहले से जानने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से लू जुएजंग के गुप्त संचार के माध्यम से था। हालांकि ये यही रुक गया, उसने उससे और कुछ करने को नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि ली फैन अचानक दयालु हो गया, लेकिन उसने गहराई से समझा कि दुनिया के इतने शीर्ष विशेषज्ञ चीफ लू के सामने व्यवहार में कोई मामूली असामान्यता देखी जा सकती है। मछुआरे के तरीके वास्तव में रहस्यमय थे, लेकिन यह भी अज्ञात था कि क्या वे 10,000 अमर गठबंधन की शीर्ष शक्तियों की जांच का सामना कर सकते थे। जब बात अपनी सुरक्षा की आई तो ली फैन को स्वाभाविक रूप से बेहद सतर्क रहना पड़ा। तथाकथित लेआउट तो उल्लेख करने लायक भी नहीं था। स्वर्णिम कोर साधना के साथ ताओ एकीकरण अमरों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास करना मृत्यु को प्राप्त करने के समान था। ली फैन इस हद तक मूर्ख नहीं होगा। उन्होंने जो किया वह केवल चीफ लू के साथ एक मुठभेड़ का अवसर पैदा करना था। बैठक के बाद क्या होगा इस बारे में ली फैन ने पहले ही कहा था। इसमें सफलता मिलेगी या नहीं यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। जब से डोंगफेंग को चीफ लू के आसन निरीक्षण के बारे में पता चला, पूरे हुआलिंग गॉज का माहौल अचानक बदल गया। वहां एक भी व्यक्ति बेकार नहीं था, हर कोई जल्दी में था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। हर किसान जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रहा था, उनके चेहरे गंभीर थे। हुआंग फू सोंग ने स्वयं बार बार उन हिस्सों की जांच की जहां निर्माण पूरा हो चुका था, किसी भी चूक की आशंका के चलते। तैयारी के भारी माहौल के कारण हुआंग फू सोंग के अनुयायी विभिन्न साधक शांत बैठने में असमर्थ हो गए। इसके अलावा हुआंग फू सोंग को देखकर, जो हमेशा से ही कुछ आलसी और अप्रत्याशित रूप से व्यस्त रहता था, वे मंदबुद्धि लोग नहीं थे और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि शायद कोई बड़ा आदमी निरीक्षण करने आ रहा है। इसलिए वे एक एक करके मदद के लिए आगे आए। बिना किसी कारण के कुलीन सहायता प्राप्त करने के बाद डोंगफेंग नाम का दुबला आदमी स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। हुआलिंग घाटी के अंदर विशेष प्रतिक्रिया पद्धति के बिना साधकों को एक कदम भी चलना मुश्किल लगता था। इस कारण से डोंगफेंग ने तत्काल स्पिरिट पर्ल्स के एक बैच का अनुरोध किया ताकि ली फैन और अन्य लोग स्वतंत्र रूप से घूम सकें। ये वरिष्ठ डोंगफोंग याओ द्वारा लाए गए हैं और आप सभी को आवंटित किए गए हैं। काले और सफेद ताओवादी वस्त्र पहने एक 7 या 8 वर्षीय बच्चे ने स्पष्ट और उज्ज्वल रूप से कहा। उसने अपनी छाती से एक सफेद जैड की बोतल निकाली और उसमें से रंग बिरंगे अव्यवस्थित गोल मोती निकाले और उन्हें सभी में बांट दिया। इन्हें मुंह से निगल लो और अपने दांतियान में रख लो, तुम फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर पाओगे। हालांकि बच्चा बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन वह स्पिरिट पर्ल्स के उपयोग और सावधानियों को समझाने में काफी अनुभवी था। ली फैन ने रंगीन आत्मा मोती को अपने हाथ में पकड़ लिया, उन्हें एक पल के लिए देखा और उस समय कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उसने एक निगल लिया। जैसे ही आत्मा मोती उसके उदर में प्रविष्ट हुआ, उसमें से विभिन्न रंगों की रोशनियां निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गईं। मानो ये कोई औषधि उत्प्रेरक हो, इसने उसके शरीर में सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को जगा दिया। हुआलिंग गॉज द्वारा दबाई गई आध्यात्मिक ऊर्जा भी तुरंत पुनः जीवित हो गई। यद्यपि इसे पूरी तरह से बाहर निकालने की तुलना में अभी भी कुछ अंतराल था, लेकिन यह दैनिक कार्य के लिए पर्याप्त नहीं था। यह कहने के बजाय कि यह दमन को दूर करता है, यह एक उत्प्रेरक की तरह है जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतिक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाता है। इस प्रकार हुआलिंग गॉज के विनाशकारी प्रभाव को आंशिक रूप से कम किया जा सका। ऐसी स्थिति में यदि ये आत्मा मोती बाहर के सामान्य क्षेत्रों में ले जाए जाएं तो क्या? ली फैन ने विचार करते हुए अपने भीतर एक अजीब आध्यात्मिक ऊर्जा का मिश्रण महसूस किया। वह अभी विचार ही कर रहा था कि सामने बैठे बच्चे ने कहा, आत्मा मोती का प्रभाव 30 दिनों तक रहता है, आपको इसकी समाप्ति तिथि का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां साधक अपने कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि अवधि का ध्यान ही नहीं रख पाए। प्रभाव समाप्त होने के बाद उनकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई और वे आकाश से गिर पड़े और सीधे गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। यदि आप इसे बीच में उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित कर सकते हैं और शेष बचे हुए आत्मा मोतियों को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ये सुनकर किसानों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। ओह, एक और बात, इस हुआलिंग घाटी को छोड़ने से पहले या तो स्पिरिट पल के प्रभाव के पूरी तरह से गायब होने का इंतजार करो या सीधे स्पिरिट पल को बाहर निकाल दो। मत भूलना, वरना आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट का खतरा है। बेशक अगर आपका शरीर सीनियर डोंगफांग याओ जितना मजबूत है और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव का डर नहीं है तो मेरी बात अनसुनी कर दीजिए। बच्चे ने कोई भी बात अनसुनी नहीं छोड़ी, उसने जो कुछ कहना आवश्यक था कह दिया। उसने सभी को प्रणाम किया और फिर सबके सामने एक पैर वाले सफेद पक्षी में परिवर्तित होकर उड़ गया। आत्मा मोतियों की सहायता से सभी ने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और तुरंत ही स्वयं को संरचना के निर्माण समर्थन में झोंक दिया। अभ्यास के साथ वे शीघ्र ही हुआलिंग गॉज के वातावरण में घुल मिल गए और इस तरह एक दिन बीत गया। ली फैन, जो फॉर्मेशन इकाइयों की जांच कर रहे थे, को अचानक कुछ महसूस हुआ और उन्होंने अपना काम रोक दिया तथा ऊपर की ओर देखने लगे। उन्होंने आकाश में एक इंद्रधनुष को पार करते हुए देखा, जो हजारों मील तक जलते हुए अंगारे के बंजर भूमि के गहरे लाल रंग को चीरता हुआ सीधे नीचे हुआलिंग घाटी की ओर जा रहा था। शांत हरी नदी को कुछ आभास हो रहा था, बिना हवा के लहरें लहरा रही थीं। दमन अचानक एक स्तर तक बढ़ गया, जिससे उन साधकों को परेशानी होने लगी जो केवल आत्मा मोतियों की सहायता से ही स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकते थे। आध्यात्मिक शक्ति के असंतुलन के कारण वे लगभग आकाश से गिरने ही वाले थे। इस समय ली फैन ने इंद्रधनुष से निकलते हुए अनगिनत पारदर्शी पैटर्न देखे। आकाश को ढकने वाले पर्दे की तरह लगातार बाहर की ओर फैलते हुए इसने तुरंत ही पूरे हुआलिंग गॉज को घेर लिया। गठन। ली फैन ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। पैटर्न टिमटिमाने लगे और एक क्षण में एक बड़ी संरचना ने आकार ले लिया। शांत हरी नदी पर पानी का दबाव बहुत अधिक हो गया था, जिससे वह तुरंत शांत हो गई, यहां तक कि नदी की सतह भी थोड़ी नीचे हो गई। संरचना के भीतर सभी किसानों को राहत की अनुभूति हुई। हुआलिंग गॉज का दमन प्रभाव एक पल में गायब हो गया। 10 से अधिक काले वस्त्र पहने साधकों के साथ सफेद वस्त्र पहने लू शीचन ने इंद्रधनुषी रोशनी पर कदम रखा। वह सबके सामने नीचे उतरी। नमस्कार चीफ। डोंगफोंग याओ और हुआंग फू सोंग जल्दी से आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक झुके। लू शीचान ने अपनी नजर उन दोनों पर घुमाई, उसका चेहरा ठंडा था। चलो, मुझे संरचना निर्माण की प्रगति दिखाने ले चलो। जब ली फैन और अन्य लोग भीड़ की नजरों से ओझल हो गए तो वहां उपस्थित साधक अत्यंत उत्साहित हो गए। वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते थे। हमें पता था कि एक बड़ा शॉट आने वाला है, लेकिन हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वरिष्ठ शिष्य लू होगा। मेरी अज्ञानता क्षमा करें, लेकिन यह वरिष्ठ शिष्य लू वास्तव में कौन है? क्या तुम मजाक कर रहे हो भाई? अगर तुम्हें एरे हॉल के हमारे चीफ फॉर्मेशन मास्टर का नाम भी नहीं पता तो तुम किस प्रांत से हो? वरिष्ठ शिष्या लू की दाव एकीकरण में निपुणता के कारण वह सिर्फ एक विचार से ही पूरे हुआलिंग घाटी का चक्कर लगा सकती है। क्या उसे सचमुच हर जगह का अलग अलग निरीक्षण करने की जरूरत है? तुम समझती नहीं, दिखावे के लिए तो ये जरूरी है। अगर वो बिना किसी जगह का गंभीरता से मुआयना किए यूं ही आती जाती रहेगी तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अपनी बातों पर ध्यान दो? ली फैन ने इस जीवन चर्चा में भाग नहीं लिया।
उन्होंने फॉर्मेशन इकाइयों की जांच ऐसे की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि उन्होंने हल्के से महसूस किया कि एक विशाल आध्यात्मिक भावना लगातार हुआलिंग घाटी के ऊपर घूम रही है। सब जानते हैं कि उन्हें दिखावे की जरूरत है, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके दूसरों की नाक के नीचे मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि आध्यात्मिक संवाद पूरी तरह सुरक्षित है? ली फान ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और इस तरह के लापरवाह व्यवहार में शामिल होने से इनकार कर दिया। शुरुआती उत्साह के बाद एक आदेश जारी हुआ, जिससे सभी लोग दुख से कराह उठे। सीनियर 2 दिन में रवाना हो जाएंगे। इससे पहले सभी को कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। उन्हें तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे का निर्माण पूरी तरह से पूरा करना था। यद्यपि प्रारंभिक प्रगति लगभग पर्याप्त थी, लेकिन अब उन्हें कार्यक्रम को 2 दिनों में संक्षिप्त करना पड़ा। अचानक बड़ा कार्यभार लगभग 3 गुना हो गया, लेकिन चूंकि आदेश सीधे डोंगफोंग याओ से आया था, इसलिए शब्द अत्यंत कठोर थे। लोगों को पता था कि वरिष्ठ शिष्य लू मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल हताश होकर काम कर सकते थे। सौभाग्यवश ली फैन के लिए बिना आराम के लगातार काम करना सामान्य बात थी। उनकी अभिव्यक्ति बिना किसी परिवर्तन के अपरिवर्तित रही। व्यस्त अवधि के दौरान गलतियों को रोकने के लिए हुआंग फू सोंग और डोंगफोंग याओ भी समय समय पर प्रगति की जांच करने के लिए उपस्थित होते थे। जहां तक वरिष्ठ शिष्य लू की बात है, उस दिन स्वयं को दिखाने के बाद वह फिर कभी सबके सामने नहीं आई। किसी को नहीं पता था कि वह किस काम में व्यस्त थी, लेकिन हुआलिंग घाटी को घेरने वाली विशाल आध्यात्मिक भावना एक क्षण के लिए भी नहीं गई। इसलिए ली फैन ने लगन से अपना काम जारी रखा और उसमें कोई असामान्यता का लक्षण नहीं दिखा। सभी के समर्पित प्रयासों के बीच समय उड़ता चला गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। जैसे ही तियानेक्स 1 एरे हब और लॉकिंग स्पिरिट एरे पूरी तरह से आकार लेने वाले थे, वरिष्ठ शिष्य लू अंततः पुनः प्रकट हुए। मुझे ये तियानेक्स 1 दर्पण स्वयं स्थापित करने दीजिए, उसने प्रस्ताव रखा, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। यद्यपि यह अप्रत्याशित था, फिर भी किसी ने वरिष्ठ शिष्य लू की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। डोंगफेंग याओ थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि उसने तियानेक्स 1 एरे हब द्वारा निर्मित लाल प्रेत को लू शीचन को सौंप दिया था। संरचना के केंद्रीय मुख्य क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों के ध्यान के बीच वरिष्ठ शिष्य लू ने तियानेक्स 1 दर्पण को स्थापित किया। दर्पण उसे बहुत परिचित लगा। लगभग बिना किसी हेरफेर के इसने चतुराई से अपना स्थान ढूंढ लिया और आसपास की संरचना के साथ एकीकृत होना शुरू कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही दृश्य था जैसा ली फैन ने गर्जनशील गहराई के रसातल के बाहर देखा था। एक के बाद एक प्रकाश की हरी किरणें संरचना के केंद्रीय केंद्र से बाहर की ओर फैलती गईं। हो ली फैन ने गौर से महसूस किया कि उनके द्वारा निर्मित तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे की तुलना में यहाँ के तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे में थोड़ा अंतर प्रतीत होता है। उसके चेहरे पर कोई असामान्यता नहीं दिखी। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। क्या अलग है? यदि कोई इसे केवल गठन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से जांचे, तो वरिष्ठ शिष्य लू के कार्यों को दोषरहित कहा जा सकता है, जिसमें कोई भी दोष स्पष्ट नहीं है। लेकिन ली फैन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे के प्रमुख बिंदुओं में कहीं न कहीं एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ था। चुपचाप उस संरचना को आकार लेते हुए देखते हुए लगातार निगरानी में रहने की भावना फिर से प्रकट हुई। ली फैन का दिल धड़क उठा जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी यह भावना कहां से आई है। जिस प्रकार तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे का निर्माण एक क्षण में पूरा हो गया, उसी प्रकार हुआलिंग गॉज को घेरने वाले पारदर्शी पैटर्न के साथ पहले से अज्ञात संरचना भी उसी समय विलुप्त हो गई। और इस दौरान ली फैन ने जो विशाल आध्यात्मिक अनुभूति महसूस की थी, वह भी कहीं नहीं मिली। सब कुछ स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ गया। यदि किसी ने ध्यान भी दिया, तो वे केवल यही सोचेंगे कि वरिष्ठ शिष्य लू ने गठन पूरा होने के बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली है। लेकिन ली फैन ने ऐसा नहीं सोचा। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार उभरा। चाहे वह संरचना तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे के समान ही सामने आई हो, या उल्लेखनीय रूप से समान निगरानी प्रभाव, इससे ली फैन को बेतहाशा अटकलें लगाने से रोका नहीं जा सका। यह गायब नहीं हुआ है। क्या यह विलीन हो गया है? क्या दोनों मिलकर एक हो गए हैं, या यह बस छिपा हुआ है? ली फैन की निगाहें हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन उसका मन अशांत था। क्या यह तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे के भीतर खुद के लिए एक पिछला दरवाजा छोड़ना है? तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे योजना का प्रस्ताव देने वाले पहले दाव एकीकरण गठन मास्टर के रूप में लू शीचान में निस्संदेह ऐसा करने की क्षमता थी, लेकिन उसके इरादों ने ली फैन को हैरान कर दिया। क्या यह भविष्य में तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे पर नियंत्रण खोने की संभावना को रोकने के लिए है, इसलिए उसने यह कदम उठाया? या इसका कोई और उद्देश्य है? एक बार जब तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट व्यापक हो जाती है, तो उस पर नियंत्रण पाने का मतलब है सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करना। यहां तक कि एरे हॉल का मुख्य फॉर्मेशन मास्टर भी सिर्फ एक फॉर्मेशन मास्टर है। वास्तविक शक्ति के शिखर तक पहुंचने में अभी भी काफी दूरी है। शायद तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट का लाभ उठाकर कोई गुणात्मक छलांग लगा सकता है, या फिर अमरलोक की एक झलक भी देख लो। जैसे जैसे ली फैन के विचार अलग अलग होते गए, तियानेक्स 1 लॉकिंग स्पिरिट एरे, जो पूरी तरह से वरिष्ठ शिष्य लू के व्यक्तिगत संचालन के कारण बनाई गई थी, ने हुआलिंग घाटी के अंदर साधकों से जोरदार तालियां बटोरी। लू शीचान ने भी कभी कभार ही मुस्कुराहट का संकेत दिया। सौम्य भाव से उसने नीचे खड़े किसानों की ओर देखा। जैसे ही उसकी नजर बर्फ जैसे सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक जम गईं। उसने इस व्यक्ति को पहले कहां देखा था? लू शीचान को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन वह सिर्फ एक गोल्डन कोर साधक था, इसलिए उसका ध्यान आकर्षित करना संभव नहीं था। उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे, यादें लगातार उसके दिमाग में उमड़ने लगीं। एक क्षण में वे कुछ वर्ष पहले की बात पर रुक गए, जब उनकी बेटी लू जुएजन कुछ समय के लिए गायब हो गई थी और फिर वापस आ गई थी। अपने लापरवाह अहंकार के कारण लू जुएजन को एक बूढ़े मछुआरे ने अपहरण कर लिया था। सौभाग्यवश एक किसान अपने पास मौजूद वस्तुओं का उपयोग करके उसे वापस लाने में सफल रहा। उसकी बेटी, जो एक खतरनाक स्थिति से बच गई थी, किसान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी में लग रहा था और अचानक चला गया। वह अपने उद्धारकर्ता के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, केवल उसका चेहरा याद रखती थी। उस समय उनकी बेटी ने जल दर्पण तकनीक का उपयोग करके उन्हें साधक के स्वरूप का वर्णन किया था। उसने इसे तुरंत याद कर लिया था। यह व्यक्ति यही होना चाहिए। लेकिन कुछ ही वर्षों में वह इतना बूढ़ा क्यों हो गया? वो व्यक्ति कौन है? लू शीचान ने अपनी आवाज डोंगफेंग याओ तक पहुंचाई। आशा के अनुसार वरिष्ठ शिष्य लू और भाई डोंगफेंग दोनों को एक साथ ली फैन की ओर देखते हुए हुआंग फू सोंग ने चुपके से अपने दिल में टिप्पणी की। डोंगफेंग याओ के दिल में थोड़ी घबराहट थी। इस व्यक्ति का नाम ली फैन है। वह संक्षेप में उन्होंने लू शीचान को ली फैन के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया। हालांकि हुआंग फुसू ने इस व्यक्ति की जानकारी का सक्रिय रूप से उल्लेख नहीं किया था, लेकिन डोंगफेंग याओ ने उस दिन ली फैन की ओर उसकी निगाह में कुछ असामान्य महसूस किया। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसका भाई किस तरह का व्यक्ति था, डोंगफेंग याओ ने तुरंत गुप्त रूप से जांच की। चाहे वह ली फैन के बारे में फैली अफवाहों के कारण हुए असाधारण कार्य हों, या फिर तेजी से फैल रहे आश्चर्यजनक कार्य हों, डोंगफेंग याओ का मानना था कि यह व्यक्ति सरल नहीं था। शायद हुआंग फुसू के अप्रत्याशित रूप से आने का कारण ली फैन हो सकता है। और जब चीफ लक्सी ने अचानक पूछा, तो इससे वास्तव में उनकी अटकलें पुष्ट हो गईं। हालांकि कुछ बातें ऐसी थीं जिनका अनुमान लगाकर भी नहीं कहा जा सकता था। डोंगफेंग याओ स्वाभाविक रूप से इसे बहुत अच्छी तरह से समझता था। एक अधीनस्थ के रूप में मुख्य बात यह थी कि नेता के साथ अच्छा सहयोग किया जाए। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक चतुराई से काम ले और किसी की उपरोक्त योजना को बाधित कर दे, तो भविष्य की कोई संभावना न होना एक छोटी सी बात होगी। बस ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के मर जाए। ये सोचते हुए डोंगफेंग याओ ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और जो सही जानकारी उसने एकत्र की थी, उसे सावधानीपूर्वक बताया। लक्सी चान ने देखा कि इन दोनों अधीनस्थों के कुछ गुप्त उद्देश्य थे।
हालांकि वह और गहराई में जाने का इरादा नहीं रखती थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके ध्यान देने लायक बहुत सी चीजें नहीं थीं, और ये दो नवजात आत्मा निर्माण मास्टर स्पष्ट रूप से उनमें से नहीं थे। यह उसकी बेटी का अप्रत्याशित रक्षक था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। उसने ली फैंग का नाम पहले भी सुना था। आज के युग में दूसरों को खतरे में डालकर अपनी जान जोखिम में डालना सचमुच बहुत दुर्लभ है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने जीवन के अंतिम समय में भी वह अभी भी संरचना निर्माण में अग्रिम पंक्ति में बने हुए थे, जो प्रशंसा और प्रशंसा के योग्य था। शायद यह व्यक्ति वास्तव में स्वभाव से संत था, उच्च नैतिकता वाला, या शायद उसने जो तकनीकें सीखी वे विशेष थीं और यह कार्य पूरी तरह से लाभदायक था। 10,000 अमर गठबंधन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने वास्तव में वे काम किए थे। महत्वपूर्ण बात यह थी कि विश्व के अधिकांश साधक उन पर इतना विश्वास करते थे। एक फाउंडेशन स्थापना चरण साधक का नाम उसके कानों तक पहुंचने के लिए पर्दे के पीछे कुछ परिचित हाथ अवश्य होंगे। लक्सी चान को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यदि उसने सही अनुमान लगाया तो यदि ली फैंग गठन पूरा करने से पहले गिर जाता तो भी गठबंधन में कोई न कोई उसकी जान बचाने के लिए मौजूद होता। जैसे एक घोड़ा खरीदने के लिए सोने के 1000 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही वे प्रचार का एक और दौर चला रहे हैं। हर चीज का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए जिसे उस समूह के लोगों के लिए कार्रवाई का सुसंगत साधन भी माना जा सकता है। ट्रांसमिशन मास्टर्स की कुछ आकृतियां लक्सी चैन के दिमाग में कौंध गईं और एक छाया अचानक उसके दिल में उभर आई। उन लोगों के पहले समूह के रूप में जिन्होंने सक्रिय रूप से ट्रांसमिशन सेलेस्टियल का अनुसरण किया और प्रारंभिक 10,000 अमर गठबंधन की स्थापना की। सेलेस्टियल के लुप्त होने के बाद से ट्रांसमिशन मास्टर्स 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस की सर्वोच्च सत्ता पर नियंत्रण कर रहे थे। साधना स्तर की परवाह किए बिना उनमें से कोई भी लक्सी चान से कमतर नहीं था। हजारों वर्षों से अब तक अनगिनत आपदाओं से बच निकलने की क्षमता ने ही किसी को उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करने दी। उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने तियानक सुआन मिरर को नियंत्रित करने की विधि को भी सूक्ष्मता से अपनाया। तियानक सुआन सोल लॉक तो बस पहला कदम है। लक्सी चान ने अपने विचारों को दबाते हुए अपने दिल में ठंडी सांस ली। तभी उसकी नजर नीचे बैठे वृद्ध किसान पर पड़ी। उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अगर मैं हस्तक्षेप करूं तो क्या प्रतिक्रिया होगी। इससे पहले हालांकि वह उसकी बेटी का रक्षक था, लक्सी चान का विशेष रूप से एहसान चुकाने का इरादा नहीं था। आखिरकार उसने बदले में कुछ भी मांगे बिना उसकी बेटी को बचाया था और जल्दी में चला गया था। लक्सी चान की नजर में इसका मतलब था कि ली फैन ने खुद ही यह मौका छोड़ दिया था। हालांकि अब यह व्यक्ति उसके सामने उन लोगों के समूह का मोहरा बनकर आया जिससे लक्सी चैन ने अपना विचार बदल दिया। थोड़े विचार के बाद उन्होंने ग्रेट कंपैरिजन गोल्डन लिस्ट में ली फैन की रैंकिंग की जांच की। 45वां। शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। ये सोचते हुए उसने डोंगफेंग याओयाओ और हुआंग फुसू की ओर देखते हुए पूछा, आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? हुआंग फुसू और डोंगफेंग याओयाओ ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने दिल में बड़बड़ाने लगे। यदि आप विशेष रूप से ऐसा पूछते हैं तो क्या हम अब भी उनके बारे में बुरा बोल सकते हैं? बैकस्टेज होना सचमुच बहुत अच्छी बात है। अपने दिलों में ईर्ष्या के साथ उन दोनों ने एक के बाद एक ली फैन की प्रशंसा की, उसकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उन्होंने उसे स्वर्ग से आए किसी व्यक्ति जैसा बना दिया जिसकी तुलना पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती। यदि ली फैन यहाँ अपने बारे में ये प्रशंसा सुनने के लिए होते तो संभवतः वे अनायास ही शर्मा जाते। जब लगभग सब कुछ हो गया तो लक्सी चान ने सिर हिलाया। उसने तियानक सुआन सोल लॉक संरचना के प्रसार के लिए इतने सारे बलिदान दिए हैं, फिर भी गठबंधन में उसके अनुरूप कोई पुरस्कार नहीं मिला है। ऐसा वास्तव में नहीं होना चाहिए। इस तरह से जारी रहने से क्या ये दुनिया भर के साधकों को निराश नहीं करेगा? हुआंगफू और डोंगफेंग दोनों ही चतुर व्यक्ति थे। लक्सी चीफ की बात सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने बस यही सुना, अगर मुझे पता न होता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैंने इसे खुद देख लिया है तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि यह अंततः किसी और के लिए हस्तक्षेप करने का मामला है। अगर इससे गलतफहमियां और अफवाहें फैलती हैं तो यह परेशानी का सबब बन सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में हमारे 10,000 अमर गठबंधन को ऊपर से नीचे तक एकजुट होना चाहिए। क्या तुम दोनों के पास कोई अच्छा विचार है? अचानक दोनों को कुछ अफवाहें याद आई जो उन्होंने कभी कभी सुनी थी, और थोड़ा सोचने के बाद उन्हें लक्सी चीफ के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। हालांकि ऐसे उच्च स्तरीय संघर्ष कुछ ऐसे नहीं थे जिनमें वे छोटे मोहरे के रूप में शामिल हो सकते थे। वे असहाय महसूस कर रहे थे। लक्सी चैन की निरंतर जांच से दोनों को अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। जब नेता पूछता है तो चुप रहना अनुचित है। उनके माथे पर पसीना छलक रहा था। एक महत्वपूर्ण क्षण में हुआंगफू को अचानक ली फैन के साथ हुई अपनी बातचीत याद आ गई। अचानक प्रेरणा पाकर उसने दांत पीसते हुए कहा, चीफ को बता दूं कि अधीनस्थों ने ली फैन के साथ पहले भी कई बार दिल खोलकर बातें की हैं। हालांकि उसका जीवनकाल लगभग समाप्त हो रहा है, फिर भी वह अपने अंतिम क्षण तक खुद को समर्पित करने को तैयार है। हमारे 10,000 अमर संघ ने कभी भी योग्यता रखने वालों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उनकी रैंक अभी भी 40 से 50 के बीच है। अगर हम उन्हें विशेष सम्मान दें तो उनसे ऊंची रैंक वाले अन्य साधकों को आपत्ति हो सकती है। यदि उनकी रैंकिंग थोड़ी ऊंची होती तो यह अधिक उचित होता। हुआंग को एक क्षण का फिर बोला, इस व्यक्ति ने एक बार मुझसे निजी तौर पर कहा था कि हालांकि उसे मृत्यु का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उसे हमारे 10,000 अमर गठबंधन के कई आश्चर्यों का पता न लगा पाने का अफसोस है। यह अचानक टिप्पणी कहीं से भी आई हुई प्रतीत हुई। हालांकि लक्सी चान और डोंगफेंग याओयाओ जो महान तुलनात्मक स्वर्ण सूची के नियमों से परिचित थे, स्वाभाविक रूप से उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ गए। यह वास्तव में एक अच्छा विचार है। लक्सी चान ने हुआंगफू के सुझाव को स्वीकार करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। हुआंगफू राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इससे पहले कि वह शांत हो पाता, उसने लक्सी चीफ को फिर से पूछते सुना, क्या आपके पास जाने के लिए कोई अनुशंसित स्थान है? हुआंगफू का दिल एक पल के लिए फिर से तनावग्रस्त हो गया। एक पल में ली फैन के पहले के शब्दों को याद करते हुए हुआंगफू के पास अपने दांत पीसने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 5 तत्व ग्रैंड सेलेस्टियल, अंतहीन समुद्र और अन्य गुप्त क्षेत्र, अधीनस्थों का मानना है कि ये अच्छे विकल्प हैं। 5 तत्व महान स्वर्गीय क्षेत्र। ये शब्द बहुत संवेदनशील है। इतना कि लूशी चान ने अवचेतन रूप से उसके पीछे हुआंगफू सोंग के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। जैसे ही उसकी दृष्टि नीचे से हटी, आत्मा परिवर्तन घाटी में अनेक साधकों की दृष्टि के बीच वह एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गई और अपने विश्राम स्थान पर लौट गई। हुआंगफू और डोंगफेंग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से पीछे चल पड़े। भाई हुआंगफू, चीफ लू के सामने रणनीति बनाने के लिए बधाई। आपके भविष्य की संभावनाएं असीम है। डोंगफांग याओ ने उड़ते हुए अपनी आवाज सुनाई। इसका इस्तेमाल मेरी चापलूसी करने के लिए मत करो। डोंगफेंग, चीफ लू कौन है? क्या उसे अब भी मेरी सलाह की जरूरत है? ये तो बस सावधानी बरतने की बात है। जब भविष्य में कोई प्रतिक्रिया होगी तो मुझे जो सुझाव दे सकता है, बलि का बकरा बनाकर धकेलना आसान है। तुम इसे कैसे नहीं देख सके? हुआंगफू सोंग ने बेहद दुखी होकर ठंडी आवाज में कहा। भाई हुआंगफू, बहुत से लोग चीफ लू का बलि का बकरा बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है। इसके अलावा चीफ लू के चरित्र को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेंगे। हे डोंगफांग याओ खुद से उग गया, लेकिन उसका स्वर बदल गया। उसने आह भरते हुए कहा, पहले भी ऐसी अफवाहें आती रही हैं कि हजारों सालों से कानून के प्रसारकों और नए उभरते दाव एकीकरणकर्ताओं के बीच विवाद बेहद तीव्र हो गए हैं। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है। मुझे आज ऐसा देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह सच है। हुआंगफू सोंग ने भी हल्की सी आह भरी। आज मुझे मजबूरन कोई फैसला लेना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि यह वरदान है या अभिशाप। अगर इसमें सफलता मिली तो स्वाभाविक रूप से भविष्य में अपार धन संपत्ति और समृद्धि आएगी। अगर यह नाकाम रही तो
दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुप हो गए। आत्मा परिवर्तन घाटी में लू शीचन और अन्य लोगों के चले जाने के बाद ली फैन भी वापस लौटी टीम के साथ उनके निवास स्थान तक गए। जब चीफ लू की नजर उस पर पड़ी तो ली फैन को पता चल गया कि उसने उसे सफलतापूर्वक पहचान लिया है। हालांकि ली फैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वह केवल एक पल के लिए रुकी थी और इस दाव इंटीग्रेटर पावर हाउस ने अब ध्यान नहीं दिया। कम से कम तुम अपनी बेटी की जान तो बचा रहे हो, आखिरकार मिले हो और ऐसे ही चले गए। ली फैन को सचमुच थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में हुआंगफू और डोंगफेंग के हाव भाव देखकर ली फैन को पता चल गया कि शायद उसकी योजना विफल नहीं हुई थी। हालांकि डाउ इंटीग्रेटर पावर हाउस विशेष रूप से भारी जिम्मेदारियों वाले लोगों को अपने कार्यों में अधिक संयमित होने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए वह शांत और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। जैसी कि उम्मीद थी, अगले दिन लू शीचन इंद्रधनुष में बदल गया और चला गया। हुआंगफू सॉन्ग मिलने आया था। अंतिम क्षण में एक विशेष नियुक्ति प्राप्त हुई, 5 तत्वों के महान स्वर्गीय क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। अपने सामने खड़े मोटे आदमी की बातें सुनकर ली फैन अपने दिल में खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि इस बार चीजें कितनी आसानी से हो गई। बधाई हो युवा मित्र, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। पंचतत्व स्वर्गीय क्षेत्र का भार 10,000 अमर गठबंधन के सभी गुप्त क्षेत्रों में सबसे आगे है। इसके अलावा अपनी विशेष स्थिति के कारण तियानिक सुआन स्पिरिट लॉकिंग एरे का निर्माण अभी शुरू हुआ है और अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है। युवा मित्रों के लिए यह यात्रा अपना कौशल दिखाने का एक शानदार अवसर है। यदि आप थोड़ा और प्रयास करें तो शीर्ष स्थान प्राप्त करना असंभव नहीं है। हुआंगफू सोंग का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और वह मुस्कुराया। ली फैन शांत रहे, मैं सीनियर को उनकी मदद के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। यह दयालुता जूनियर को याद रहेगी। हुआंगफू सोंग ने हाथ हिलाकर कहा, ऐसे शब्दों की क्या जरूरत है। सच कहूं तो इस बार मुझे भी आपके प्रकाश का लाभ मिला। हालांकि मुझे अपने युवा मित्र को कुछ याद दिलाना है। हुआंगफू सोंग ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और गंभीरता से कहा। ओह, दूसरे पक्ष के चेहरे पर असामान्य गंभीरता देखकर ली फैन भी गंभीर हो गया। कृपया आगे बढ़ें वरिष्ठ, हुआंगफू सोंग ने कहा। शुरू में गुप्त क्षेत्र में जाने के लिए पंचतत्वों वाले महान स्वर्गीय क्षेत्र के अलावा और भी विकल्प थे। दरअसल अभी तक चीफ लू इस बात को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि हमें पंचतत्वों वाले महान स्वर्गीय क्षेत्र में भेजा जाए या नहीं। हालांकि कुछ समय पहले हुई एक अचानक घटना ने उसका मन बदल दिया। ली फैन की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई क्योंकि वह चुपचाप आगे की कहानी का इंतजार कर रहा था। यह मामला पूरी तरह से गोपनीय है और वर्तमान में पूरे 10,000 अमर गठबंधन में केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। युवा मित्र को याद रखना चाहिए कि इसे किसी को न बताना। हुआंगफू सोंग ने पहले तो चेतावनी दी, फिर अपनी आवाज धीमी की और धीरे से कहा, 5 तत्वों वाला महान स्वर्गीय क्षेत्र अब तियानचैन और तियानशु प्रांतों के जंक्शन पर स्थित है। लेकिन क्या तुम्हें अभी भी याद है युवा मित्र कि यह 5 तत्वों वाला महान स्वर्गीय क्षेत्र मूलतः कहां खोजा गया था। ली फैन ने तुरंत जवाब दिया, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। तियानलिंग प्रांत की लड़ाई का पूरे जुआनहुआंग राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इससे आपका क्या मतलब है सीनियर। हुआंगफू सोंग की निगाहें गहरी थीं, वह अपनी हैरानी भरी अभिव्यक्ति को छुपाने में असमर्थ था। उन्होंने धीरे से कहा, तियानलिंग प्रांत की लड़ाई के बाद हमारे 10,000 अमर गठबंधन ने 5 तत्वों के महान स्वर्गीय क्षेत्र को वापस भीतरी इलाकों में ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया जहां यह अब स्थित है। तियानलिंग प्रांत का मूल स्थल स्वाभाविक रूप से खालीपन का स्थान बन गया। हालांकि 3 दिन पहले गठबंधन को एक जरूरी रिपोर्ट मिली। उस शून्य में अकल्पनीय आध्यात्मिक उतार चढ़ाव थे। लोगों को जांच के लिए भेजने के बाद परिणाम लगभग अविश्वसनीय थे। हुआंगफू सोंग रुक गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का झटका कम हो रहा हो। फिर उन्होंने आगे कहा, यह आध्यात्मिक उतार चढ़ाव 5 स्थानों पर मौजूद है। बार बार पुष्टि के बाद यह एक नए स्वर्गीय क्षेत्र का पुनर्जन्म का संकेत है। ली फैन की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसने हुआंगफू सोंग को देखा। एक नया स्वर्गीय क्षेत्र, एक नया 5 तत्व महान स्वर्गीय क्षेत्र। उसके शब्द हल्के से कांप रहे थे, स्पष्ट आश्चर्य से भरे हुए। हुआंगफू सोंग ने सिर हिलाया। यह कैसे संभव है। ली फैन थोड़ा स्तब्ध रह गया। उनके सीमित ज्ञान के अनुसार किसी भी स्वर्गीय क्षेत्र का निर्माण आकस्मिक मुठभेड़ों और समय बीतने का परिणाम माना जाता था। तियानलिंग प्रांत द्वारा 5 पूरक स्वर्गीय क्षेत्रों को जन्म देना पहले से ही चमत्कारों में एक चमत्कार था। हालांकि 10,000 अमर गठबंधन ने पूरे 5 तत्वों के महान स्वर्गीय क्षेत्र को दूर ले जाया। नए 5 तत्व महान स्वर्गीय क्षेत्रों का मूल स्थान पर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। वर्तमान पंचतत्व महान स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में क्या कुछ असामान्य हुआ है। हुआंगफू सोंग के तथाकथित विशेष मिशन के बारे में सोचते हुए ली फैन ने तुरंत पूछा। 5 तत्वों के विलय के संकेत हैं और यह अपरिवर्तनीय है। हुआंगफू सोंग का स्वर कुछ भारी था। 5 तत्व विलीन हो रहे हैं। ली फैन ने थोड़ा सा मुंह बनाया। यह अच्छी बात है या बुरी। विलय के बाद क्या होगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। हुआंगफू सोंग ने सिर हिलाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चीफ लू खुद ये खबर सुनकर हैरान और स्तब्ध थी। हालांकि इस समय यह पुष्टि की जा सकती है कि 5 तत्वों के विलय के बाद वर्तमान 5 स्वर्गीय क्षेत्र पूरी तरह से गायब नहीं होंगे। इसके बजाय वे एक बिल्कुल नए स्वर्गीय क्षेत्र में विलीन हो जाएंगे। जहां तक इस बात का सवाल है कि विलय की प्रक्रिया के दौरान कोई बड़ा परिवर्तन होगा या नहीं, जो विभिन्न संसाधनों से समृद्ध स्वर्गीय क्षेत्र को बंजर भूमि में बदल देगा, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसके बावजूद स्पिरिट लॉकिंग एरे के निर्माण की योजना अपरिवर्तित बनी हुई है। घटनाक्रम में अचानक आए इस बदलाव के बाद चीफ लू ने मौके पर जाकर जांच का बीड़ा उठा लिया है। बाद में कोई हमें वहां ले जाएगा। यहां तक कि एक स्वर्ण कोर साधक भी इसे चला सकता है और इसकी गति सामान्य नवजात आत्मा शरीर की उड़ान से कहीं अधिक है। इसके अलावा यह ऊर्जा स्रोत के रूप में बाहरी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा के क्षय की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर पंचतत्व गुफा स्वर्ग में इसकी प्रभावशीलता और भी अधिक उत्कृष्ट है। जैसे ही क्यूबी बोल रही थी, उसके हाथ में पकड़ा काला और सुनहरा स्वारिंग शटल टिमटिमाया और एक जैसे प्रतिरूपों में विभाजित हो गया। वे काली रोशनी की धारियों में परिवर्तित हो गए और सभी की ओर चले। स्वारिंग शटल के आश्चर्यों का बाद में आप स्वयं अन्वेषण कर सकते हैं। ली फैन ने अपने सामने उड़ते हुए खजाने को पकड़ लिया और एक ठंडी और ताजगी भरी अनुभूति महसूस की। जब उसकी दिव्य इंद्रिय ने उसे छुआ तो उसके मन में एक तीखी यांत्रिक आवाज प्रकट हुई। अनुमति की पुष्टि हो गई है। उप इकाई 016 सक्रिय कर दी गई है। वर्तमान ड्राइवर ली फैन। जैसे ही स्वारिंग शटल सक्रिय हुआ, ली फैन के दिमाग में इसके उपयोग और विभिन्न सावधानियों के निर्देश उभर आए। ली फैन की आंखें चमक उठी, प्रभावित तो थे लेकिन साथ ही थोड़ा अफसोस भी था। क्या खजाना है। गति के मामले में यह झोंक क्षेत्रों के 7 रंगों वाले दिव्य प्रकाश से भी तेज हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक उप इकाई है जिसके कई कार्य प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा मुझे डर है कि स्वारिंग शटल की परिचालन स्थिति, स्थान की जानकारी और इसके अंदर होने वाली हर चीज पर नजर रखी जाएगी। ली फैन ने निजी तौर पर अनुमान लगाया। इससे पहले कि हर कोई स्वारिंग शटल को पूरी तरह से समझ पाता, क्यूबी ने कई दर्जन आयताकार Z टैबलेट निकाले और उन्हें वितरित कर दिया। ली फैन को एक टैबलेट मिला और हथेली के आकार के टैबलेट पर एक काला बिंदु दिखाई दिया। क्यूबी। जब उसकी दिव्य इंद्रिय ने उसे स्पर्श किया तो उसे ये 3 शब्द महसूस हुए। फिर संचार, माकन, ट्रांसमिशन और शेयरिंग जैसे विकल्प दिखाई दिए। यह स्वर्गीय ओवसियर का रिकॉर्ड है जो आपके सहयोग में सुविधा के लिए गठबंधन द्वारा सुसज्जित है। इसमें पहले से ही 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग का पूरा नक्शा शामिल है। स्वर्गीय ओवसियर के रिकॉर्ड में अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद आपके वास्तविक समय के स्थान को सिंक्रनाइज और साझा किया जा सकता है।
स्वर्गीय ओवसियर का रिकॉर्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे किसी भी समय जांच सकता है। क्यूईबी ने कर्तव्य निष्ठा से सबको समझाया। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में आप सूचना के आदान प्रदान के लिए मानचित्र पर स्थितियों को चिन्हित और समझा सकते हैं। यदि आपको किसी विशिष्ट सदस्य से संपर्क करने की आवश्यकता है तो आप स्वर्गीय ओवसियर के रिकॉर्ड के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अब कृपया लॉग इन करें। ली फैन ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसकी दिव्य भावना जेड टैबलेट में घुस गई। कुछ ही क्षणों बाद टैबलेट स्क्रीन पर ली फैन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक छोटा काला बिंदु दिखाई दिया। एक एक करके आसपास के साधक भी स्वर्गीय ओवसियर के रिकॉर्ड पर दिखाई दिए। ली फैन ने स्क्रीन को जूम आउट कर दिया। तुरंत ही जलगुण गुफा स्वर्ग का पूरा नक्शा उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। लोगों को दर्शाने वाले काले बिंदुओं के अतिरिक्त दुर्लभ वस्तुओं के स्थानों के लिए नीले मार्कर, खतरनाक क्षेत्रों के लिए लाल मार्कर तथा प्रवेश के लिए अनुशंसित नहीं किए गए निश्चित क्षेत्रों के लिए कुछ गुणा मार्कर भी थे। यहां तक कि वहां लगातार हिलते रहने वाले सोने के चिन्ह भी थे जो जलगुण गुफा स्वर्ग के भीतर शक्तिशाली आदिम प्राणियों का संकेत देते थे। ली फैन ने उत्सुकतापूर्वक मानचित्र की सारी जानकारी को अपनी चेतना के सागर में क्रिस्टलीकृत दाव स्टोन में सिंक्रोनाइज किया तथा उसे सुरक्षित रूप से संग्रहित कर लिया। इस तरह का नक्शा वानिक्सियन एलायंस के रहस्यों को चुराते समय ली फैन को अचानक नक्शा परिचित लगा। एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ, जब हरा बैलगाड़ी खींचता है, कंफ्यूजेस सिखाता है, घटना के परिणाम स्वरूप दर्जनों साधकों की रहस्यमय मृत्यु हो गई, तो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के रूप में तियानजी हॉल द्वारा उनकी जांच की गई। वहां उन्होंने एक ऐसा ही नक्शा देखा जिसमें पूरे कांग्यू सागर के अनेक रहस्य अंकित थे। स्वर्गीय पर्यवेक्षक का रिकॉर्ड हो लगता है यह सिर्फ कोंग्यू सागर और 5 तत्वों वाली गुफाओं का स्वर्ग नहीं है। शायद वांगसियन गठबंधन के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे नक्शे हैं। जैसे ही ली फैन ने विचार किया, क्यूईबी ने समूह को संगठित करना शुरू कर दिया। स्थिति गंभीर है और आराम के लिए बहुत कम समय है। बाद में मैं पंचतत्व गुफा स्वर्ग में स्पिरिट लॉकिंग गैरी के निर्माण की योजना पर सभी के साथ विचार विमर्श करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से सौंपी जाएंगी। आपको बस स्थापित योजना का पालन करने और लगन से उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। बेशक ये और भी बेहतर है अगर कोई अपने कार्य से आगे निकल सके। क्यूईबी ने निष्कर्ष निकाला, जैसा कि आपने स्वर्गीय ओवसियर के रिकॉर्ड मानचित्र पर देखा, हमारे वांगसियन गठबंधन के अलावा इस जलगुण गुफा स्वर्ग में कुछ आदिम प्राणी हैं। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, फिर भी उनमें ज्यादा बुद्धिमत्ता विकसित नहीं हुई है। वे ज्यादातर एक निश्चित जगह पर ही रहते हैं और लोगों पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करते। बस उनसे बचकर रहो। अगर तुम्हें कोई खतरा हो तो भागने के लिए स्वारिंग शटल का इस्तेमाल करो। निर्देश देने के बाद ली फैन को अपना मिशन लक्ष्य प्राप्त हुआ। चूंकि 5 तत्वों की गुफा स्वर्ग का विलय होने वाला था, इसलिए स्पिरिट लॉकिंग गैरी की निर्माण योजना अन्य क्षेत्रों से थोड़ी भिन्न थी। मुख्य सरणी संरचना गुफा स्वर्ग के शून्य के बाहर स्थापित की गई थी। गुफा स्वर्ग के अंदर केवल प्रमुख नोड्स में ही संगत कनेक्शन सरणी इकाइयां निर्मित थीं। फिर उन्हें विशेष सामग्रियों से संरक्षित किया गया। कहा जाता है कि यह सुरक्षा सामग्री अनंत क्लेश स्वर्ण है जो अराजकता विनाश को झेलने में सक्षम है। इस तरह के खजाने की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से प्रमुख व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। ली फैन का कार्य चिजा एबिस और हुआलिंग रेवन में पहले जैसा ही था। वह तो बस एक मजदूर था जो इस सरणी की आधारभूत संरचना इकाइयों का निर्माण कर रहा था। हालांकि उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। क्यूईबी द्वारा ऑपरेशन शुरू होने की घोषणा के बाद ली फैन ने स्वारिंग शटल निकाला और मन ही मन उसे नियंत्रित किया। काले और सुनहरे रंग की वह वस्तु तुरंत जीवन प्रतीत हुई, तरल पदार्थ की तरह बहते हुए ली फैन को अपने घेरे में ले रही थी। पलक झपकते ही उसने उसके चारों ओर एक बूंद के आकार का कवच बना दिया। उड़ान भरें। ली फैन के आदेश पर उनकी आकृति स्वारिंग शटल के आवरण के नीचे काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई। वह आकाश में उड़ता चला गया। व्यक्तिगत आध्यात्मिक शक्ति की खपत लगभग नगण्य है। जब तक कुछ बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा है, यह गति अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। ली फैन ने स्वारिंग शटल की ड्राइविंग का अनुभव लिया। उड़ान के दौरान उसके चारों ओर का काला और सुनहरा तरल धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जिससे ली फैन को आसपास के दृश्यों का आबादित दृश्य देखने की अनुमति मिल गई। घर्षण और यहां तक कि ध्वनि को भी अलग कर दिया गया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह तेज गति से उड़ रहा है। केवल अत्यधिक गति के कारण तेजी से बदलते और थोड़े विकृत दृश्य ही उसकी वर्तमान गति का संकेत दे रहे थे। अत्यधिक गति और शांति के सहअस्तित्व ने ली फैन को थोड़ा असहज कर दिया। लेकिन जल्द ही स्वारिंग शटल से एक संकेत मिला जिसमें बाहरी ध्वनि की मात्रा को समायोजित करने का सुझाव दिया गया। ध्वनि को पूर्णतः शांत करने के स्थान पर थोड़ा सा अंदर आने देने के लिए ट्यून करने के बाद असुविधा तुरंत गायब हो गई। स्वर्गीय ओवसियर के रिकॉर्ड पर चिन्हित स्थान पर ताला लगाकर ली फैन सीधे अपने लक्ष्य की ओर उड़ गया। क्या यह गोपनीयता के लिए है? ली फैन ने हुआंगफू सोंग की ओर देखा और पाया कि वह हमेशा की तरह उदासीन दिख रहा था। खुशी से मेज थपथपाते हुए उसने अभी अभी आई लिंक चाय खत्म कर दी। 10,000 अमरों की लिंक चाय, यह वाकई कमाल की है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन काल से चली आ रही एक प्राचीन विधि है। इसे पीने के बाद आध्यात्मिकता में थोड़ी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति 1 कप की सीमा। क्यों न इसका स्वाद। युवा मित्र। मेरी दीर्घायु सिमुलेशन। नोबेल बिन द्वारा प्रकाशित। 1 मेरी दीर्घायु सिमुलेशन। अध्याय 382 5 तत्वों की अराजकता। अध्याय 382 5 तत्वों की अराजकता। टीएल नोट, यदि आप अनुवादों का समर्थन करना चाहते हैं तो पेट्रियन पर जाएं। क्या यह गोपनीयता के लिए है? ली फैन ने हुआंगफू सोंग की ओर देखा और पाया कि वह हमेशा की तरह उदासीन दिख रहा था। खुशी से मेज थपथपाते हुए उसने अभी अभी आई लिंक चाय खत्म कर दी। 10,000 अमरों की लिंक चाय, यह वाकई कमाल की है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन काल से चली आ रही एक प्राचीन विधि है। इसे पीने के बाद आध्यात्मिकता में थोड़ी वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति 1 कप की सीमा। क्यों न इसका स्वाद लिया जाए। युवा मित्र। लिंक चाय को अपने पेट में लेकर हुआंगफू सोंग ने अपने पेट को थपथपाया, गहरी सांस ली और ली फैन को इशारा किया। हुआंगफू सोंग के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए ली फैन ने उसके सामने 10,000 अमर लिंक चाय पी। जुबान हुआंग हृदय शोधन मंत्र के प्रभाव की तुलना में यह किसी भी तरह से कमतर नहीं था। क्या खजाना है, लेकिन फिर भी उसने बहुत खुशी दिखाई। जैसे ही उसने अपना चाय का कप नीचे रखा, ली फैन ने महसूस किया कि उसके नीचे धूल पार करने वाली नाव थोड़ी हिल रही है और वह धीरे धीरे रुक गई। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो? ली फैन कुछ आश्चर्यचकित हुआ जब उसने हुआंगफू सोंग की ओर देखा जो धीरे धीरे उठ रहा था। बस वहां मत बैठो, हमें पंचतत्वों वाली भव्य गुफा तक पहुंच जाना चाहिए था, हुआंगफू सोंग ने कहा। इतनी जल्दी? ली फैन थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर कुछ आश्चर्यचकित भी हुआ। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उनकी धारणा के अनुसार उनके चले जाने के बाद अभी कुछ ही क्षण बीते थे। ली फैन डस्ट क्रॉसिंग बोट की अधिकतम गति से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि 5 तत्व ग्रैंड गुफा जूपी शहर से ज्यादा दूर नहीं है? मानो ली फैन के विचारों को भांपते हुए हुआंगफू सोंग मुस्कुराया और बोला, छोड़ो भी। यह धूल पार करने वाली नाव न केवल बाहरी स्थान के बारे में हमारी धारणा को ढाल देती है, बल्कि समय के बारे में हमारी धारणा को भी प्रभावित करती है। क्या आपको लगता है कि अभी केवल आधा दिन ही बीता है? वास्तव में इसमें 7 या 8 दिन लग सकते थे। बेशक यह भी संभव है कि यह केवल वह समय हो जिसे आपने महसूस किया हो। यह आपको अनुमान लगाते रहने के लिए है। पर्पल डोम इमोर्टल के साथ पिछली घटना के बाद गठबंधन अधिक सतर्क हो गया है। हुआंगफू सोंग ने अपना सिर हिलाया और डेक की ओर चल पड़ा। समय बीतने की धारणा को प्रभावित कर रहा है। ली फैन को एक डूबती हुई सी अनुभूति हुई। 10,000 अमरों के गठबंधन में समय संबंधी तकनीकों से यह उसका पहला सामना था।
लेकिन यह धारणा का एक साधारण विरूपण भी हो सकता है। अपने विचारों को दबाते हुए ली फैन हुआंगफू सोंग के पीछे डेक पर चला गया। केबिन से बाहर निकलते ही उन्हें लगभग एक जलगुण आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कांगयुन सागर में कई वर्ष बिताने और एक बार कांग हाई मोदी से साधना करने के कारण ली फैन विशेष रूप से जलगुण आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशील थे। इसलिए वह और अधिक भयभीत महसूस करने लगा। यह पंचतत्वों की भव्य गुफा की जल विशेषता वाली गुफा होनी चाहिए। यह तो संकेंद्रित कांग हाई मोती का एक बड़ा संस्करण है। ली फैन ने अवचेतन रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत किया, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा की शुद्धता की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। लेकिन चारों ओर देखने पर ली फैन ने पाया कि हुआंगफू सोंग सहित आसपास के सभी साधक अपने सिर उठाकर आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे अवर्णनीय सदमे से भरे हुए थे। ली फैन ने भी ऐसा ही किया और ऊपर देखा। इस समय जहां डस्ट क्रॉसिंग बोट स्थित थी, वहां एकदम चिकनी सीमा रेखा थी। नीचे बिना किसी सीमा के विशाल और अंतहीन नीले पानी की दुनिया थी। ऊपर एक विशाल वृक्ष आकाश में जड़ जमाए खड़ा था, जिसकी अनगिनत शाखाएं जल जगत से जुड़ने के लिए फैली हुई थीं तथा उल्टी लटकी हुई थीं। प्रत्येक शाखा नश्वर संसार में फैले मैदान के समान चौड़ी थी। आप इस पर उगती हुई अनेक वनस्पतियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कुछ पेड़ों के तने पर तो फिर से पेड़ों का जंगल उगाया। मूल रूप से जल विशेषता गुफा एक नीले पानी की दुनिया थी। लेकिन कुछ समय पहले लकड़ी की विशेषता वाली गुफा का दृश्य अचानक पानी की दुनिया के बाहर दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन होने लगे। यह पंचतत्वों के मिलन की घटना है। इस समय क्यों भी अचानक प्रकट हुई, वह भी आकाश में शानदार दृश्य को देखकर सभी को समझा रही थी। पांच तत्वों का मिलन तो क्या जल जगत के नीचे धातु गुण वाली गुफा पर आक्रमण का कोई संकेत है? नाव पर सवार एक साधक खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। क्यों ने सिर हिलाया। अंतहीन जल परत के नीचे आप सचमुच अनंत सुनहरी रोशनी देख सकते हैं। हालांकि यह धातु विशेषता वाली गुफा का आक्रमण नहीं है। यह जल विशेषता गुफा है जो धातु विशेषता गुफा पर आक्रमण कर रही है। ठीक हमारे सिर के ऊपर लकड़ी की गुफा की तरह। सोने से पानी बनता है, पानी से लकड़ी, लेकिन अब तो उल्टा हो गया है, हुआंगफू सोंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। तो अंत में यह कहने के बाद हुआंगफू सोंग अचानक चौंक गया और क्यूई को घूरने लगा। यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्यूई धूल पार करने वाली नाव के किनारे चली गई, आध्यात्मिक शक्ति से पानी के एक समूह को घेर लिया और सभी को इसका प्रदर्शन किया। पंचतत्वों के मिलन से पहले यहाँ की जलगुण गुफा का जल अत्यंत शुद्ध था, लेकिन अब क्यूई ने पानी के द्रव्यमान में एक चिंगारी फेंकी। कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पानी की कुल मात्रा स्पष्ट रूप से क्यूई द्वारा फूंकी गई चिंगारी को बुझा सकती थी, लेकिन चिंगारी से टकराने के बाद यह अप्रत्याशित रूप से भयंकर रूप से जलने लगा। सबकी निगाहों के सामने यह और अधिक चमकने लगा। अंततः यह काली झुलसी हुई धरती का एक टुकड़ा बन गया। ली फैन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह विचित्र घटना चिंगारी की ताकत के कारण नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पानी ने अपना स्वभाव बदल लिया था। यह ज्वलनशील हो गया था। क्या यह अभी भी पानी है? रुको, इस गुफा में बहुत सारा पानी है। अगर यह सब एक साथ जल जाए तो क्या होगा? डस्ट क्रॉसिंग बोट पर सवार सभी लोग एक दूसरे की ओर देखकर बहुत चिंतित थे। क्यूई ने सभी की चिंता को समझते हुए कहा, आप जो परिवर्तन देख रहे हैं वह केवल तब होता है जब पानी को अलग से निकाला जाता है। जब यह संपूर्ण गुफा के भीतर एक इकाई के रूप में विद्यमान होगा तो यह प्रज्वलित होकर पृथ्वी में परिवर्तित नहीं होगा। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। यह घटना क्यों घटित होती है, इसका फिलहाल कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। इस गुफा में होने वाली असामान्यताएं पांच तत्वों के सामान्य अभिसरण से भिन्न है। गठबंधन इसमें बहुत रुचि रखता है। पिछले अनुमानों के अनुसार पंचतत्वों का अभिसरण अधिकतम 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा, और इस प्रक्रिया में तेजी आने के साथ इस संख्या में काफी कमी आने की संभावना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पंचतत्वों के पूर्ण अभिसरण से पहले पंचतत्वों की भव्य गुफा को कवर करने वाला तियानक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन पूरा हो जाए। पहले से ही पहुंच चुके अग्रदूतों के समूह के अलावा एक के बाद एक सहायक दल भी पहुंचेंगे। हम इसका हिस्सा है, मुख्य रूप से जल विशेषता गुफा के कवरेज क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। क्यूई ने इस मिशन का उद्देश्य सभी को बहुत ही पेशेवर तरीके से समझाया। भले ही यह एक गुफा है, यह बहुत विशाल है। यह हमारे जुआनहुआंग क्षेत्र के एक प्रांत के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यहाँ ज्यादातर इलाकों में अभी तक टेलीपोर्टेशन एरे नहीं लगाए गए हैं। सिर्फ उड़ान पर निर्भर रहना बहुत धीमा है। भविष्य में काम की सुविधा के लिए गठबंधन ने आपके लिए कुछ विशेष उपकरण तैयार किए हैं। ऐसा कहकर क्यूई ने एक काले सुनहरे रंग की बूंद के आकार की वस्तु निकाली और उसे सबके सामने प्रदर्शित किया। यह स्वर्गीय एस्केप शटल है, जो गठबंधन द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया एक उड़ने वाला खजाना है। रफ्तार बहुत तेज। ली फैन का दिल धड़क उठा। अपनी चालाकी से उसने पर्दा छोटा कर दिया। तुरंत ही संपूर्ण जल गुण उपविश्व का नक्शा उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। व्यक्तियों को दर्शाने वाले काले बिंदुओं के अतिरिक्त दुर्लभ वस्तुओं के स्थान नीले रंग से चिन्हित थे। खतरनाक क्षेत्रों को लाल रंग से चिन्हित किया गया था तथा एक या दो गुणा चिन्ह थे जो निषिद्ध क्षेत्रों को दर्शाते थे, जिनके पास नहीं जाना था। यहाँ तक कि वहाँ सुनहरे निशान भी हिल रहे थे। वे जल गुण उपविश्व में शक्तिशाली आदिम प्राणी थे। ली फैन ने उत्सुकतापूर्वक सभी मानचित्र जानकारी को अपनी चेतना के सागर में दाव एकीकरण Z में सिंक्रोनाइज किया और इसे दृढ़ता से संरक्षित किया। इस तरह का मानचित्र मोड ली फैन, जो 10,000 अमर गठबंधन से रहस्य चुरा रहा था, को अचानक लगा कि उसके सामने का नक्शा कुछ जाना पहचाना सा है। इसके तुरंत बाद उसे एहसास हुआ। प्रारंभ में हरा बैल गाड़ी खींच रहा है, गुरु सिखा रहे हैं। घटना के कारण दर्जनों साधक स्पष्ट रूप से मर गए। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के रूप में तियानजी हॉल द्वारा उनकी जांच की गई। वहां उन्होंने एक ऐसा ही नक्शा देखा था जिसमें कांगयुन सागर के अनेक रहस्य अंकित थे। 100 मामलों के रिकॉर्ड है ना। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कांगयुन सागर और 5 तत्वों का उपविश्व नहीं है, झेलने में सक्षम है, जिसका नाम है अनंत अराजकता सोना। ऐसे खजानों को व्यवस्थित करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रमुख व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ली फैन को इससे ली फैन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। हालांकि जल्द ही उनके दिमाग में एस्केप शटल से एक संदेश आया, जिसमें संकेत दिया गया कि वह बाहरी वॉल्यूम को समायोजित कर सकते हैं। कान की ध्वनि को एक सीमा तक कम करने के बाद पूरी तरह से शांत नहीं होने के बाद बेचैनी तुरंत गायब हो गई। अपने मन में उसने 100 मामलों के रिकॉर्ड पर चिन्हित स्थिति को लॉक कर दिया और ली फैन सीधे लक्ष्य की ओर उड़ गया। टीएल नोट। मानचित्र को देखकर पता चला कि ली फैन और उसके गंतव्य के बीच की दूरी लगभग जल गुफा स्वर्ग के आधे हिस्से के बराबर थी। ली फैन ने अनुमान लगाया कि यदि वह केवल उड़ान पर निर्भर रहे तो वहां पहुंचने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। हालांकि एस्केप स्काई शटल के साथ इसमें 1 दिन भी नहीं लगेगा। लगभग 7 घंटे बाद ली फैन चिन्हित स्थान पर पहुंचे। उसकी गति धीरे धीरे धीमी हो गई और उसके शरीर के चारों ओर का काला सुनहरा तरल पदार्थ धीरे धीरे ठीक हो गया। जब ली फैन ने इसे रोका तो यह पुनः एक छोटी बूंद जैसी वस्तु में बदल गया और उसके अमृत क्षेत्र में संग्रहित हो गया। ली फैन ने अगले कुछ समय तक अपने कार्य वातावरण का सर्वेक्षण किया। नीचे अभी भी नीले पानी का अंतहीन विस्तार था। ऊपर से यह हाथ की पहुंच के भीतर लग रहा था। आकाश से एक विशाल वृक्ष की शाखा फैली हुई थी जो जल गुण स्वर्ग के साथ घनिष्ठ संपर्क बना रही थी। हालांकि ली फैन को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि पानी के संपर्क में आने के बाद जीवंत पेड़ और भी अधिक खिल गए होंगे, लेकिन ली फैन के सामने विशाल पेड़ की शाखा पूरी तरह से उजाड़ और सड़ रही थी।
भूरे पीले पेड़ अधूरे थे, उनमें कई गड्ढे थे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण टूटकर गिर सकते हैं। चाहे ये ली फैन द्वारा उन्हें लंबे समय तक घूरने के कारण उत्पन्न भ्रम था या नहीं। उन मृत शाखाओं पर जिन्हें कुतर दिया गया था, उसने वास्तव में कई खंडित मानव आकृतियां देखी। जब उसने अपनी नजर हटा ली और बाद में फिर से देखा, वह भावना गायब हो गई। ली फैन ने अपना सिर हिलाया और स्वर्गीय पर्यवेक्षक रिकॉर्ड निकाला, निर्माण योजना का फिर से ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। कुछ देर पहले जब उन्होंने आसपास का निरीक्षण किया तो योजना पहले ही अपडेट हो चुकी थी। उनके सहायक के रूप में 5 और किसानों को शामिल किया गया था, जो रसद सामग्री साथ लेकर आए थे। ली फैन ने उनका इंतजार नहीं किया। स्वर्गीय पर्यवेक्षक रिकॉर्ड ने आकाश की ओर इशारा करते हुए एक चमक उत्सर्जित की। निर्देशांक नोट्स की पुष्टि करने के बाद ली फैन ने तुरंत सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का निर्माण शुरू कर दिया। गर्जन के रसातल में उस समय के विपरीत जब उसे भयावह सफेद धुंध और अथाह राक्षसी ध्वनियों से सावधान रहने की आवश्यकता थी। इस जल गुण वाले स्वर्ग में शायद ही कोई खतरा था। आध्यात्मिक ऊर्जा सघन थी, जो संरचना निर्माण के लिए और भी अधिक अनुकूल थी। अप्रतिबंधित ली फैन स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम था। वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बाद ली फैन की सामान्य स्थिति में संरचना स्थापित करने की गति में एक बार फिर सुधार हुआ था। मानो यह उसकी आत्मा में अंकित एक सहज प्रवृत्ति थी, उसे सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। एक सहज गति से जहां भी उसका इरादा जाता, तुरंत ही संरचना बन जाती। ली फैन को अपने दिल में न तो खुशी महसूस हुई और न ही दुख, वह बस पूरी तरह से कुशल और भयानक गति के साथ गठन व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा था। एक क्षण के लिए वह अपने काम में खो गया। जब तक 5 लोगों का सहायता समूह वहां पहुंचा, उन्होंने देखा कि ली फैन पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर अभूतपूर्व सहजता के साथ सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का निर्माण कर रहा था, मानो वह कैनवास पर स्वतंत्र रूप से स्याही छिड़क रहा हो। वे संरचना निर्माण में नए नहीं थे, लेकिन पहले जिन फॉर्मेशन मास्टर से उनका सामना हुआ था, उनकी तुलना में फॉर्मेशन स्थापित करने में गति और सुंदरता दोनों के संदर्भ में यह स्पष्ट था कि वे अपने से पहले के वर्तमान सफेद बालों वाले गोल्डन कोर फॉर्मेशन मास्टर से कहीं अधिक निम्न थे। पांचों ने एक दूसरे को देखा। क्या यह व्यक्ति वास्तव में केवल गोल्डन कोर स्तर पर है? ली फैन, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। रुको, क्या यह वही ली फैन हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं, वह सचमुच उस व्यक्ति बनने का हकदार है जो मृत्यु पर्यंत संरचना निर्माण की अग्रिम पंक्ति में अथक संघर्ष करता है। संरचनाओं में उसकी दक्षता अद्भुत है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ सहयोग कर पा रहे हैं। पांचों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद किया। इसके बाद उन्होंने ली फैन को परेशान नहीं किया और इसके बजाय नीचे पानी की सतह पर अपना आधार बनाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने सुना था कि ली फैन बहुत मेहनती है और उसे संरचनाएं बनाते समय आराम की जरूरत नहीं होती। विशेष परिस्थितियों के लिए पैर जमाना अभी भी आवश्यक था। इसके अलावा उनमें से कुछ लोग बिना आराम के कई वर्षों तक लगातार काम नहीं कर सकते थे। यह काम भी उनके लिए आसान था। उनके संयुक्त प्रयासों से पानी की सतह से ऊपर लटका एक छोटा सा आधार सिर्फ 3 दिनों में बनकर तैयार हो गया। इसके बाद उन्होंने ली फैन द्वारा पहले से ही प्रक्रिया के अनुसार निर्मित की गई संरचना इकाइयों का निरीक्षण और सत्यापन करना शुरू कर दिया। परिणाम उनकी उम्मीदों से भी बढ़कर आए। उन्होंने अतीत में कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों द्वारा तेजी से फॉर्मेशन स्थापित करने के बारे में सुना था, लेकिन सोल लॉकिंग फॉर्मेशन की संरचना अत्यंत जटिल थी, जिसमें अनगिनत फॉर्मेशन इकाइयां शामिल थीं। इसके अलावा बाहरी पर्यावरणीय कारक निर्माण के दौरान सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं के लिए भी गलतियां पैदा कर सकते हैं। लेकिन ली फैन ने जो संरचना तैयार की थी, उसमें कोई खामी नहीं थी। वह अथक, कुशल और सटीक थे। यह सब एक गोल्डन कोर साधक के साथ हो रहा था जो वृद्ध था और मरने के कगार पर था। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। पांचों उसकी गहरी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह क्षेत्र जहां ली फैन ने संरचना स्थापित करना पूरा किया था, तेजी से बाहर की ओर फैल गया। प्रत्येक पूर्ण गठन नोट के साथ पांचों ली फैन से और भी अधिक प्रभावित हो गए, क्योंकि यह व्यक्ति वास्तव में वैसा ही था जैसा कि अफवाहों में कहा गया था। थकान की अवधारणा से अपरिचित, एक पल के लिए भी आराम नहीं। परिणामस्वरूप वे पांचों भी थोड़ा परेशान महसूस करने लगे थे, लेकिन उन्होंने जरा सी भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। और इस तरह एक साल चुपचाप बीत गया। जब पूर्ण संरचना द्वारा आच्छादित क्षेत्र प्रारंभिक नोट से 5000 मील की त्रिज्या तक विस्तारित हो गया, ली फैन और उनके समूह को मूल रूप से जो कार्य सौंपे गए थे, वे लगभग पूरे हो चुके थे। मूल रूप से इसे 3 वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ 1 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। पांचों में से एक नवजात आत्मा चरण साधक यान हैंग ने आकाश में संरचनाओं को देखते हुए कहा, आखिरकार हम अच्छी तरह आराम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, उनके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। बाकी लोगों ने पूर्ण सहमति में लगातार सिर हिलाया। हालांकि जब ली फैन ने अंतिम संरचना निर्माण पूरा कर लिया, वह एक क्षण के लिए हवा में रुका, लेकिन आराम करने का कोई संकेत नहीं दिखा। इसके बजाय उन्होंने सनी को बाहरी परिधि की ओर बढ़ाना जारी रखा। मास्टर ली, आप क्या कर रहे हैं? वह क्षेत्र अब हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं है, यान हैंग ने कहा, जो पहले से ही आराम करने की तैयारी कर रहा था। यह जल्दी से स्वर्गीय पर्यवेक्षक रिकॉर्ड देखें, कार्य योजना अपडेट कर दी गई है। मास्टर ली ने आसपास के गठन मास्टर्स को गठन स्थापित करने में मदद करने के लिए सक्रिय रूप से सहायता का अनुरोध किया। हमें अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करना चाहिए और ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के बोलने के साथ समूह का दिल बैठ गया। उनके चेहरों पर निराशा झलक रही थी। कुछ समय बाद वे अंततः ठीक हो गए। यान हैंग ने दांत पीसते हुए सभी को प्रोत्साहित किया, अगर मास्टर ली इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। भाइयों, चलो थोड़ी देर और रुकें। उनमें से एक ने आह भरते हुए कहा, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हम अभी पीछे हट गए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे चिंता मास्टर ली की है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ रही है? इस अनुस्मारक के बाद अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ। उन्होंने ध्यानपूर्वक उस आकृति को देखा जो कुछ ही दूरी पर थी, अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अभी भी खड़ी थी। हर कोई हैरान था। ऐसा ही प्रतीत होता है। शुरू में उसके पास ज्यादा साल नहीं बचे थे और अब इतने गहन प्रयास के कारण उसका जीवनकाल और भी तेजी से खत्म हो रहा है। काय करते? उन्होंने एक दूसरे को देखा। नहीं, हम मास्टर ली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते। इस स्थिति की तुरंत रिपोर्ट करें, यान हैंग ने गहरी आवाज में कहा। जैविक आयु 882/899। अथक परिश्रम करते हुए ली फैन ने एंकर पॉइंट पैनल पर नजर डाली। लगातार किए गए निस्वार्थ प्रयास बिना लागत के नहीं थे। जब ली फैन पूर्ण विसर्जन की स्थिति से उभरे, जो कि ज्ञान प्राप्ति के समान था, निर्माण प्रक्रिया में एक अनियंत्रित कमजोरी की भावना उभर आई। अत्यधिक दबाव के कारण उनकी जैविक आयु तेजी से बढ़ गई। अब ली फैन सचमुच अपने जीवन के अंत पर पहुंच गया। अब आराम करने का समय है। यह विचार अनायास ही उसके मन में आया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने इसे रिवर्स ट्रेनिंग दाव हॉट के लिए मुख्य सामग्री के रूप में माना। सारी सुस्ती और थकावट को दबाना। यदि मैं स्वयं को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा तो मैं इस अत्यंत खतरनाक साधना जगत में उत्कर्ष की खोज कैसे कर सकता हूं? ली फैन ने मन ही मन कहा, फिर अपने हौसले को संभाला, अपने बूढ़े होते आत्मा को अपने जीवन के अंतिम क्षणों को जलाने के लिए मजबूर किया। एक बार फिर से गठन कार्य में लग गया। यान हैंग और नीचे दिए गए अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां और प्रतिक्रियाएं ली फैन की अपेक्षाओं के अनुरूप थीं। वास्तव में उन्हें उसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। जब ली फैन ने अभी रिकॉर्डिंग टैबलेट के साथ क्रॉस रीजनल काम के लिए आवेदन किया था, तो उसने पहले ही क्यूईबुई को अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति के बारे में बता दिया था। क्यूईबुई के असफल होने के बाद वह ली फैन के अनुरोध पर तुरंत सहमत हो गए। सैद्धांतिक रूप से 10,000 अमर गठबंधन को मेरी आयु बढ़ा देनी चाहिए,
लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है, मुझे गठबंधन के अप्रत्याशित कदमों के लिए भी तैयार रहना होगा। सौभाग्य से मैंने पर्याप्त योगदान दिया है और अभी भी एक दीर्घायु फल बचा है। जरूरत पड़ने पर चाहे खरीदना हो या बदलना हो, मैं कुछ जीवनवर्धक वस्तुएं भी पा सकता हूँ। इस दुनिया में थोड़ा और समय बिताने की कोशिश कर रहा हूँ। यान हेंग और अन्य लोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ऐसा लगा कि यह बिना किसी निशान के, बिना किसी हलचल के डूब गया। जबकि 5 व्यक्तियों का समूह हैरान और निराश था, ली फैन स्वयं अप्रभावित लग रहे थे और उनकी प्रशंसा बढ़ रही थी। इस प्रकार शांति के बीच एक और आधा वर्ष बीत गया। इस दिन शांत जल उपविश्व में अचानक भारी परिवर्तन आया। नीला पानी वाला संसार अप्रत्याशित रूप से बिना किसी चेतावनी के हिंसक रूप से कांप उठा। अचानक से ली फैन की गठन प्रक्रिया को बलपूर्वक बाधित कर दिया गया। अवचेतन रूप से ये देखना चाहते थे कि आसपास क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरी दुनिया घूम रही है, चक्कर आ रहा है और ऐसा करने में असमर्थ है। सौभाग्य से यान हेंग और अन्य लोगों ने बहुत शीघ्र प्रतिक्रिया दी। जिस क्षण उत्परिवर्तन हुआ, वे ली फैन की ओर उड़ गए और केंद्र में उसे घेरने और ढाल देने के लिए विभिन्न सुरक्षात्मक खजाने निकाल लिए। चमक की परतों द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक अवरोध के भीतर वे अंततः बाहरी उथल-पुथल के प्रभाव को कुछ हद तक अलग करने में कामयाब रहे। तभी ली फैन को स्पष्ट रूप से पता चला कि इस जलाधारित उपविश्व में क्या हो रहा था। वह सीधी रेखा जहां पानी और लकड़ी एक दूसरे को काटते थे, इस समय एक जबरदस्त बल द्वारा दबाई हुई प्रतीत हो रही थी। लहर जैसी विकृति पैदा करना। हमेशा शांत रहने वाली जल सतह अब ऊंची लहरों से हिलोरें ले रही थी। आकाश में ऊपर उठते हुए यह ऊपर की ओर आक्रमणकारी लकड़ी से संबंधित उपजगत से जुड़ गया। इस भीषण गरजने वाले घर्षण के बीच सभी के सिर के ऊपर स्थित विशाल उल्टा पेड़ और भी करीब लग रहा था। नुकीली शाखाएं लगातार नीचे की ओर बढ़ती गईं तथा जल उपजगत को छूने पर अपूर्ण और वीरान हो गईं। लेकिन इससे उनकी विकास गति थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि वे अभी भी दृढ़तापूर्वक दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमा को भेद रहे थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मूलतः शुद्ध और शांत जलाधारित आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे अव्यवस्थित हो गई। ली फैन और अन्य लोग उपविश्व में हो रहे भारी बदलावों को गंभीरता से देख रहे थे। हालांकि उन्हें रिकॉर्डिंग टैबलेट के माध्यम से क्यूबी से पहले ही एक अनुस्मारक प्राप्त हो चुका था। सभी लोग घबराए नहीं, यह पंचतत्व एकीकरण के आगे विकास का संकेत है। यह हमारी उम्मीद से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि सभी को अपनी प्रगति तेज करनी होगी। दोनों क्षेत्रों के मिलने पर होने वाले संभावित बदलावों के प्रति सतर्क रहें। अगर कोई विशेष परिस्थिति आए तो तुरंत सूचित करें। एक बार परिवर्तन हो जाए तो उसकी गति को रोका नहीं जा सकता। हालांकि मानव अनुकूलन क्षमता भी भयानक रूप से मजबूत है। जल्द ही ली फैन और अन्य लोग कभी कभार आने वाली लहरों और गरजते घर्षण के वातावरण में काम करने के आदी हो गए। उनके लिए इन गड़बड़ियों ने उनकी मानसिक स्थिति को अधिक से अधिक प्रभावित किया, लेकिन कोई वास्तविक खतरा पैदा नहीं किया। वास्तविक खतरा जल और लकड़ी के क्षेत्रों के संलग्न के दौरान पैदा हुए अजीब जीवों से था। ये राक्षस उल्टे विशालकाय वृक्ष के गिरे हुए मलबे से बने थे, जो जलोप जगत में गिरने के बाद जल और लकड़ी दोनों गुणों के साथ मिल गए थे। वे विभिन्न आकारों में आते थे तथा सभी सूखे लकड़ी के शरीर से बने होते थे। उनके लकड़ी के शरीर की सतह पर नीला पानी लगातार बह रहा था, जो उनके बाहरी हिस्से पर खून जैसा दिख रहा था। उनके पास अत्यंत आक्रामक आक्रमण क्षमता थी और वे साधकों की आभा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। भले ही वे हजारों मील दूर हों, वे आक्रमण करने के लिए निकटतम साधक को खोज लेंगे। 10,000 अमर गठबंधन ने कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रभावी नहीं हुआ है। इस प्रकार युद्ध अपरिहार्य हो गया। यद्यपि इन राक्षसों के शरीर सूखे लकड़ी जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी बनावट अप्रत्याशित रूप से कठोर थी। यहां तक कि नवजात आत्मा अवस्था वाले साधक के आक्रमण की पूरी शक्ति भी उन पर केवल सतही घाव ही छोड़ सकती है। सौभाग्यवश उनकी युद्ध पद्धति काफी अपरिष्कृत थी तथा उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। 10,000 अमर गठबंधन आमतौर पर कई लोगों के समूहों में काम करता था, जो सामूहिक कार्यों में संलग्न रहते थे। उन्हें दबाने के लिए संख्यात्मक श्रेष्ठता और उत्कृष्ट उपकरणों पर भरोसा करना। कुछ समय व्यतीत करके वे बिना किसी खतरे के राक्षसों को खत्म कर सकते थे। प्रत्येक युद्ध के बाद यान हेंग और अन्य लोग रिकॉर्डिंग टैबलेट के माध्यम से सावधानीपूर्वक प्रक्रिया की रिपोर्ट करते थे। असंख्य आंकड़े एकत्र करने के बाद 10,000 अमर गठबंधन ने इन राक्षसों से लड़ने की रणनीति भी संकलित की और उन्हें प्रत्येक साधक को वितरित किया। विभिन्न उपविश्वों में संलग्न में शामिल विभिन्न विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार के राक्षस प्रकट हुए। ली फैन और उनके समूह ने जिस प्रकार के राक्षस का सामना किया, जिसमें लकड़ी और पानी एक हो गए थे और लकड़ी हावी थी, उसे क्षयकारी लकड़ी नाम दिया गया था। सड़ती हुई लकड़ी से निपटने के लिए दो सबसे प्रभावी तरीके थे। एक थी अग्नि संबंधित तकनीकें, तपती लपटों के नीचे जलती हुई लकड़ी और उबलते पानी से सड़ती हुई लकड़ी उड़ती हुई राख में बदल जाती थी। दूसरा था पृथक्करण प्रकार की तकनीकें। बहते नीले पानी को क्षयकारी लकड़ी के शरीर से पूरी तरह से अलग करें। इसके बाद सड़ती हुई लकड़ी स्वयं ही ढह जाएगी तथा पलक झपकते ही एक भयानक और क्रूर राक्षस से शुद्ध लकड़ी और जल ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। पृथक्करण तकनीक न केवल क्षयकारी लकड़ी के विरुद्ध उपयोगी थी, बल्कि अन्य विलक्षण विशेषताओं वाले राक्षसों से निपटने में भी उल्लेखनीय रूप से प्रभावी थी। दुर्भाग्यवश यह बहुत अस्पष्ट था और केवल कुछ ही साधक इसमें पारंगत थे। इसलिए सभी को इससे निपटने के लिए विभिन्न विशेषताओं वाली पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ा। संक्षेपित युद्ध रणनीतियों के साथ साधक उपलोकों में उत्पन्न राक्षसों से निपटने में अधिक कुशल हो गए। हालांकि अधिकांश किसान अभी भी चिंतित हैं। इस दिन सूखे लकड़ी के मलबे का एक और समूह नीचे गिरा, जो मानव और जानवर दोनों जैसे दिखने वाले राक्षसों में बदल गया और ली फैन और उसके समूह पर हमला कर दिया। तुरंत ही यान हेंग का 5 सदस्यीय समूह उनसे मिलने के लिए दौड़ा। जब ली फैन ने सेना की संरचना तैयार की, तो उन्होंने दोनों पक्षों के बीच लड़ाई का अवलोकन किया। प्रारंभिक मुठभेड़ों की तुलना में इन क्षयकारी वनों ने वास्तव में अपने युद्ध के तरीकों और तकनीकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उल्टे वृक्ष से अलग हुए ये व्यक्ति सामूहिक चेतना से युक्त प्रतीत होते हैं। कुछ ही दूरी पर हो रही भीषण लड़ाई को देखकर ली फैन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये तो बस लकड़ी और पानी के गुणों का मिश्रण है। अगर एक या कई और गुण इसमें जोड़ दिए जाएं, तो क्या राक्षस और भी ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएंगे? ली फैन अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस पर ध्यान दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद यान हेंग और अन्य लोगों ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने प्रचंड आग में सड़ती हुई लकड़ी को राख में बदलते देखा। धिक्कार है, ये राक्षस फिर से ताकतवर हो गए हैं। यान हेंग ने अपनी बाह पर सूखे घाव पर नजर डाली। उसका चेहरा बदसूरत हो गया था और वह गालियां दे रहा था। अन्य 4 को भी अलग अलग स्तर की चोटें आईं। इस लड़ाई की स्थिति जल्दी से बताओ। उम्मीद है वे जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे, वरना मुझे डर है कि हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। चारों में से एक ली शिफेंग नाम के एक साधक ने आह भरी। यान हेंग ने ठंडी सांस ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 100 मामलों के अभिलेख खोले और रिपोर्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ली फैन भी 100 मामलों के रिकॉर्ड की जांच कर रहा था। जब उन्होंने पहली बार पंचतत्व उपविश्व में प्रवेश किया था, उसकी तुलना में अब उसमें दर्ज जानकारी कहीं अधिक समृद्ध थी। भव्य संरचना की समग्र प्रगति 78% पूरी हो चुकी है। यह आरंभिक अपेक्षा से अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जाहिर है यहाँ चीजें कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि 10,000 अमर गठबंधन आगे क्या कदम उठाएगा। ली फैन की आंखें चमक उठी, उसके हाथ लगातार हिल रहे थे। क्या 10,000 अमर गठबंधन वास्तव में तियानित्सुआन आत्मा लॉकिंग संरचना का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा कर सकता है? ली फैन को लगभग पूरा यकीन था कि वे ऐसा करेंगे। वर्तमान में पंचतत्व उपविश्व के अंदर मुख्य बल में ज्यादातर नवजात आत्मा अवस्था साधक शामिल थे, लेकिन 10,000 अमर गठबंधन में नवजात आत्मा अवस्था साधकों की कमी नहीं थी। जाहिर है उन्होंने अभी तक अपना पूरा प्रयास नहीं किया था। यदि यह पाया जाता है कि वर्तमान ताकत मिशन को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो 10,000 अमर गठबंधन स्वाभाविक रूप से अपना इनपुट बढ़ा देगा।
जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या इस समय पंचतत्व उपजगत के अंदर के साधक सहायता आने तक टिके रह सकते थे, यह एक अलग मामला था। जैसा कि ली फैन ने उम्मीद की थी, उपविश्व के राक्षसों की ताकत में लगातार वृद्धि ने व्यापक चिंता पैदा कर दी। किनबुई जल्दी से सभी को आश्वस्त करने के लिए बाहर आई। सबसे पहले उन्होंने सभी को समझाया कि पंचतत्वों के बीच पारस्परिक संयम के सिद्धांत के कारण उनका मानना था कि सभी 5 गुणों के साथ राक्षसों का विलय नहीं होगा। सबसे चरम स्थिति केवल 4 विशेषताओं वाले राक्षसों को ही जन्म देगी, लेकिन यह चरम स्थिति केवल 5 तत्वों की एक में वापसी की प्रक्रिया के अंत में ही होगी। सभी को मुख्य रूप से 2 या 3 विशेषताओं वाले राक्षसों से निपटना था। दूसरे 10,000 अमर गठबंधन का मुख्यालय पहले से ही 5 तत्वों के उपविश्व की वर्तमान स्थिति से अवगत था। सहायता शीघ्र ही आ जाएगी। इसके अलावा सुदृढ़ीकरण का पैमाना काफी बड़ा था। कुल लोगों की संख्या वर्तमान में उपविश्व में काम कर रहे सभी साधकों की संयुक्त संख्या से भी अधिक थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यद्यपि सभी लोग क्यूबी के शब्दों के प्रति संदेहपूर्ण रवैया रखते थे, लेकिन अंततः निश्चित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। भावनाओं में थोड़ी राहत पाकर वे घबराहट के साथ काम करते रहे तथा अतिरिक्त सैनिकों के आने का इंतजार करते रहे। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच समय बीतता रहा। पलक झपकते ही उन्हें पंचतत्व उपविश्व में प्रवेश किए 2 वर्ष बीत गए। इस दौरान वास्तव में ऐसे किसान थे जो उनका समर्थन करने आए थे। हालांकि ये क्यूबी द्वारा वादा किए गए बड़े पैमाने पर सुदृढ़ीकरण से बहुत दूर था। जब भी उससे पूछताछ की जाती, क्यूबी हमेशा विभिन्न बहाने बनाती। हालांकि 2 नए ताओ एकीकरण चरण साधक आ गए, जिससे सभी को कुछ हद तक आश्वस्ति मिली। इन नए सहायक साधकों के आगमन के साथ उनके मुंह से सभी को देरी से आने वाले सुदृढ़ीकरण के कारणों का पता चला। पिछले 2 वर्षों में बाह्य स्तर पर काफी अशांति रही है। सबसे पहले बाहरी खतरे थे। 5 एल्डर्स एसोसिएशन ने सीमाओं पर सैनिकों को पुनः तैनात कर दिया था तथा बार-बार जांच और उकसावे के संकेत दिए थे। पहले के विपरीत ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उनका बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू करने का इरादा था। इसके बजाय उन्होंने अपनी सारी सेना फेंगले द्वीप पर केंद्रित कर दी, जो तियानलिंग प्रांत से अलग था। जमीनी स्तर से अफवाहों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि 5 बुजुर्ग संघ ने तियानिक स्वान सोल लॉकिंग फॉर्मेशन के रहस्यों को हासिल कर लिया था और 10,000 अमर गठबंधन से पूरे प्रांत को जब्त करना चाहता था। उन्होंने तियानिक स्वान सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का व्यापक और विस्तृत विश्लेषण किया। हालांकि ली फैन जानता था कि यह केवल सतही बहाना था। 5 बुजुर्ग संघ का असली लक्ष्य अभी भी वह शून्य होना चाहिए जहां तियानलिंग प्रांत में 5 तत्वों की उपदुनिया का पोषण किया गया था। लगता है सच हमेशा के लिए नहीं छिपाया जा सकता। दरअसल 2 सालों में तियानलिंग प्रांत में 10,000 अमर गठबंधन में हुए बदलाव उनकी सतर्कता जगाने के लिए काफी है, ली फैन ने मन ही मन सोचा। 5 बुजुर्ग एसोसिएशन द्वारा डाले गए दबाव के अलावा 10,000 अमर गठबंधन के क्षेत्र में भी अशांति थी। इस अवधि के दौरान तियानिक स्वान सोल लॉकिंग फॉर्मेशन के व्यापक उपयोग का विरोध करने वाली आवाजें अचानक विभिन्न स्थानों से उभरी। और जिन लोगों ने ये राय व्यक्त की वे कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। उनमें से अधिकांश नवजात आत्माचरण या उच्च साधना आधार वाले साधक थे जो विभिन्न प्रांतों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन इन साधकों ने, जिन्होंने कुछ समय पहले ही सर्वसम्मति से आत्मा अवरोधक संरचना के निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया था, अचानक अपना रुख बदल दिया और स्पष्ट रूप से अपना विरोध व्यक्त किया। इसके अलावा उनका विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे पर्याप्त तर्क और कारण थे। उनका दृष्टिकोण ये था, यह सर्वविदित है कि कोई भी संरचना चाहे कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसमें प्रवेश किया जा सकेगा और उसे तोड़ा जा सकेगा। अतीत में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां सुरक्षात्मक संरचनाएं लीक हो गईं, जिससे 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस को अप्रत्याशित रूप से परेशानी हुई। यही कारण है कि सुरक्षात्मक संरचनाओं को नियमित अंतराल पर पूरी तरह से बदलना आवश्यक है। अब जब 10,000 अमरों के गठबंधन ने बड़ी मेहनत और भारी लागत से तियानिक स्वान आत्मा अवरोधक संरचना का निर्माण किया है, जो उसके सभी क्षेत्रों को कवर करती है, तो क्या यह गारंटी दी जा सकती है कि यह संरचना हमेशा प्रभावी रहेगी? अगर इसके पूरा होने के तुरंत बाद 5 बुजुर्गों के संघ द्वारा इसका विश्लेषण और समाधान कर दिया जाए, तो क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं होगा? इसके अलावा इन व्यक्तियों को इस बात पर भी संदेह है कि क्या तियानिक स्वान सोल लॉकिंग फॉर्मेशन विज्ञापित प्रभावों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कुख्यात 1000 मुख वाला दानव भगवान, जो 10,000 अमर गठबंधन के क्षेत्रों को सता रहा है, हाल ही में अधिक उग्र हो गया है। प्रांतों में कई उच्च पदस्थ किसान उसके शिकार हो चुके हैं। यहां तक कि उन प्रांतों में भी जहां तियानिक स्वान सोल लॉकिंग फॉर्मेशन पूरा हो चुका है, यह उसकी हत्या की होड़ में केवल थोड़ी सी देरी करता है। अंततः वह किसी तरह बच निकलने में सफल हो जाता है। इसके अलावा यदि वह पकड़ा भी गया तो क्या होगा? चूंकि 5 बुजुर्ग संघ 1000 मुख वाले दानव भगवान की खेती कर सकता है, वे निश्चित रूप से 2 या 3 की खेती कर सकते हैं। जैसा कि विज्ञापित किया गया था, तियानिक स्वान आत्मा लॉकिंग संरचना का मूल उद्देश्य इसकी सीमाओं के भीतर किसी भी 5 बुजुर्ग संघ साधक के लिए पता लगाने से बचना असंभव बनाना था। और अब जबकि दूसरे लोग आपके क्षेत्र में खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं, आप शक्तिहीन हैं। इस तियानिक स्वान आत्मा लॉकिंग संरचना का क्या उपयोग है? यह कहना होगा कि इन लोगों के दृष्टिकोण काफी उचित है। इतना अधिक कि जब उन्होंने 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस मुख्यालय में अपनी शंकाएं व्यक्त की, तो काफी लोगों को इससे परेशानी हुई। जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया, 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस का मुख्यालय हमेशा की तरह इन असंतुष्टों को दंडित करने के बजाय एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। इस पृष्ठभूमि में 1000 मुख वाले दानव भगवान का पता लगाना अधिक कठिन हो गया तथा उनका नरसंहार अधिक क्रूर हो गया। बाहरी खतरों और आंतरिक चिंताओं के अलावा ली फैन ने एक दिलचस्प कहानी भी सुनी। बढ़ते तनाव के बीच 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस और 5 एल्डर्स एसोसिएशन 9 माउंटेन प्रोविंस के बीच सीमा क्षेत्र में माइलियड स्पिरिट सेक्ट नामक एक संगठन ने हाल ही में गति पकड़ी है। इसने सचमुच कई किसानों का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि असंख्य आत्मा संप्रदाय के पास एक अनोखी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक जिसमें जितने अधिक लोग खेती करेंगे, खेती की गति उतनी ही तेज होगी। दिव्य ऋषि द्वारा एक नए नियम के निर्माण के बाद साधकों द्वारा साधना के लिए स्वर्गग्राह्य साधना तकनीक पर निर्भर होने में अधिक समय नहीं लगा। आकाश और पृथ्वी ने प्रतिक्रिया की, जिससे भारी परिवर्तन हुए। जितने अधिक लोग एक साथ किसी विशेष तकनीक का अभ्यास करते हैं, उनकी साधना की गति उतनी ही धीमी होती जाती है। इसे ही एक साथ कई अमर तकनीकों की साधना की असंभवता के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया का वर्तमान सत्य है और यही मूलभूत कारण है कि तकनीकें इतनी मूल्यवान हैं। हालांकि अब एक अज्ञात संगठन में स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के विपरीत एक तकनीक उभरकर सामने आई है। इस पर कौन विश्वास करेगा? पहले तो किसानों ने इसे मजाक समझकर टाल दिया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमर तकनीकों की तलाश में थे, लेकिन उन तक उनकी पहुंच नहीं थी। इसे आजमाने की सोच के साथ उन्होंने पहाड़ों और नदियों को पार करके जीवशान प्रांत की स्थिति का पता लगाया। असंख्य आत्मा संप्रदाय में शामिल होने और आधिकारिक तौर पर असंख्य आत्मा तकनीक की साधना शुरू करने के बाद कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। वास्तव में असंख्य आत्मा संप्रदाय के सभी सदस्य इस तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। क्योंकि शोधन से लेकर आत्मा परिवर्तन तक अभ्यासकर्ता विभिन्न चरणों में थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूर्ण सत्य की एक साथ कई तकनीकों का अभ्यास नहीं किया जा सकता। असंख्य आत्मा तकनीक के साथ अप्रभावी प्रतीत होता है। अभ्यासियों की अत्यधिक संख्या के कारण साधना में धीमापन आने की कोई घटना नहीं हुई। तथ्य निर्विवाद थे, चाहे यह कितना भी अविश्वसनीय लगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। शीघ्र ही असंख्य आत्मा संप्रदाय की इस असाधारण तकनीक की खबर पूरे साधना जगत में फैल गई। जनता की प्रारंभिक प्रतिक्रिया ये थी कि केवल एक असाधारण स्वर्गीय ऋषि ही स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों को उलटकर ऐसा प्रभाव पैदा कर सकता है। हालांकि स्वर्गीय ऋषि की समझ लोगों के बीच उथली थी।
मूलतः उन्होंने केवल 5 आत्मा क्यूई संवेदन तकनीक से थोड़ा सा ही सीखा, जिसमें कहा गया था दीर्घायु प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों को उल्टना कैसे उल्टा करें, उल्टा क्या होता है और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए किस हद तक उल्टा करना चाहिए। ये सभी प्रश्न केवल अविश्वसनीय अटकलें थीं। उनके लिए असंख्य आत्मा तकनीक के चमत्कारी प्रभावों के बारे में ऐसे अनुमान लगाना अनुचित नहीं था। स्पष्टतः यह अटकलें गलत थीं। असंख्य आत्मा तकनीक को पढ़ने के बाद तियानेकिंग प्रांत के आदरणीय हाइंग यू ने अंततः सच्चाई का खुलासा किया। स्वर्ग और पृथ्वी का यह परम सत्य की तकनीकों को एक साथ विकसित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी उल्टा नहीं हुआ था। असंख्य आत्मा तकनीक का अभ्यास करने वाले साधक अप्रभावित प्रतीत होते थे। इसका कारण केवल तकनीक की अंतर्निहित विशेषताएं थीं। इसके साथ ही जितने अधिक लोग असंख्य आत्मा तकनीक का अभ्यास करते हैं, उनकी साधना की गति उतनी ही तेज होती है। यह असंख्य आत्मा तकनीक का प्रभाव है। हालांकि साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं के कारण प्रत्येक अतिरिक्त साधक के लिए तकनीक की साधना गति धीमी हो जाती है। ये दोनों प्रभाव एक साथ मौजूद रहते हैं। परिणाम यह होता है कि एक तेज और एक धीमा एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। असंख्य आत्मा तकनीक एक ऐसी तकनीक बन गई है जिसका अभ्यास बड़ी कठिनाई से किया जा सकता है। वास्तव में आदरणीय हाइंग यू ने जो कहा उसके अनुसार बहुत शुरुआत में जब असंख्य आत्मा तकनीक के अभ्यासियों की संख्या धीरे धीरे 1 से 5 तक बढ़ गई, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिबंधात्मक प्रभाव तकनीक की गति वृद्धि की विशेषता से कहीं अधिक था। साधारण तकनीकों के लिए जब 5 लोग एक साथ अभ्यास करते हैं तो भले ही आप प्रतिभाशाली हों, आप स्वयं को कोई प्रगति करने में असमर्थ पाएंगे। हालांकि जब असंख्य आत्मा तकनीक के अभ्यासियों की संख्या 5 से बढ़कर 10, 100, 1000 और 10,000 हो गई, गति वृद्धि का प्रभाव अधिकाधिक स्पष्ट होता गया, जिससे अंततः एक साथ कई तकनीकों का अभ्यास करने में असमर्थता की बाधा की भरपाई मुश्किल से हो सकी। ये कुछ हद तक एक अर्थ में मनुष्य स्वर्ग पर विजय पा सकता है जैसा है, लेकिन बात यही रुक जाती है, क्योंकि असंख्य आत्मा तकनीक की गति वृद्धि प्रभाव की भी अपनी सीमाएं हैं। आकाश और पृथ्वी के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने के बाद तकनीक की त्वरित साधना गति की प्रभावशीलता लगभग नगण्य हो जाती है, और साधना की गति बढ़ाने के अलावा असंख्य आत्मा तकनीक का कोई अन्य विशेष प्रभाव नहीं है। इससे यह तथ्य भी सामने आता है कि अधिकांश विकल्प रखने वाले किसानों के लिए यह एक अच्छी तकनीक नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि असंख्य आत्मा तकनीक पर कुछ अन्य प्रतिबंध भी हैं, लेकिन हाइंग यू ने इसका विवरण नहीं दिया। असंख्य आत्मा तकनीक सचमुच अपने समय से आगे है। किसी भी अन्य दुनिया में इसे निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली तकनीक माना जाता जो स्वर्ग को चुनौती देती है। दुर्भाग्य से जुआनहुआंग क्षेत्र में इस पर बहुत प्रतिबंध है। ली फान ने मन ही मन बुदबुदाया जब वह यान हैंग और अन्य लोगों को व्यूह रचना करते हुए बातें करते हुए सुन रहा था। ली फैन इस असंख्य आत्मा संप्रदाय से अपरिचित नहीं था। यह वही संगठन था जिससे सू शियाओमी और अन्य लोगों का सामना शुरू में हुआ था, जिसने जीवशान दर्रे के अराजक क्षेत्र में टोल स्टेशन स्थापित किए थे। वह लिंगविहीन संगठन जिसका अपना पीच ब्लॉसम पैराडाइज था तथा जिसे मैंने अपनी अजय तलवार से घायल किया था, चेन यूरो ने ली फैन पर थोड़ा प्रभाव छोड़ा। ह्यूम यू के अनुसार केवल शुरुआत से ही बड़ी संख्या में अभ्यासियों को इकट्ठा करके और एक साथ असंख्य आत्मा तकनीक का अभ्यास करके ही शुरुआत करना संभव है। जीवशान प्रांत की अराजक भूमि में लोगों के इतने बड़े समूह को इकट्ठा करने में सक्षम होने के कारण इस असंख्य आत्मा संप्रदाय का नेता भी असाधारण है। ताजा रक्त के संचार से पंचतत्व गुफा के भीतर बढ़ते तनावपूर्ण माहौल में थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। जैसे जैसे समलन राक्षसों के प्रकट होने की आवृत्ति बढ़ती गई, प्रत्येक गुफा के भीतर संघर्ष कर रहे साधक अंततः और अधिक नहीं टिक सके। जब पहली बार हताहतों की संख्या सामने आई तो कुछ फॉर्मेशन मास्टरों ने सीधे तौर पर काम बंद करने का निर्णय लिया। बेशक उन्होंने इसकी खुलेआम घोषणा नहीं की। उन्होंने राक्षसों से निपटने की आड़ में गुप्त रूप से स्थिति का विरोध किया। इस संबंध में क्यूई भी थोड़ा असहाय थी। वह 2 बैठे पूर्वजों से सीधे तौर पर हत्या का सिलसिला शुरू करने के लिए नहीं कह सकती थी, है ना? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपविश्वों के सभी गठन स्वामी काफी प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के थे। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया तो उन पर बलपूर्वक दबाव डालने से उल्टा असर हो सकता है और पंचतत्व गुफा संरचनाओं का निर्माण कार्य सीधे तौर पर रुक सकता है। क्यूई के लिए यह एक दुर्लभ स्थिति थी और एक पल के लिए उसे कुछ असमंजस सा महसूस हुआ। वह सभी को खुश करने की पूरी कोशिश करते हुए केवल चीफ लू को ही स्थिति की सूचना दे सकी, किसी भी बदतर दंगे को होने से रोकने के लिए। जहां तक बाहर के तूफानों का सवाल है, हालांकि ली फैन को खुद इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन संरचना स्थापित करने में उनकी दक्षता अनिवार्य रूप से प्रभावित हुई। यान हैंग और अन्य 5 धीरे धीरे राक्षसों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, इसलिए उन्हें लड़ाई पर ध्यान देने के लिए कुछ मानसिक ऊर्जा भी आवंटित करनी पड़ी। महत्वपूर्ण क्षणों में ली फैन लड़ाई में भी भाग लेता था, बेशक केवल संरचनाओं के साथ सहायक क्षमता में। जैसे ही स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी, एक सफेद रोशनी पूरे पंचतत्व गुफा में फैल गई। अंततः अतिरिक्त बल आ पहुंचा। एक अत्यंत विशाल डस्ट क्रॉसिंग बोटिंग बोट गुफा के शून्य से बाहर फैली हुई थी। आकाश के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया है। साधक घनी काली बिंदुओं की तरह व्यवस्थित ढंग से विभिन्न उपलोकों की ओर उड़ते रहे, और ली फैन जो जलगुण उप दुनिया में रह रहा था को भी पहली बार पंचतत्व गुफा की समग्र स्थिति की झलक मिली। यह एक दूसरे से जुड़े हुए छल्लों जैसा प्रतीत होता था तथा साथ ही रंगों का मिश्रित पैलेट भी था, स्पष्ट और अलग, फिर भी एक दूसरे से अलग पहचानना कठिन। जैसे जैसे प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे मंद होता गया, धातु, अग्नि और पृथ्वी के उपलोकों के भ्रामक दृश्य भी धीरे धीरे गायब हो गए। इसी समय स्वर्गीय अभिलेख में सहयोगी संचालन सूची लगभग दोगुनी हो गई। जब ली फैन ने इसे देखा तो उन्हें कई परिचित नाम भी दिखाई दिए। वे युवा प्रशिक्षण मास्टर थे जिन्होंने यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट में ली फैन के साथ प्रशिक्षण लिया था और फिर ग्रैंड प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विभिन्न प्रांतों में लौट आए थे। ऐसा लगता है कि 10,000 अमर गठबंधन में अब सचमुच बहुत कम लोग हैं। यहां तक कि रिजर्व बलों को भी हटा लिया गया है। लगभग 2.5 साल पहले सबसे कुशल एरे मास्टर्स ने अपने अपने सोल लॉकिंग एरे का निर्माण पूरा कर लिया था। कुछ लोगों ने आराम करना चुना, जबकि अन्य भव्य प्रतियोगिता में अंक प्राप्त करने के लिए उन क्षेत्रों का समर्थन करने चले गए जहां व्यूह रचना अधूरी रह गई थी। हालांकि 5 तत्वों के महान अमर क्षेत्र जैसे गुप्त स्थानों के लिए इन युवा व्यूह स्वामियों के पास अभी भी प्रवेश करने की योग्यता नहीं थी। ली फैन भी यहां आने के सौभाग्य के लिए चीफ लू के रिश्ते और तियान लिंगझो के शून्य में अचानक बदलाव पर निर्भर था। किसने सोचा होगा कि 2 साल बाद जिस स्थान तक ली फैन ने कड़ी मेहनत से पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी, वो केवल एक साधारण आवेदन के माध्यम से सुलभ हो जाएगा। क्या यह साथी ताओवादी ली फैन नहीं है? आपसे मिलकर हमें सम्मान मिला। जियांग लियू नामक एक युवा व्यूह रचना मास्टर ने ली फैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। 2 साल पहले से साथी ताओवादी आपकी रैंकिंग में काफी उछाल आया है और आप लगातार शीर्ष 3 में स्थान बनाए हुए हैं, जिससे काफी हलचल मची हुई है और कई चर्चाएं हो रही हैं। यद्यपि हर कोई आपके कार्यों को जानता है, फिर भी यदि हम कड़ी मेहनत की बात करें तो कई साथी ताओवादी हैं जो आपसे कम समर्पित नहीं है। उस समय लोगों ने अनुमान लगाया कि आप किसी अत्यंत महत्वपूर्ण उपविश्व में संरचनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे होंगे, और यह सच निकला। जियांग लियू ने ली फैन को गहरी भावना से देखा, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या का कोई निशान नहीं था। दूसरी ओर एक अन्य व्यूह रचना गुरु गु युगुआंग अपनी ईर्ष्या को छिपा नहीं सके। साथी ताओवादी के पास ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर आने का अवसर पाने के लिए एक गहन पृष्ठभूमि होनी चाहिए। 5 तत्वों के महान अमर क्षेत्र के भीतर प्राप्त अंक बाहर की तुलना में 3 गुना अधिक है। ली फैन ने हल्की खांसी की, बेहद कमजोर होने का नाटक करते हुए हे साथी ताओवादी ने गलतफहमी जताई। मेरा यहाँ होना भी सिर्फ एक संयोग है जो सीनियर हुआंग फू सोंग की कृपा का फल है। और हाँ, मेरा अंत निकट है और मैं जल्द ही स्वर्ग लौट जाऊंगा। मुझे तथाकथित अंकों और रैंकिंग से क्या फायदा?
मैं चाहे कहीं भी रहूं, मेरे लिए अंतर नगण्य है, जब तक मैं सोल लॉकिंग एरे के निर्माण में लगा हुआ हूं। ये सुनकर जियांग लियू और गु युगुआंग दोनों ने अपनी चंचल अभिव्यक्तियां दूर कर दी और बेहद गंभीर हो गए। साथ ही दाववादी के कार्य वास्तव में सराहनीय है। यही कारण है कि हालांकि आप बाहर दूसरे स्थान पर हैं, फिर भी बहुत से लोग असंतुष्ट नहीं हैं। ली फैन को भी उम्मीद नहीं थी कि 5 तत्वों के महान अमर क्षेत्र के भीतर बिंदु गुणक इतना अधिक होगा। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में मेरी लगातार कड़ी मेहनत के कारण मैं अप्रत्याशित रूप से इस बड़ी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आने में सफल रही। पहले स्थान पर कौन है? ली फैन जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सका। और कौन हो सकता है? क्या ये गो ये झोंक नहीं है? गु युगुआंग कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, बड़ी अवमानना के साथ बोल रहा था। भाई गु, सावधान रहें। जियांग लियू ने गु युगुआंग की ओर देखा, फिर समझाया, जो वर्तमान में दृढ़ता से पहले स्थान पर है, वह वही है जो मूल रूप से अंतिम स्थान पर था। साथ ही ताओवादी गो ये झोंक। गो ये झोंक। ली फैन की नजरें हल्की सी झपकी, जानबूझकर पूछा, वह आखिरी स्थान से पहले स्थान पर कैसे पहुंच सकता है? और भाई गो के स्वर को देखते हुए जियांग लियू कुछ समझा पाता, उससे पहले ही गु युगुआंग ने बीच में ही टोक दिया, उसके पास और क्या है? क्या यह सिर्फ किस्मत नहीं है? कहा जाता है कि तियान लिंग्जो की लड़ाई के बाद उसने ही सबसे पहले सोल लॉकिंग एरे का विचार प्रस्तुत किया था। इसलिए प्रत्येक सोल लॉकिंग एरे के निर्माण पर उसे एक महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इस तरह उसे अंकों के रूप में अच्छा खासा इनाम मिल सकता है। और अब अधिकाधिक संरचनाओं के निर्माण के साथ स्वाभाविक रूप से कोई भी उनसे आगे नहीं निकल सकता। गु युगुआंग ने कुछ नाराजगी से कहा, दरअसल इसमें कुछ भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने इस प्रशिक्षण के जन्म में योगदान तो दिया ही था। सभी को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि वे अपने द्वारा अर्जित लाभों पर निर्भर रहते हैं, बिना किसी प्रयास के जीतते हैं और आगे कोई प्रयास करने से भी इनकार कर देते हैं। वे अपने साथी साधकों के प्रयासों को तुच्छ समझते हैं, हमारी कड़ी मेहनत के अर्थ को कुचलते हैं। गु युगुआंग को और भी ज्यादा उग्र होते देख जियांग लियू ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, दरअसल साथी ताओवादी गो अभी भी काबिल तारीफ है, एक स्वाभाविक प्रतिभा। कहा जाता है कि उन्होंने न सिर्फ सोल लॉकिंग एरे का विचार प्रस्तावित किया था, बल्कि खुद उसका प्रोटोटाइप भी डिजाइन और निर्माण किया था। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि पहले उनके पास कोई अंक नहीं थे, बस कुछ जरूरी कामों की वजह से देरी हुई थी। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। गु युगुआंग ने नाक भान सिकोड़ी, ऐसा क्या कहा जाता है? कौन मानता है इस पर? मैंने भी सुना है कि यह सब इसलिए है क्योंकि उसके पास एक अच्छा पिता है। जब साथी साधक उससे तर्क करने आए, तो न केवल उसने दोषी महसूस नहीं किया, बल्कि उसने तर्क भी दिया और साहसपूर्वक पूछा, क्या आप आश्वस्त नहीं है? सचमुच बेशर्मी है, जब मैं ऐसे इंसान के साथ पढ़ता था, उस जमाने को याद करके मुझे घिन आती है। जियांग लियू गु युगुआंग के प्रति नाराजगी से भरा हुआ था। वह खुद को कड़वाहट से मुस्कुराने और अपना सिर हिलाने से नहीं रोक सका। अब उसने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। गो ये झोंक। ली फैन ने यूनिवर्सल एकेडमी में इस व्यक्ति से हुई मुलाकात को याद किया। मैंने सचमुच उसे गलत समझा था। बाकी बातचीत के दौरान गो ये झोंक का फिर से उल्लेख नहीं किया गया। साथ में पढ़ाई के पिछले वर्षों को याद करते हुए ली फैन ने उनसे बाहरी दुनिया के उनके अनुभवों के बारे में पूछा। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद उन्हें लगा कि अब समय लगभग आ गया है। इसके बाद वे दोनों जल अमर क्षेत्र के भीतर व्यूह रचना के निर्माण में शामिल हो गए। जियांग लियू और गु युगुआंग की व्यूह रचना कौशल ली फैन से कमतर नहीं थी। उनकी सहायता से प्रगति में काफी तेजी आई। इसके अलावा उनके समर्थन के साथ गैरिसन हॉल से भी कई साधक मौजूद थे। वे सभी एक प्रकार का कांच की बोतल के आकार का जादुई खजाना रखते थे जो बोतल से दोहरी तत्व कांच प्रकाश जारी कर सकता था। इस रहस्यमयी प्रकाश में शुद्धिकरण का कार्य था, जो पंचतत्व महान अमर क्षेत्र के भीतर संलग्न राक्षसों के विरुद्ध अद्भुत कार्य करता था। किसी बाहरी खतरे के अभाव में तियान जुवान सोल लॉकिंग एरे की समग्र निर्माण प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हालांकि 4 महीने बाद प्रगति 99% तक पहुंच गई। इसी समय पंचतत्वों के एक में विलीन होने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर पहुंचने वाली थी। आकाश में विशाल उल्टे वृक्ष की अनगिनत शाखाएं नीले पानी में गहराई तक धसी हुई थीं। अजीब बात यह है कि जब लकड़ी और जल तत्वों ने शुरू में थोड़ा सा संपर्क किया, तो लगातार अजीब राक्षस घटनाएं घटित होने लगी। अब जबकि लकड़ी और पानी के गुणों का वास्तविक सम्मेलन हो रहा था, वे विचित्र प्राणी कभी प्रकट नहीं हुए। लेकिन जैसे ही ली फैन ने नीले पानी से रंगी हरी शाखाओं को देखा, तो अधूरी आकृतियां उसकी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गईं। साथ ही ताओवादी ली फैन, अब वापस जाने का समय आ गया है। जियांग लियू ने ली फैन की ओर देखा, जो विचारों में खोया हुआ लग रहा था, और उसे याद दिलाया। ली फैन ने थोड़ा सिर हिलाया, स्काई एस्केप शटल को खोला और आकाश में पुनः प्रकट हो रही विशाल डस्ट क्रॉसिंग बोट की ओर बढ़ गया। अब उनके काम की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही अनगिनत साधक डस्ट क्रॉसिंग बोट की ओर लौटे, काले रंग की आकृतियां भीड़ के विरुद्ध उड़ती हुई पहले से निर्मित विभिन्न व्यूह नोड्स की ओर बढ़ रही थीं। वे आत्मा लॉकिंग एरे की महत्वपूर्ण संरचनाओं की रक्षा के लिए अनंत दंडसार स्वर्ण का उपयोग करेंगे। जब सब कुछ तैयार हो गया और तियान जुवान दर्पण अपनी जगह पर स्थापित हो गया, तो 5 तत्वों के महान अमर क्षेत्र को कवर करने वाली आत्मा लॉकिंग सरणी को पूरी तरह से निर्मित माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब कोई खामी नहीं होगी। ली फैन ने डस्ट क्रॉसिंग बोट पर वापस लौटते हुए मन ही मन सोचा। गुरुजी, आपके विचार से पंच तत्वों के एक हो जाने के बाद यह उपलोक क्या बन जाएगा? एक छोटे बच्चे की जिज्ञासु आवाज उनके कानों में पड़ी। मास्टर, ये शब्द सुनकर ली फैन थोड़ा घबरा गया। वर्तमान साधना जगत में आत्म साधना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी कौन शिक्षाएं देने और शंकाओं का समाधान करने की चिंता करेगा? जब से उन्होंने साधना के मार्ग पर कदम रखा, इन वर्षों में उन्होंने कभी भी वास्तविक गुरु शिष्य संबंध नहीं देखा था। उत्सुकतावश ली फैन ने आवाज की दिशा की ओर देखा। उन्होंने एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे को विशाल धूल पार करने वाली नाव के किनारे पर खड़े देखा। दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने थे और साधकों के समान आभा उत्सर्जित कर रहे थे। दोनों ने हरे रंग के वस्त्र पहने थे। बूढ़े के बाल सफेद थे, लेकिन चेहरा जवान था, रंग गुलाबी था। दूसरी ओर बच्चा बूढ़ा लग रहा था और उसका व्यवहार ऐसा था मानो उसने दुनिया देख ली हो। ली फैन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जो कोमल आवाज उसने सुनी थी, वह वास्तव में सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के मुंह से आई थी। वह हैरान होकर अपने बगल में बैठे उस बच्चे की ओर देखने लगा जिसने ये सवाल पूछा था। बच्चा लगभग 5 या 6 साल का लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्द बच्चों की भाषा से कहीं परे थे। सब कुछ शून्य से शुरू होता है और शून्य में लौट जाता है। 5 तत्व एक में लौट जाते हैं, केवल अपनी मूल स्थिति में लौट जाते हैं। हरे वस्त्र पहने बच्चे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। एक पल सोचने के बाद बूढ़े व्यक्ति को अचानक जवाब समझ आया और वह उत्साहित होकर बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया। आपका मतलब है कि बहुत जल्द ये जगह फिर से अराजकता और खालीपन की स्थिति में पहुंच जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले देखा था। क्या मैं सही हूं? बच्चा हंसा और बूढ़े की तरफ दयालुता से देखने लगा। आप सही कह रहे हैं। अगर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के इसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया जाए तो यही होगा। लेकिन अगर किसी दिन बाहरी लोग घुसपैठ करके इस वर्ग की कुछ चीजें ले जाए तो कहना मुश्किल होगा। बच्चे ने नीचे पंचतत्वों वाले उपलोक को विलाप के भाव से देखा। यह सुनकर ली फैन थोड़ा हैरान हो गया और उसने अपनी आंखें सिकोड़कर अपने सामने खड़े गुरु शिष्य की जोड़ी को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़े आदमी और बच्चे ने ली फैन की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मालिक की बातों पर विचार कर रहा हो। एक क्षण बाद उन्हें अचानक ज्ञान हुआ, ये स्वर्ग जहां 5 तत्व निर्बाध, दोषरहित और परिपूर्ण रूप से प्रवाहित और मिश्रित होते हैं, ये या तो 5 भागों में विभाजित हो सकता है या फिर एक में विलीन हो सकता है। लेकिन अगर बाहरी लोग प्रत्येक तत्व का एक अंश ले लें तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। और तब इस बिंदु पर बूढ़ा आदमी अटक गया, आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया।
हरे वस्त्र पहने बच्चा मंद मंद मुस्कुराया और बोला, वास्तव में यदि यह केवल छोटे पैमाने पर और दीर्घकालिक निष्कर्षण है तो पंचतत्व उपविश्व अपने स्वयं के गुण परिसंचरण और आत्मनियमन पर निर्भर करता है, जिससे पंचतत्वों में असंतुलन नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ तात्विक स्वर्गों से संसाधनों की अल्पकालिक बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, स्वर्गों का समायोजन तंत्र उत्पादन के साथ तालमेल नहीं रख सका, जिससे इस स्वर्ग के भीतर 5 तत्वों में पूर्ण असंतुलन पैदा हो गया। गुरुजी, पूर्ण असंतुलन के बाद क्या होगा? हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। हरे वस्त्र पहने बालक ने अब अपनी मुस्कान रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी वह पंचतत्व संप्रदाय याद है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था? वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया। शिष्य को याद है, पंचतत्व संप्रदाय महान ताओ संप्रदाय का एक सहायक संप्रदाय है। कुछ साल पहले जब उनके संप्रदाय के नेता हमारे धूलपार संप्रदाय में श्रद्धांजलि देने आए थे तो मैंने उन्हें देखा था। इस समय ली फैन, जो गुरु और शिष्य के बीच बातचीत सुन रहा था, बहुत हैरान हुआ। अंततः उन्होंने पुष्टि की कि उनके सामने जो 2 लोग थे वे इस डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड पर वास्तविक प्राणी नहीं थे। वे मृग तृष्णा के समान थे, रेगिस्तान में भ्रम के समान। गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप महाप्रलय से पहले प्राचीन साधना जगत में घटित होता प्रतीत होता है, जब संप्रदाय अभी भी अस्तित्व में थे। ली फैन ने चारों ओर देखा और पाया कि डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड पर हलचल भरी गतिविधि थी, लेकिन किसी कारण से उसके अलावा कोई और इस भ्रमपूर्ण दृश्य को नहीं देख पा रहा था। बिना कोई आवाज किए ली फैन प्राचीन धूलपार संप्रदाय के गुरु और शिष्य के बीच बातचीत का अवलोकन करता रहा। हरे वस्त्रधारी बालक ने आगे कहा, उस समय पंचतत्व संप्रदाय वास्तव में काफी शक्तिशाली था। हमारे 10 अमर संप्रदायों के अलावा वे जुबान हुआंग क्षेत्र के शीर्ष साधना संप्रदायों में से एक थे। इस संप्रदाय के भीतर एक गुप्त क्षेत्र है जिसे पंचतत्व स्वर्ग कहा जाता है। ये लगभग एक अलग ही दुनिया है, संसाधनों से भरपूर। यहाँ के विशाल पंचतत्व उपविश्व की तुलना में ये कहीं बेहतर है। इस गुप्त क्षेत्र पर भरोसा करते हुए यदि पंचतत्व संप्रदाय धीरे धीरे विकसित हुआ होता और हजारों साल बीत गए होते तो वे दुनिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक बन सकते थे। दुर्भाग्यवश पंचतत्व संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय नेता लैन जियांगफेंग की दृष्टि संकीर्ण थी। इस बिंदु पर हरे वस्त्र पहने बच्चे ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। हरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं, बोलने का साहस नहीं जुटा पाया और चुपचाप आगे की बात का इंतजार करने लगा। एक क्षण के बाद हरे वस्त्र पहने बालक ने फिर कहा, उस समय ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को पौराणिक सीमा तोड़ दिव्य हथियार बनाने के लिए ताइवान सार सोने की भारी मात्रा की आवश्यकता थी। ये ताइवान एसेंस गोल्ड बेहद दुर्लभ है, आमतौर पर धातु क्षिराओं में बेतरतीब ढंग से पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं जो आपको आसानी से मिल जाए। हेवन स्वॉर्ड सैक ने बाजार में लगभग हर संभव स्रोत खोज लिया है, लेकिन वे अभी भी अपनी जरूरत से बहुत दूर है। कहा जाता है कि पंचतत्व संप्रदाय के पंचतत्व स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में एक विशाल भंडार हो सकता है। इसलिए स्वर्ग तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख स्वयं जाकर विनती करने लगे। वह कुख्यात बूढ़ा आदमी बहुत घमंडी था, फिर भी उसने पंचतत्व संप्रदाय को प्रणाम किया। पूर्व संप्रदाय नेता लैन जियांगफेंग अचानक बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसे अपना रास्ता नहीं मिल रहा। इसके अलावा स्वर्ग तलवार संप्रदाय ने 5 तत्व संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को राजी करने के लिए हास्यास्पद रूप से उच्च मूल्य की पेशकश की। तो पंचतत्व संप्रदाय ने गुप्त क्षेत्र में ताइवान सार स्वर्ण की व्यापक खुदाई शुरू कर दी। केवल इस कार्य के कारण ही वह त्रासदी नहीं हुई जो बाद में हुई। लेकिन दुर्भाग्य से वे किसी के बहकावे में आ गए और कहा कि चूंकि खुदाई के दौरान विभिन्न धातु अयस्क निकले हैं, इसलिए उन्हें बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें बेच दिया जाना चाहिए। अन्य संप्रदायों ने भी पंचतत्व संप्रदाय में धातु अयस्कों की प्रचुरता के बारे में सुना और उन्हें खरीदने आए। लालच से अंधे होकर पंचतत्व संप्रदाय द्वारा धातु शिराओं का उत्खनन तेजी से उन्मत्त होता गया। अपने पास कम कर्मचारी होने के कारण उन्होंने घुमंतु किसानों को भी काम पर रख लिया। अंततः एक दिन धातु तत्वों की भारी हानि के कारण 5 तत्वों वाले स्वर्ग में असंतुलन पैदा हो गया। अपरिवर्तनीय रूप से यह विनाश की स्थिति में विकसित हुआ, जो अनिवार्य रूप से 5 तत्वों की एकता की ओर बढ़ रहा था। और फिर जब लुप्त धातु तत्व 5 तत्वों की एकता को संतुष्ट नहीं कर सके तो शेष लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी तत्व अराजक रूप से अंतहीन रूप से टकराने लगे। अंतिम परिणाम एक विशाल विस्फोट था जिसने 5 तत्वों वाले स्वर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरे पंचतत्व संप्रदाय को ऐसी क्षति हुई जिसे विनाशकारी ही कहा जा सकता है। उनकी मूल शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी और वे उस आघात से कभी उबर नहीं पाए। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, हरे वस्त्र पहने बच्चा लगातार आहें भरता रहा। यह सुनकर ली फैन को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या प्राचीन पंचतत्व स्वर्ग की दुर्दशा वर्तमान पंचतत्व उपजगत की दुर्दशा के समान नहीं थी? उस स्थिति में पंचतत्वों की एकता के बाद क्या यहाँ भी कोई विनाशकारी विस्फोट नहीं होगा? मन ही मन कोसते हुए ली फैन ने प्राचीन धूलपार संप्रदाय के गुरु और शिष्य की ओर देखा तो पाया कि उनकी आकृतियां अधिक धुंधली होती जा रही थीं। उनके खुले मुंह से निकले शब्द स्पष्ट हो गए, टीएल। हालांकि ली फैन को यह नहीं पता था कि जब 5 तत्व एक में विलीन हो जाते हैं तो उस समय प्राचीन भ्रम क्यों होंगे, और केवल वही इसे देख सकता था। लेकिन ली फैन का मानना था कि गुरु और शिष्य के बीच बातचीत निराधार नहीं थी। क्या इस महान पंचतत्व उपविश्व में पंचतत्वों का अचानक अभिसरण 10,000 अमर गठबंधन द्वारा किसी विशेष गुण उपविश्व के संसाधनों का दोहन करने के कारण हो सकता है? ली फैन के विचार तुरंत बदल गए और कुछ क्षण चिंतन करने के बाद उसने निष्क्रिय न बैठने का निर्णय लिया। यदि कोई बड़ा विस्फोट हुआ भी तो डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड पर सुरक्षित रहना संभव नहीं होगा। ली फैन ने जल्दी से 100 मामलों के रिकॉर्ड का उपयोग करके क्यूईबुई से संपर्क किया और उसे उस अजीब दृश्य के बारे में बताया जो उसने अभी देखा था। आश्चर्य की बात यह थी कि समाचार प्राप्त करने के बाद क्यूईबुई में घबराहट का कोई लक्षण नहीं दिखा। अरे ये तो टाइम मिराज निकला यार, तू तो खुशकिस्मत है। मुझे याद है कि आपके पास केवल गोल्डन कोर साधना है ना? आप इसे भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि मित्र की आत्मा बहुत मजबूत है, जो सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। कुछ स्पष्टीकरण के बाद ली फैन को अंततः समझ में आ गया कि यह तथाकथित टाइम मिराज क्या था। ठीक उसी तरह जैसे तियानिन प्रांत में मट्टे पालौकिकता दीवार ने एक बार श्रीबाई के नश्वर पालौकिकता के दृश्य को एक कदम में ऊपर चढ़ने के दृश्य को दर्ज किया था। जब कुछ निश्चित शर्तें पूरी होती हैं तो दुनिया में दर्ज घटनाएं घटित होंगी और फिर विशिष्ट समय पर बार-बार दिखाई देंगी। और जब 5 तत्व एक में विलीन हो जाते हैं, अस्तित्व से शून्यता की ओर बढ़ते हैं, तो समय मृग तृष्णा की घटना को ट्रिगर करना बहुत आसान होता है। कई साल पहले जब 5 तत्व महान 5 तत्व उपविश्व में एक में विलीन हो गए तो धूलपार संप्रदाय के गुरु और शिष्य की एक जोड़ी वहां से गुजरी। गुरु ने शिष्य को समझाया। यह दृश्य संयोगवश टाइम मिराज द्वारा रिकॉर्ड किया गया। अब अनगिनत चक्रों के बाद 5 तत्वों का अभिसरण एक बार फिर हुआ। गुरु द्वारा शिष्य को ज्ञान देने का दृश्य पुनः प्रकट हुआ और इसे ली फैन ने महसूस किया, जिसके पास जुबान हुआंग हृदय शोधन मंत्र का अभ्यास करने के कारण एक मजबूत आत्मा थी। यद्यपि क्यूईबुई के स्पष्टीकरण ने ली फैन को भ्रम की उत्पत्ति के बारे में शांत कर दिया, इससे उसका मन पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। ली फैन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, वरिष्ठ क्यूई, क्या इस मृग तृष्णा में वर्णित विस्फोट वास्तव में होगा? क्या हमें कुछ रक्षात्मक उपाय नहीं करने चाहिए? क्यूईबुई मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, ये तो बस एक छोटी सी बात है। जब हमें पंचतत्वों के एक में विलीन होने के संकेतों के बारे में पता चला तो हमने कई संभावनाओं की भविष्यवाणी की थी। इस विस्फोट सहित यह सब हमारी योजना में ही है। दोस्त चुपचाप देखो। इसके अलावा तियानक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन अब लगभग पूरा हो चुका है। रक्षात्मक उपाय करने के लिए अनावश्यक क्रियाएं जोड़ने की क्या जरूरत है? क्यूईबुई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उसके शब्दों ने ली फैन को गहरी सोच में डुबो दिया। क्या तियानक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन 5 तत्वों के विलय के कारण होने वाले असंतुलन को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त है? ली फैन के मन में संदेह की एक झलक उभरी।
जैसा कि झांग जिलियांग ने शुरुआत में कहा था, स्पिरिट लॉकिंग फॉर्मेशन के निर्माता होने के बावजूद ली फैन और अन्य लोग तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन की असली शक्ति को शायद नहीं समझ पाए। शायद वर्तमान जुबानहुआंग क्षेत्र में केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि पूरी तरह से सक्रिय स्पिरिट लॉकिंग फॉर्मेशन किस प्रकार की शक्ति को मुक्त करेगा। यह देखना उचित है कि हमारी कृतियों में किस प्रकार की अलौकिक शक्तियां होंगी जिन पर हमने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। ली फैन को अभी भी इस बात पर संदेह था कि क्या एक निगरानी संरचना उस विस्फोट का सामना कर पाएगी जो सब कुछ फिर से अराजकता में ला देगा। लेकिन चूंकि क्यूबी ने ऐसा कहा था, इसका मतलब था कि वह इसे बर्बाद नहीं होने देगी। संरचना की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए अनंत अराजकता स्वर्ण के अस्तित्व ने यह भी संकेत दिया कि 10,000 अमर गठबंधन ने वास्तव में तैयारी की थी। इसलिए ली फैन धूल पार करने वाली नाव के किनारे खड़ा था, चुपचाप नीचे देख रहा था, 5 तत्वों के अभिसरण की प्रतीक्षा कर रहा था। महान पंचतत्व उपविश्व रंगों के मिश्रण की तरह अधिक अराजक होता गया। विशाल गर्जना और टकराव अंतरिक्षीय बाधाओं की परतों को भी भेदते हुए डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड तक पहुंच गए। उल्टे विशाल वृक्ष की शाखाएं बेतहाशा बढ़ गईं और नीले समुद्र को ढकने लगी। भयंकर लपटों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, जिससे रात के बीच हरी लकड़ी उगाई। 5 तत्व गुफा के अंतिम छोर पर वास्तविक दुनिया से बिल्कुल विपरीत विचित्र दृश्य सामने आते रहे। समय बीतने के साथ 5 तत्वों के गुण वाले उपविश्वों का सम्मिलन और भी सघन हो गया। जड़ों से ढके समुद्री क्षेत्र में चट्टानें ऊंची, मुड़ी हुई और पिघलकर झुलसी हुई धरती में बदल गईं। जल्द ही बंजर भूमि से आग की लपटें उठने लगी और लकड़ी और पानी आपस में गुंथ गए। धीरे धीरे जैसे जैसे पंचतत्वों के विलय की प्रक्रिया तीव्र होती गई, ये विचित्र दृश्य अब अस्तित्व में नहीं रहे। नीचे बस रंग बिरंगी आध्यात्मिक ऊर्जाएं आपस में मिल रही थीं। नीचे की गुफा को एक अविश्वसनीय अमूर्त पेंटिंग में रंगना। ली फैन ने ध्यान केंद्रित करते हुए मरती हुई गुफा को गौर से देखा। विभिन्न रंग धीरे धीरे फीके होते गए। अदृश्य अंधकार ने एक भयंकर पशु की तरह शेष रंगों को निगल लिया। ये और तेज होता गया। हालांकि पंचतत्व उपविश्व का क्षेत्र पूरी तरह से शून्य में बदल जाने के बाद भी वहां अभी भी कई अवर्णनीय रंग थे जो अभी भी बने हुए थे। अतः ये समग्र धूसर अस्तित्व तेजी से बढ़ने लगे, मानो एक निरंतर मंथन करने वाला विशाल भंवर आसपास के कालेपन को सोख रहा हो। नीचे का क्षेत्र अब तेजी से फैलती रंगाई ट्रे जैसा लग रहा था। जैसे ही ली फैन ने इसे देखा, उसे अचानक चक्कर आने लगा और वह भ्रमित हो गया। हालांकि उसने खुद को दूर न देखने के लिए मजबूर किया। उनके हृदय में एक स्पष्ट भावना थी कि पंचतत्वों के विस्फोट के इस असंतुलन को देखना उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इस समय नीचे शून्य में असामान्यता ने अन्य साधकों का ध्यान भी आकर्षित किया। जब वे देखने के लिए एकत्र हुए तो उनके चेहरे पर चिंता का कोई भाव नहीं था। जाहिर है, उन्हें 10,000 अमर गठबंधन पर बहुत भरोसा था। रंगीन रंगाई की ट्रे तेजी से घूमती रही और अंततः एक निश्चित समय पर अपनी सीमा तक पहुंच गई। नीचे से अचानक एक अत्यंत खतरनाक आभा फूट पड़ी। ली फैन ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे ले लिया। सृष्टि के प्रकाश की तरह इसने अंधकार में शून्य को प्रकाशित कर दिया। इस प्रकार एक चरम श्वेतता का जन्म हुआ, जिसमें चारों ओर की हर चीज को नष्ट करने की शक्ति थी। बस इसी क्षण शून्य के बाहर अचानक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी। फिर ली फैन और अन्य लोगों द्वारा निर्मित तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन के नोड्स के साथ इसका तेजी से विस्तार हुआ। इसकी गति विस्फोट से उत्पन्न श्वेत प्रकाश से कई गुना अधिक थी। क्षण भर में अनगिनत हरे धागों ने एक विशाल नेटवर्क बना लिया, जिसने विस्फोट क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। फिर इससे पहले कि किसान प्रतिक्रिया कर पाते, अनगिनत हरे धागे मुख्य नेटवर्क से स्वायत्त रूप से बाहर निकल आए। अंतहीन, निरंतर, पलक झपकते ही चमकदार सफेद रोशनी गायब हो गई। इसके स्थान पर किसानों की आंखों के सामने हरे प्रकाश से घिरा एक विशाल कोकून प्रकट हुआ। हल्की सी हलचल के साथ कोकून अचानक थोड़ा सिकुड़ गया और तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन के मुख्य नेटवर्क पर हरा रंग और भी उज्जवल हो गया। धड़कते हुए हृदय की तरह निरंतर ऊर्जा संचारित करता हुआ दर्शकों की स्तब्ध निगाहों के बीच हरा कोकून छोटा होता गया, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। और तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन, जिसने आसानी से 5 तत्वों के असंतुलन विस्फोट को हल कर दिया, अंधेरे शून्य में अपनी हरी चमक के साथ खिल रहा था। क्या यह तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति है? ली फैन भी कुछ हद तक अचंभित था। वह बहुत आश्वस्त था, यहां तक कि प्राचीन साधना जगत में भी, जहां शक्तिशाली व्यक्ति प्रचुर मात्रा में थे, ऐसे भयानक विस्फोट को इतनी आसानी से हल करना असंभव होगा। लेकिन अब तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन के साथ 10,000 अमर गठबंधन ने इसे आसानी से पूरा कर लिया था। अचानक ली फैन के दिल में ठंडक दौड़ गई। यदि रक्षा पहले से ही इतनी मजबूत थी, तो क्या तियानेक्सुआन लॉकिंग स्पिरिट फॉर्मेशन में आक्रामक क्षमताएं भी हो सकती हैं? संकट बिना किसी निशान के गायब हो गया। शांति के बाद विशाल डस्ट क्रॉसिंग शिप पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। निर्माण के उस्ताद और कई सहयोगी निर्माता जिस सृजन पर उन्होंने वर्षों तक मेहनत की थी, उसकी जबरदस्त शक्ति को देखकर अपना उत्साह नहीं छिपा सके। ली फैन भी तालियां बजाने लगे, उनका चेहरा संतोष से भरा हुआ था। हालांकि उसके मन में एक विचार आया, जिसे वह दबा नहीं सका। 10,000 अमर गठबंधन ने सावधानीपूर्वक विस्मयकारी तियानेक्सुआन आत्मा लॉकिंग सरणी का निर्माण किया था। टीएल नोट: मैं सोल लॉकिंग और स्पिरिट लॉकिंग का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहा हूं। वे एक ही बात है। लेकिन इसके पूरा होने के बाद क्या 10,000 अमर गठबंधन वास्तव में ली फैन और अन्य संरचना बिल्डरों को जीवित रहने देगा? ऐसा नहीं था कि ली फैन को बहुत ज्यादा शक था। युद्ध शांति लाते हैं, लेकिन जनरल इसे कभी नहीं देख पाते। यह कथन इतिहास में कोई असाधारण बात नहीं है। जब नश्वर सम्राट कब्रें बनवाते थे, तो वे रिसाव को रोकने के लिए उसमें शामिल सभी कारीगरों को मार देते थे। ली फैन को 10,000 अमर गठबंधन पर बहुत कम भरोसा था। यदि वे केवल भव्य संरचना की निगरानी कर रहे थे, तो शायद उनके जैसे संरचना स्वामियों के लिए अभी भी जीवित रहने की आशा की एक किरण थी। लेकिन अब तियानेक्सुआन सोल लॉकिंग एरे ऐसी शक्ति दिखा रहा है। यह कल्पना करना कठिन था कि यह संरचना छाया में कितनी छिपी हुई होगी। सोल लॉकिंग एरे की वास्तविक शक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी, फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए संभावनाएं उतनी ही अधिक धूमिल होंगी। शायद 10,000 अमर गठबंधन द्वारा मेरी दीर्घायु की इच्छा पूरी करने में हुई देरी इसी से संबंधित है। चूंकि हम सभी को अंततः मरना ही है, तो फिर इतने अतिरिक्त प्रयास करने की क्या जरूरत है? ली फैन ने सोचा, अंदर से ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह भविष्य की रणनीतियों पर विचार कर रहा था, भीड़ के उद्गारों ने उसका ध्यान नीचे के शून्य की ओर आकर्षित कर दिया। महान विस्फोट के बाद तियानेक्सुआन सोल लॉकिंग एरे के नीले विशाल वेब के अलावा 5 तत्वों के उपविश्व का स्थान अब खाली था। हालांकि इस समय सोल लॉकिंग एरे के विभिन्न नोड से ऊर्जा की दृश्यमान लहरें बाहर निकल रही थीं। क्या ये 5 तत्वों की ऊर्जा है? सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ली फैन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। शून्य को कैनवास के रूप में उपयोग करना तथा विभिन्न गुण ऊर्जाओं को पहले रंगद्रव्य के रूप में अवशोषित करना। तियानेक्सुआन सोल लॉकिंग एरे ने एक परिष्कृत मशीन की तरह थोड़ा थोड़ा करके नष्ट हो चुके महान 5 तत्व उपविश्व का पुनर्निर्माण किया। यह प्रक्रिया, जो विश्व की उत्पत्ति के समान है, 10,000 अमर गठबंधन की आंखों के सामने निर्भीक रूप से सामने आई। नीला पानी उमड़ पड़ा, ऊंचे पेड़ तेजी से बढ़ने लगे और आग की लपटें उठने लगी। पूर्व महान 5 तत्व उपविश्व के दृश्यों को ली फैन की समझ से कहीं अधिक
चूंकि हम सभी को अंततः मरना ही है, तो फिर इतने अतिरिक्त प्रयास करने की क्या जरूरत है? ली फैन ने सोचा, अंदर से ठंड बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वह भविष्य की रणनीतियों पर विचार कर रहा था, भीड़ के उद्गारों ने उसका ध्यान नीचे के शून्य की ओर आकर्षित कर दिया। महान विस्फोट के बाद तियानेक्स वन सोल लॉकिंग एरे के नीले विशाल वेब के अलावा 5 तत्वों के उपविश्व का स्थान अब खाली था। हालांकि इस समय सोल लॉकिंग एरे के विभिन्न नोड से ऊर्जा की दृश्यमान लहरें बाहर निकल रही थीं। क्या ये 5 तत्वों की ऊर्जा है? सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ली फैन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। शून्य को कैनवास के रूप में उपयोग करना तथा विभिन्न गुण ऊर्जाओं को पहले रंगद्रव्य के रूप में अवशोषित करना। तियानेक्स वन सोल लॉकिंग एरे ने एक परिष्कृत मशीन की तरह थोड़ा-थोड़ा करके नष्ट हो चुके महान 5 तत्व उपविश्व का पुनर्निर्माण किया। यह प्रक्रिया, जो विश्व की उत्पत्ति के समान है, 10,000 अमर गठबंधन की आंखों के सामने निर्भीक रूप से सामने आई। नीला पानी उमड़ पड़ा, ऊंचे पेड़ तेजी से बढ़ने लगे और आग की लपटें उठने लगीं। पूर्व महान 5 तत्व उपविश्व के दृश्यों को ली फैन की समझ से कहीं अधिक तेजी से पुनः प्रस्तुत किया गया। इस शानदार दृश्य ने धूल पार करने वाली नाव पर सवार सभी साधकों के मन को मोह लिया। थोड़ी सी भी आवाज करने की हिम्मत न होने के कारण उन्हें तियानेक्स वन आत्मा लॉकिंग व्यूह की भव्य रचना में बाधा उत्पन्न होने का डर था। समय धीरे-धीरे बीतता गया। एक अज्ञात अवधि के बाद दुनिया में एक पूरी तरह से नया 5 तत्व उपविश्व प्रकट हुआ। तियानेक्स वन दर्पण द्वारा इसे पुनः संशोधित किया गया था और यद्यपि इसका पैमाना पहले की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था, फिर भी इसने 5 तत्वों के मूल संतुलन को बहाल कर दिया था। इस उत्कृष्ट कृति को पूरा करने के बाद तियानेक्स वन सोल लॉकिंग एरे पर्दे के कॉल के बाद अभिनेताओं की तरह धीरे-धीरे सभी के दृष्टिकोण से गायब हो गया। 10,000 अमर गठबंधन साधकों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए, जो मौन और विस्मय के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे तरीके। ली फैन ने गहरी सांस ली, अपने दिल में सदमे और उत्तेजना को दबाते हुए जल्दी से तर्कसंगतता के साथ विश्लेषण किया। सच्ची रचना से अलग ये शून्य से कुछ बनाना नहीं है, बल्कि पदार्थ का पुनर्संयोजन है। इसके अलावा इस नवजात महान उपविश्व में भी जीवित प्राणियों की उपस्थिति का अभाव प्रतीत होता है। यह केवल पुनर्गठित आध्यात्मिक ऊर्जा का एक क्षेत्र है। फिर भी तियानेक्स वन आत्मा लॉकिंग सरणी द्वारा प्रदर्शित शक्ति अत्यंत भयानक है। ऐसा लगता है कि इसमें 5 तत्वों की एकता का विश्लेषण किया गया है और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ा गया है। जीवित प्राणियों की उपस्थिति के बिना एक खाली महान उपविश्व, गुणों का एक अकथनीय असंतुलन, तैयार शाश्वत अराजकता स्वर्ण द्वारा 5 तत्वों की एकता से पहले गठन निर्माण को पूरा करने के लिए दिया गया आदेश। शायद इस ग्रैंड गुफा में विस्फोट का जानबूझकर कारण तियानेक्स वन मिरर द्वारा 5 तत्व परिवर्तन का विश्लेषण पूरा करना था। मानो ली फैन की अटकलों की पुष्टि करते हुए नए महान 5 तत्व उपविश्व के पूरा होने के बाद कई काले कपड़े पहने साधक धूल पार करने वाले जहाज से उड़ गए। वे प्रत्येक अलग-अलग ग्रैंड उपविश्वों की ओर उड़े और मूल रूप से स्थानांतरित किए गए 5 तत्वों वाले जीवों को व्यवस्थित किया। शीघ्र ही इस नवजात ग्रैंड सबवर्ल्ड ने धीरे-धीरे अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली। इस समय 100 मामलों के अभिलेखों के माध्यम से क्यूबी का एक नोटिस आया। 5 तत्वों के उपविश्व की आत्मा लॉकिंग सरणी को सुचारू रूप से पूरा किया गया और धूल पार करने वाला जहाज 3 दिवसीय उत्सव के लिए तियानचन प्रांत में वापस आ जाएगा। न केवल सभी के लिए मुफ्त में चखने के लिए कई दुर्लभ आध्यात्मिक खाद्य पदार्थ और चाय तैयार की गई थी, बल्कि ब्रेक के समय 5 तत्वों के उपविश्व के भीतर संरचनाओं का निर्माण अभी भी एकीकृत और निश्चित गति से समग्र स्कोप की ओर गिना जाएगा। इस समाचार से आत्मा अवरोधन व्यूह द्वारा लाए गए आघात से जागे साधक उत्साहित हो गए। चूंकि सोल लॉकिंग एरे का निर्माण अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल कोई आसन खतरा नहीं होना चाहिए। चर्चा कर रहे उत्साहित साधकों की भीड़ को देखकर ली फैन ने एक पल के लिए सोचा, यह महसूस करते हुए कि अभी फांसी का सामना करने का समय नहीं होना चाहिए। विचार करते समय ली फैन को अचानक अपने भंडारण रिंग के अंदर एक वस्तु से कुछ हलचल महसूस हुई। बिना कोई संकेत दिखाए वह चुपचाप डस्ट क्रॉसिंग शिप में घुस गया और एक मानव रहित केबिन ढूंढकर उस वस्तु को वापस ले आया। यह अस्थि पाइनियर क्षेत्र श्वेत अस्थि के बाएं हाथ को नियंत्रित करने की कुंजी थी। उसमें से एक हल्की सी लहर निकली। ली फैन को इसका थोड़ा सा एहसास हुआ, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक अनुपस्थित सी हो गई। साथ ही दावा दी, मैं कुछ समय से जेड स्लिप्स के माध्यम से आपसे संपर्क नहीं कर पाया हूं, इसलिए मैं आपको केवल इसी माध्यम से सूचित कर सकता हूं। 30 साल की लीज अवधि समाप्त हो गई है। क्या बोन पाइनियर को लीज का नवीनीकरण कराना होगा? यदि आवश्यक हो तो कृपया समाप्ति तिथि से पहले मुझसे संपर्क करें, अन्यथा पिछली कुंजी अप्रभावी हो जाएगी और आप व्हाइट बोन पाइनियर दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बोन पाइनियर दायरे में छोड़ी गई वस्तुएं और दृश्य अस्थायी रूप से आपके लिए 3 महीने तक संरक्षित रहेंगे। 3 महीने बाद मैं मंजूरी की प्रक्रिया शुरू करूंगा। ली फैन के दिमाग में एक जानी पहचानी सी आवाज गूंजी। यह अस्थि पाइनियर क्षेत्र का सच्चा स्वामी था, वह साधक जिसने बैंगनी मिस्ट समर आदरणीय होने का दावा किया था। 9वें वर्ष में ली फैन ने उसे 30 साल के लिए व्हाइट बोन वेंगार्ड क्षेत्र किराए पर ले लिया ताकि वह क्षेत्र छोड़ने वाले लोगों को धोखा दे सके। अब 38वें वर्ष के अंत के करीब पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी। पर्पल मिस्ट सिमोडल वेनरेबल ने एक पूछताछ संदेश भेजा। तियानचुआन सोल लॉकिंग एरे का निर्माण 29वें वर्ष में शुरू हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल इतनी जल्दी बीत जाएंगे। कुछ सोचने के बाद ली फैन ने तुरंत पर्पल मिस्ट सिमोडल वेनरेबल को जवाब नहीं दिया। जब धूल पार करने वाला जहाज तियानचन प्रांत में वापस लौटा और साधक 1000 सितारा अकादमी में दावत और उत्सव में व्यस्त थे, ली फैन अकेले शहर के भीतर दाव चर्चा टावर में आया। एकांत प्रांगण को किराए पर लेकर ली फैन ने सहजता से सुरक्षात्मक संरचना स्थापित की और व्हाइट बोन पाइनियर क्षेत्र में प्रवेश किया। 4 लघु औषधि राजा कड़ाही को पीछे छोड़ते हुए उसने 5 तत्वों की विनाश तलवार को सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी सभी व्यवस्थाएं नष्ट हो गईं। अपनी अनुमति का उपयोग करते हुए उन्होंने वेंगार्ड दायरे में एक छवि छोड़ दी। वास्तविक दुनिया में लौटकर ली फैन ने व्हाइट बोन के बाएं हाथ को नष्ट कर दिया, जिससे बोन पाइनियर क्षेत्र के साथ अंतिम संबंध पूरी तरह से टूट गया। क्लोन ने इस दुनिया में बोन पाइनियर दायरे की खरीद को संभाला। अब से चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इसका पता मुझ तक नहीं लगाना चाहिए। इतने साल बीत गए हैं, अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो कांगू रसातल में औषधि राजा सच्चा कड़ाही अब तक प्रकट हो जाना चाहिए था। मुझे आशा है कि सुशियाओमी और अन्य लोग इन 4 छोटे कड़ाहों को पकड़ सकेंगे ताकि मैं औषधि राजा कड़ाह के रहस्यों को जान सकूं। दाव चर्चा टावर शाखा छोड़ने से पहले ली फैन ने एक बार फिर तियानचुआन मिरर की जांच की। सबसे पहले उन्होंने ग्रैंड कॉम्पिटिशन गोल्ड लिस्ट की रैंकिंग की जांच की। वह अभी भी दृढ़ता से दूसरे स्थान पर कायम है। 5 तत्वों वाले उपविश्व में 2 वर्षों से अधिक समय तक पागलपन की हद तक अंक अर्जित करने के बाद उन्होंने तीसरे स्थान से काफी अंतर बना लिया था। यदि आगे कुछ खास नहीं हुआ तो संभावना है कि वह इस खिताब के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। जहां तक पहले स्थान की बात है तो गुओ येजोंग अपनी अदम्य और अनोखी अंक कटौती के कारण ली फैन से काफी आगे थे। फिलहाल उनसे आगे निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ली फैन ने गुओ येजोंग के नाम को ध्यान से देखा। विघटन डिस्क, शायद 10,000 अमर गठबंधन ने इसे भेजने का कभी इरादा ही नहीं किया था। ठंडी सांस लेते हुए ली फैन ने रैंकिंग बंद की और उन संदेशों की जांच की जो उन्हें पिछले कुछ वर्षों में मिले थे। विभिन्न गुप्त लोगों में होने के कारण संचार ताबीज बाहरी दुनिया के साथ संवाद नहीं कर सकते थे। अधिकांश संदेश तियानचुआन मिरर स्पेस को भेजे गए। अधिकतर वे केवल हे झेंगहाओ, जिंग जुबानदाओ और अन्य लोगों की ओर से अभिवादन थे, जिनमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। ली फैन ने उन पर विजय प्राप्त की। अंततः उन्होंने अपनी योग्यता का स्तर जांचा। व्युत्पत्ति 31। यह नंबर देखकर ली फैन अपने दिल में एक उछाल महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वास्तव में यह 10,000 अमर गठबंधन की 1000 साल की योजना है। मैंने केवल 3 प्रमुख संरचनाओं के निर्माण में भाग लिया और मेरी योग्यता का स्तर 31 तक पहुंच गया। यदि कोई व्यक्ति आराम से पुण्य कार्यों को पूरा करता है तो मुझे डर है कि गोल्डन कोर साधना की इस ऊंचाई तक पहुंचने में उसे जीवन भर लग जाएगा।
टियानेक्स 1 सोल लॉक फॉर्मेशन के निर्माण में भाग लेने से पुण्य पुरस्कार मिलता था और प्रत्येक गठन पूरा होने के बाद वास्तविक समय निपटान किया जाएगा। जी होंग दाओ ने पहले भी लामबंदी करते समय इसे स्पष्ट रूप से समझाया था। 31 के योग्यता स्तर तक पहुंचने के बाद नए विशेषाधिकार अनलॉक किए गए। सबसे पहले कुछ छोटे लाभ थे। कोई भी व्यक्ति 10,000 अमर गठबंधन के कुछ प्रसिद्ध स्थानों जैसे कि पहले देखा गया दिव्य खजाना संग्रहालय की निःशुल्क यात्रा के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अंतर क्षेत्रीय समान स्तरीय कार्यभार हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। यदि हे झेंघाओ को शुरू से ही यह विशेषाधिकार मिला होता तो उसे ओरेकल सन्स और जिंग जुबानदाओं को परेशान नहीं करना पड़ता, वह सीधे तियान्यू प्रांत में स्थानांतरित हो सकता था। इसके अतिरिक्त ली फैन ने कुछ निश्चित डेटा के डिक्रिप्शन को भी अधिक महत्व दिया। पहले से दुर्गम कई जानकारियां अब ली फैन को टियानेक्स 1 मिरर में दिखाई दे रही थीं। उदाहरण के लिए 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस की प्रवेश परीक्षा के बारे में जानकारी जो हर 10 साल में होती थी। ली फैन की आंखें चमक उठीं क्योंकि उन्होंने 9वें वर्ष के एंकर पॉइंट के लिए प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लिया। जैसे ही ली फैन उत्सुकता से विभिन्न सूचनाओं को ब्राउज कर रहा था, 2 दिन जल्दी में बीत गए। विश्राम के अंतिम दिन ली फैन को गु युगुआंग और जियांग लियू से संदेश प्राप्त हुए। उन दोनों ने चारों ओर देखा लेकिन क्यानशिंग शाखा में ली फैन की आकृति नहीं ढूंढ सके। कुछ चिंतित होकर उन्होंने पूछताछ भेजी। ली फैन ने जब बताया कि वह सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो अंतिम क्षण में वह उत्सव स्थल पर लौट आए। क्यानशिंग शाखा के अंदर रोशनी चमक रही थी, लोग आ जा रहे थे जिससे एक जीवंत दृश्य बन रहा था। थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी देर आराम करने चला गया। मुझे माफ कर देना, ली फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग लियू और गु युगुआंग ने बार-बार सिर हिलाया, वे बहुत समझदार लग रहे थे। लेकिन यह अफसोस की बात है। गु युगुआंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ओह क्या बात है, ली फैन ने पूछा। जियांग लियू ने आगे कहा, दोस्त तुम्हें पता नहीं, कल 10,000 अमरों के गठबंधन की प्रसिद्ध आकाशीय परी संवेदना व्यक्त करने आई थी। यह सचमुच अफसोस की बात है कि आपने उसकी सुंदरता को देखने का मौका खो दिया। गु युगुआंग ने भी सहमति जताई। अतुलनीय रूप से सुंदर अलौकिक परी को देखना दुर्लभ था। मेरे द्वारा एकत्रित की गई तस्वीरें उसके आकर्षण का एक अंश भी नहीं दर्शा पाती। वह सुंदरता भाषा की सीमाओं से परे है, उसे अपनी आंखों से देखकर ही आप समझ सकते हैं कि वह वास्तव में कितनी असाधारण है। ली फैन ने सोचा कि यह सिर्फ एक महिला के बारे में है। वह हंसा और बेपरवाह होकर कंधे उचकाते हुए बोला, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूं जो मौत के कगार पर है, मुझे ऐसी बातों की परवाह क्यों होगी। गु युगुआंग खुद को गंभीर होने से नहीं रोक सका और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। अगर दोस्त को उसकी सुंदरता को करीब से देखने का मौका मिले तो स्वर्ग के खिलाफ किसी का भाग्य बदलना असंभव नहीं हो सकता है। इथेरियल परी, उसका संविधान विशेष है। हम आप समझ गए। ली फैन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जियांग लियू ने भी महसूस किया कि यह विषय थोड़ा असामयिक था और तुरंत विषय बदल दिया। दोस्त आगे आपकी क्या योजना है। वरिष्ठ क्यूई ने 10,000 अमर गठबंधन के भीतर स्पिरिट लॉक संरचना की समग्र निर्माण प्रगति को पहले ही सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर दिया है। पंचतत्व उपजगत के निर्माण में भाग लेने वाले सभी साधक स्वतंत्र रूप से अपने अगले लक्ष्य चुन सकते हैं। बोलते हुए उसने अपनी अंगूठी से एक ज़ाइड जैसा क्रिस्टल निकाला और उसे दे दिया। जब ली फैन ने इसे लिया और इसकी जांच की तो वह कुछ आश्चर्यचकित हुआ। निर्माण कार्य इतनी तेजी से कैसे हो सकता है। 2 साल पहले हुआंगफू सोंग में जो कुछ उन्होंने देखा था उसकी तुलना में स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन का वर्तमान निर्माण कार्य लगभग पूरी तरह से पूरा हो चुका है। कुल प्रगति 95% के करीब थी। ये सब उन विरोधी आवाजों के कारण है जो परेशानी पैदा कर रही है। गु युगुआंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, हाल ही में टियानेक्स 1 सोल लॉक फॉर्मेशन के खिलाफ विरोध की लहरें लगातार तेज होती जा रही हैं। कुछ जगहों पर निर्माण कार्य रोकने के लिए बल प्रयोग की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि उन्हें तुरंत दबा दिया गया, लेकिन यह स्थिति के खतरे का भी संकेत देता है। बहुत अधिक जटिलताओं से बचने के लिए हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है और इस दौरान एक पल के लिए भी आराम नहीं कर रहा है। जियांग लियू ने भी गहरी सांस ली। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि कुछ लोगों का विरोध इतना कड़ा क्यों है। यदि वे पंचतत्व उपविश्व में स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन का प्रदर्शन देखेंगे तो वे निश्चित रूप से अपना विचार बदल देंगे। गु युगुआंग ने गंभीरता से कहा, यह अफसोस की बात है कि सीनियर क्यू ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि यह अति गोपनीय जानकारी है और इसे लीक नहीं किया जा सकता, वरना हम उन्हें बता सकते थे। ली फैन ने ऊपरी तौर पर सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने उपहास किया। अगर उन विरोधियों को स्पिरिट लॉक फॉर्मेशन की शक्ति अपनी आंखों से दिखाई दे तो वे शायद इसे हर कीमत पर रोक देंगे, यहां तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। कोई बात नहीं, जब टियानेक्स 1 सोल लॉक फॉर्मेशन सचमुच लोकप्रिय हो जाएगा तो सारे संदेह बिना किसी प्रयास के दूर हो जाएंगे। जैसे ही वे तीनों बात कर रहे थे, अचानक पास से क्यूई की आवाज आई। ली फैन और अन्य लोग चौंक गए और जल्दी से उसके सामने झुक गए। क्यूई ने अपना हाथ हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने काफी मात्रा में स्पिरिट वाइन पी ली है। उसने ली फैन से कहा, निश्चिंत रहो, 10,000 अमर गठबंधन उन लोगों के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेगा जिन्होंने योगदान दिया है। तुम्हारे जीवन को बढ़ाने का मामला स्वीकृत हो गया है और खजाने जल्द ही तुम्हें सौंप दिए जाएंगे। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो अतिरिक्त जीवन तुम्हें तब तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगा जब तक तुम नवजात आत्मा अवस्था को पार नहीं कर लेते। जियांग लियू और गु युगुआंग दोनों इस खबर से बहुत खुश हुए। ली फैन ने भी कृतज्ञता व्यक्त की और क्यूई को धन्यवाद दिया। जब वे बात कर रहे थे तो सूर्य की रोशनी की एक किरण क्यानशिंग शाखा में चमक उठी। हम भोर हो गई है, जैसे यह अंधेरी रात अंततः बीत जाएगी। टियानेक्स 1 सोल लॉक के तहत 10,000 अमर गठबंधन निश्चित रूप से एक अतुलनीय उज्जवल भविष्य की शुरुआत करेगा। क्यूई की निगाहें एकाग्र नहीं थी, लेकिन उनका स्वर अविश्वसनीय रूप से दृढ़ था। ली फैन और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। तभी ली फैन के दिमाग में अचानक कई जानकारियां उभर आईं। यह उनके पिछले क्लोन के रहस्यमय ढंग से गायब होने का दृश्य था। युआन दाओ प्रांत 10 साल का गायब होना। एक पल में ली फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। ली फैन, क्या तुम ठीक हो। क्यूई और अन्य लोगों ने देखा कि ली फैन की अभिव्यक्ति अचानक कुछ अप्रिय हो गई और उन्होंने चिंता से पूछा। ली फैन ने बनावटी मुस्कान दिखाते हुए कहा, शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यहाँ के जीवंत माहौल का आदी नहीं रहा। अचानक थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। गु युगुआंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। मुझे आराम के दौरान आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। ली फैन ने हल्के से हाथ हिलाया। भाई गु, इसकी चिंता मत करो, मैं वापस जाकर आराम करूंगा। जियांग और गु ने बार-बार सिर हिलाया। जाने से पहले क्यूई ने ली फैन को देखा और अचानक पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में, हालांकि आप जानते हैं कि आपका समय समाप्त हो रहा है, आपने इतनी आशावादी और निडर स्थिति कैसे बनाए रखी। जियांग लियू और गु युगुआंग भी उत्सुक दिखे। ली फैन ने एक पल के लिए रुककर शांति से कहा, हर दिन को आखिरी दिन मानो और फिर मृत्यु का कोई डर नहीं रहेगा। बस की क्यूई की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो धीरे धीरे सिर हिला रही थी। इसके बाद भव्य प्रतियोगिता के अंत से पहले मैं आपके लिए सोल लॉकिंग एरे के निर्माण का थोड़ा आसान लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण कार्य की व्यवस्था करूंगा। इसे ऐसा कुछ समझो जिसके तुम हकदार हो। थोड़ी देर बाद क्यूई ने फिर से बात की। ली फैन के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं दिखा, बस शांति से कहा, उस मामले में धन्यवाद सीनियर क्यूई। फिर सभी से विदा ली और दाव मंडप में किराए पर लिए गए छोटे से आंगन में लौट आए। गुप्त कमरे में ली फैन ने अपने मन में अवतार की यादों के अचानक फिर से प्रकट होने का समाधान किया और साथ ही उन्होंने अपने मुख्य दल द्वारा पहले अपनाए गए कुछ प्रत्युपायों को भी याद किया। भंडारण रिंग से खाली ज़ाइड पर्ची को बाहर निकालने पर निश्चित रूप से सामग्री पुनः प्राप्त हो गई।
जब अवतार जियाओ फैन और हान यी ने 10,000 अमर गठबंधन के मुख्यालय को छोड़ दिया तो उन्होंने एक साथ युआनदाओ प्रांत की यात्रा करने का फैसला किया। उस समय यह 29 वर्षों के लिए लंगर डालने के करीब था और युआनदाओ प्रांत के 10 साल के गायब होने की घटना घटित होने वाली थी। युआनदाओ प्रांत के ऊपर छिपे इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए ली फैन ने इस मामले को जेड स्लिप पर गुप्त तरीके से दर्ज किया, जिसके बारे में केवल वही जानता था। तुलना के लिए ली फैन ने 2 खाली जेड पर्चियों पर क्रमशः दाओ और स्रोत शब्द भी अंकित किए। जैसा कि ली फैन ने उम्मीद की थी, जब समय ने एंकरिंग के 29वें वर्ष में प्रवेश किया तो ली फैन ने अनजाने में युआनदाओ प्रांत से संबंधित सभी यादें और उससे जुड़ी हर चीज खो दी। यहां तक कि युआनदाओ प्रांत में अवतार का अस्तित्व भी वह स्वयं भूल गया था। न केवल यादें बल्कि जेड स्लिप में दर्ज रिकॉर्ड भी पूरी तरह से खाली हो गए। केवल अलग अलग अंकित शब्द दाओ और स्रोत ही बचे रहे। टीएल नोट: युआन का अनुवाद स्रोत के रूप में किया जा सकता है। याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। ली फैन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। अगर मैं अवतार नहीं बना पाता तो किसी भी चीज पर ध्यान देना बेहद मुश्किल होता। हालांकि ये जानते हुए भी कि कुछ गलत हो रहा है, मैं अभी भी युआनदाओ प्रांत के बारे में कुछ भी याद नहीं कर सका। अब तक 39 वर्षों से एंकरिंग कर रहा हूं। लुप्त हो चुका युआनदाओ प्रांत पृथ्वी पर पुनः प्रकट हो गया। वास्तव में अब भी मुझे पता है कि अवतार के साथ क्या हुआ था, लेकिन वे इस सबसे पूरी तरह अनजान है। उसी समय युआनदाओ प्रांत में दोस्त जियो फैन, क्या हुआ? हान यी ने आश्चर्य से जियो फैन की ओर देखा। वे इस समय स्वर्गीय राजधानी के अवशेष की ओर जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में स्वर्गीय राजधानी 9 स्वर्गों के ऊपर लटकी हुई थी, जिसे सभी संप्रदायों के नेता दाओ की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता था। बाद में अज्ञात कारणों से स्वर्गीय राजधानी पृथ्वी पर गिर गई, जिससे युआनदाओ प्रांत के वर्तमान क्षेत्र में 10 से अधिक अवशेष बन गए। इस यात्रा का उनका उद्देश्य उनमें से एक था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि आगे कोई बड़ा अवसर उसका इंतजार कर रहा है। यह बात ध्यान में रखते हुए हान यी ने फिर से जियो फैन की ओर देखा। इस व्यक्ति का भाग्य अस्पष्ट है और उसे समझना मुश्किल है। स्वर्गीय भाग्यशास्त्र के अनुसार या तो उसका भाग्य बहुत प्रबल है, जो मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, या फिर उसका भाग्य बहुत कमजोर है, लगभग न के बराबर, इसलिए उसे समझना मुश्किल है। उसे 300 वर्ष का दीर्घायु फल प्राप्त हो सकता है, जो निश्चित रूप से पूर्व का ही है। शायद यह यात्रा उसके भाग्य का उपयोग कर सके। हान यी ने मन ही मन सोचा। स्वर्गीय भाग्यशास्त्र वह साधना तकनीक थी जिसका उन्होंने अभ्यास किया, जिसे एक असाधारण व्यक्ति ने बनाया था जिसने प्राचीन दिव्य पक्षी स्वर्गीय भाग्य फीनिक्स का अवलोकन किया था। यही तकनीक वह कारण है जिसके कारण उन्होंने मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया और ब्लू फेदर ट्रेजर बॉक्स में हेवनली फेदर पिल की शुरुआत की। स्वर्गीय भाग्यशास्त्र के कई रहस्यमय उपयोग थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू था अपने भाग्य को नियंत्रित करने की क्षमता। शास्त्र के अनुसार जीवित प्राणियों का भाग्य स्थिर नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया के साथ लगातार संपर्क करता रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता तो प्रत्येक आगामी भाग्य के प्रहार में यह निरंतर कम होता जाएगा। और स्वर्गीय भाग्यशास्त्र का अभ्यास करने से व्यक्ति आमतौर पर अपने भाग्य को एकत्रित कर सकता है तथा उसे अनावश्यक मामलों पर बर्बाद करने से बच सकता है। जब महत्वपूर्ण क्षण आता है तो व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति को एक साथ ही खर्च कर सकता है। इस प्रकार व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त करने की स्थिति प्राप्त करना। बेशक दुष्प्रभाव तो अपरिहार्य है। प्रकोप के बाद गिरावट का एक लंबा दौर आएगा। इस दौरान यह कहा जा सकता है कि ठंडा पानी पीना भी दांतों में ढूंसने जैसा महसूस होगा और सब कुछ गलत हो जाएगा। इसका समाधान यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसका भाग्य अच्छा हो और उसका अनुसरण करें। संकट को हल करने के लिए अपने भाग्य का उपयोग करें। हालांकि अवतार जियो फैन हान यी के विचारों को नहीं जान सका। जिस क्षण लुप्त हुए 10 वर्ष पुनः प्राप्त हुए, उसके मुख्य शरीर से साझा किए गए अनुभव उसके मन में उमड़ पड़े। लेकिन उनकी इंद्रियों को समय की कोई हानि महसूस नहीं हुई। जबरदस्त विरोधाभास के कारण अव्यवस्था की भावना उत्पन्न हुई, जिससे अवतार को अत्यधिक असहजता महसूस हुई। हालांकि उसने इसे हान यी के सामने नहीं दिखाया। वह शांत रहा और उसके साथ उड़ता रहा। जियाओ फैन, कुछ नहीं, बस अचानक कुछ पुरानी घटनाएं याद आ गईं। ये कहते हुए अवतार ने आकाश की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। हान यी, ओह दोस्त जियाओ, क्या तुम भी इस युआनदाओ प्रांत में गए हो? हान यी ने उत्सुकता से पूछा। हे, ये तो बहुत समय पहले की बात है। बातचीत करते हुए दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ एक बार फिर स्वर्गीय राजधानी के अवशेषों की ओर चल पड़े। इस बीच तियानचन प्रांत में ली फैन के मूल शरीर में अपने अवतार की भावनाओं को महसूस करने के बाद उन्होंने भी विचार किया। हालांकि यह अस्थायी रूप से लुप्त हो गया है, फिर भी इसका प्रभाव बना हुआ है। युआनदाओ प्रांत के प्राणियों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनके 10 साल का समय नष्ट हो चुका है। हालांकि अवतार को स्थापित तथ्य पता था, फिर भी वह कुछ भी असामान्य नहीं पकड़ सका। विकृत धारणा की शक्ति बहुत भयानक है। मैं इसे शीघ्रता से समझ पाया। इसका कारण यह नहीं है कि मैंने स्वयं को इसके प्रभाव से मुक्त कर लिया है, बल्कि इसलिए कि मेरी धारणा इस जीवन में नहीं बल्कि 12वें जन्म में 10 वर्षों के समय के उपभोग के अनुभव पर आधारित है। यद्यपि इसकी शक्ति प्रबल है, फिर भी यह समय को भेद नहीं सकती। इन विचारों के साथ ली फैन ने गहरी सांस छोड़ी। उसके हृदय में उसके द्वारा लाई गई हल्की सी छायाएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। फिलहाल ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने ऊपर इसके छोड़े गए निशानों को मिटा देता हूं, तब तक कोई खास समस्या नहीं होगी। समय यह जरूरी नहीं है। व्यूजन पर्वत की चोटी पर लौटने तक प्रतीक्षा करें और सत्य के पूरी तरह से पुनर्भरण के लिए 9 वर्षों की प्रतीक्षा के दौरान यह ऐसा करने का सबसे सही समय होगा। जहां तक युआनदाओ प्रांत के ऊपर मंडराने वाली बात है, तो शायद भविष्य में जब मैं अमर ऋषि का दर्जा प्राप्त कर लूंगा, तभी मैं इसके वास्तविक स्वरूप का पता लगा पाऊंगा। इससे पहले इससे बचना ही बेहतर है। एक चिंता अस्थायी रूप से हल हो गई। जैसे जैसे ये दुनिया अपने अंत के करीब आ रही थी, ली फैन ने अपनी वर्तमान स्थिति को सुलझा लिया। संरचनाओं की स्थापना के 1 दशक से अधिक के निर्बाध दिनों में ली फैन ने दिव्य 1 के दाव की गुप्त तकनीक के साथ अन्य मामलों की उपेक्षा नहीं की। अंततः उन्होंने इमोर्टल मेडिकल क्लासिक पढ़ना समाप्त कर लिया। इस शानदार कृति से ली फैन को स्वर्गीय डॉक्टर के विचारों की भी झलक मिल सकती थी। स्वर्गीय डॉक्टर का मानना था कि दुनिया की हर चीज ठीक हो सकती है। पत्थरों, पौधों और जानवरों से लेकर लोगों, पहाड़ों, झीलों और यहां तक कि पूरी दुनिया तक। एक सच्चे डॉक्टर की नजर में इसमें कोई मूलभूत अंतर नहीं था। छोटे से लेकर बड़े तक चिकित्सकों ने लगातार प्रगति की। दृढ़ता से लोगों को ठीक करने से लेकर विश्व को ठीक करने तक का परिवर्तन होगा। यद्यपि अमर चिकित्सा क्लासिक में साधना पद्धतियों का उल्लेख नहीं किया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि पंक्तियों के बीच कई रहस्य छिपे हुए थे। यह अफसोस की बात है कि मेरी प्रतिभा अभी भी कमजोर है। अगर मैं सच्चा प्रतिभाशाली होता तो शायद मैं इससे कोई तकनीक सीख पाता। शायद मैं अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग कर सकता हूं। ली फैन ने आंखें सिकोड़ ली क्योंकि एक कठिन विचार उसके दिमाग में कौंध गया। तुरंत ही उन्होंने इसे दबा दिया। इसे भूल जाओ, जोखिम बहुत अधिक है। स्वर्गीय चिकित्सक रहस्यमय और अप्रत्याशित है। अगर उसे पता चल जाए कि दुनिया में अमर चिकित्सा क्लासिक चल रहा है, तो कौन जाने इससे कैसी उथल-पुथल मच जाए। मुझे स्वयं इसका अध्ययन करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। अमर चिकित्सा क्लासिक से संवेदनशील प्राणियों की समझ को जोड़ते हुए ली फैन ने क्रिएशन फोर्ज आर्ट को संशोधित और बेहतर बनाना जारी रखा। मास्टर तियानयांग के अनंत स्मरण के उपयोग का अभी एक आखिरी मौका बाकी है। फिलहाल मुझे सफलता पाने का ज्यादा भरोसा नहीं है। जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, तब मैं इसे एक आखिरी बार आजमाऊंगा। झांग झलियांग की अनंत विधि, मैंने वर्षों से धीरे धीरे इसके सार में महारत हासिल की है। निरंतर निर्माण व्यवस्थाओं के साथ निर्माणों में मेरी महारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुप्रयोग के संयोजन से अब एक साधारण नवजात आत्मा निर्माण गुरु भी मुझसे आगे नहीं निकल सकता। इसके अलावा शुभानुवांग हृदय शोधन मंत्र और जीवन मृत्यु रहस्य तकनीक भी है। इन दोनों के संयोजन से आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ सकती है। हालांकि मैं पिछले परीक्षण के बाद से अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में हूं, लेकिन समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे कमी नहीं है। ली फैन की चेतना के सागर में एक नीले क्रिस्टल से गहरा नीला प्रकाश निकल रहा था। अपनी अलौकिक तकनीकों के आशीर्वाद के तहत हालांकि ली फैन ने बहुत सी चीजें सीख ली थीं, फिर भी वह विचलित रहा। जिन चीजों में मैं पहले से ही निपुण हूं, उनके अलावा दो और चीजें हैं जो मेरे लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ली फैन ने अपने हाथ को कलम की तरह इस्तेमाल किया और तेजी से अपने सामने के शून्य में अराजकता शब्द लिख दिया। ऐसा लग रहा था कि एक असामान्य ऊर्जा उनकी कलम की ओर आकर्षित हो रही थी। ली फैन ने अपने अंदर हो रहे बदलावों को बारीकी से देखा। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी समझ पर्याप्त नहीं थी और अंततः अराजकता शब्द आकार लेने में असफल रहा। कुछ क्षण तक बने रहने के बाद यह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अव्यवस्था। उन्होंने 5 तत्वों की विनाशकारी तलवार लहराई, जिससे शेष सांसें खत्म हो गईं और ली फैन चिंतन में डूब गए। ये अराजकता चरित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अराजकता पत्थर डोमेन के भूल भुलैया में अराजकता चरित्र पत्थर पर था जहां ली फैन पहले फंस गया था। अराजकता शब्द की नकल पर भरोसा करते हुए ली फैन रहस्य क्षेत्र के मार्ग को खोलने और भागने में सक्षम था। हालांकि बाद में ली फैन ने हमेशा महसूस किया कि यह अराजकता चरित्र किसी भी तरह से मार्ग के लिए एक स्विच नहीं था। रहस्य क्षेत्र के केंद्र में स्थित भयावह दृश्य इससे बहुत निकटता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर मैं इसे समझ पाता तो नहीं। मुझे डर है कि जब तक मैं इस अराजकता चरित्र को पुनः पेश कर सकता हूं, यह एक अलौकिक शक्ति होगी जो मेरी महान 5 तत्वों की विनाशकारी तलवार से कम नहीं होगी। अराजकता चरित्र के अलावा इसमें 5 तत्वों के एक में वापस लौटने के दृश्य भी हैं, जिसे ली फैन ने कुछ समय पहले देखा था। महान विस्फोट ने सब कुछ नष्ट कर दिया और तियानक्स 1 सोल लॉकिंग फॉर्मेशन के 5 तत्वों का एक में वापस लौटने का दृश्य। वर्तमान में मेरी महान पंचतत्व विनाश तलवार केवल पंचतत्वों की उत्पत्ति को अपनी शक्ति के रूप में उपयोग करती है, लेकिन वास्तव में 5 तत्वों का संचार अत्यधिक विनाशकारी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। शायद मैं विनाश की इस शक्ति को महान 5 तत्व विनाश तलवार के एक नए संस्करण में सुधार करने के लिए संयोजित कर सकता हूं। ली फैन ने अपने डेंटियन में 5 तत्वों की शक्ति पर विचार किया। जुआनहुआंग की रहस्यमय दुनिया में जहां अच्छे शिक्षकों और मित्रों की उपस्थिति के बिना विभिन्न साधना विधियों का एक साथ अभ्यास नहीं किया जा सकता था। समस्त साधना ज्ञान एक अमूल्य खजाना है और इसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक उचित मूल्य चुकाना पड़ता है। और जो सच्चे रहस्य आगे नहीं बढ़े, वे तो और भी अधिक गहराई में ऊंचे टावरों में पहुंच से परे छिपे हुए थे। ऐसी साधना की दुनिया में ली फैन दूसरों से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसे अपने स्वयं के अन्वेषण पर निर्भर रहना पड़ा। दुर्भाग्यवश सांसारिक मामले समाप्त होने से पहले 2 दिन बाद ही ली फैन को एक संदेश से जगाया गया। ये क्यूई द्वारा भेजा गया संदेश निकला। सबसे पहले उन्होंने उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, फिर उसे 1000 स्टार मठ में जाने दिया। ली फैन ने अंतर्दृष्टि की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया, उन्होंने बस अपनी यात्रा को नियंत्रित करने के लिए चेतना की एक कड़ी को अलग कर दिया। इसके बाद आपको इतनी मेहनत करने और सरणी के निर्माण में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण के लिए बस जिम्मेदार व्यक्ति का अनुसरण करें। क्यूई ने मुस्कुराते हुए ली फैन से कहा, आप जिसके साथ टीम बनाएंगे उसका नाम हुआंगफू सोंग है। चूंकि आप उससे परिचित हैं, इसलिए यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। आपके अंक सरणी बनाने वालों से बहुत कम नहीं होंगे और आप अपना दूसरा स्थान बनाए रख सकते हैं। आमतौर पर यह पद आप जैसे प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण विशेषज्ञों को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर यह आप हैं तो मुझे लगता है कि दूसरे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, उसने कहा और एक और रिकॉर्ड्स ऑफ 100 मेटर्स थमा दिया। इससे पहले 100 मेटर्स और एस्केप शटल के रिकॉर्ड 5 एलिमेंट्स गुफा से निकलते समय सौंपे गए थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। विभिन्न आपूर्तियों के वितरण की कोई जानकारी नहीं थी, केवल जुआनहुआंग क्षेत्र के राज्यों का एक मोटा नक्शा था। यह अंतरिक्ष में लंबी दूरी के प्रसारण तंत्र की झलक के समान ही था। आप 100 मामलों के रिकॉर्ड के माध्यम से काम और अपने सहयोगियों का विवरण देख सकते हैं। क्यूई ने फिर भी ली फैन को लगन से समझाया। ली फैन का अधिकांश मन दाव को समझने पर केंद्रित था, इसलिए वह कुछ हद तक विचलित लग रहा था क्योंकि उसने सहमति में सिर हिलाया था। यह देखकर क्यूई केवल मन ही मन ना भर सकी, उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। लगता है उसका पतन अब दूर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वो दीर्घायु के खजाने कब भेजे जाएंगे। क्यूई को विदाई देने के बाद ली फैन ने 100 मेटर्स के रिकॉर्ड्स के माध्यम से हुआंगफू सोंग से संपर्क किया। फैटी का स्वर और भी विनम्र हो गया। तियानचन राज्य के ट्रांसमिशन एरे स्क्वायर पर दोनों की मुलाकात के बाद उन्होंने लैनलिन राज्य में लगभग पूर्ण हो चुके सोल लॉकिंग एरे तक पहुंचने के लिए ट्रांसमिशन एरे का उपयोग किया। यह राज्य जुआनहुआंग क्षेत्र के सुदूर दक्षिण में स्थित था और अपेक्षाकृत दूरस्थ था। अंततः वहां पहुंचने से पहले उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। अनगिनत सफेद धुंध बाधाओं से गुजरते हुए ली फैन, जो पहले से ही बूढ़ा हो रहा था, और भी अधिक दुखी हो गया। उसकी आंखें सुस्त और बेजान लग रही थीं। हालांकि ली फैन वास्तव में दाव की समझ में डूबा हुआ था, लेकिन इसने दूसरों को उसे गलत समझने से नहीं रोका। कम से कम हुआंगफू सोंग कुछ हद तक घबराया हुआ था। उसे डर था कि ली फैन उसके बगल में मर सकता है। हे मेरे दोस्त, बाद में तुम जितना चाहो आराम कर सकते हो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, हुआंगफू सोंग ने ऐसा कहा। लानलिन प्रांत एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित था, फिर भी इसका प्राकृतिक दृश्य काफी अनोखा था। ऊंचे पत्थर के स्तंभ जैसे शिखर हवा में लटक रहे थे, जो हजारों सुइयों के जंगल जैसा लग रहा था। तैरते पहाड़ों के नीचे गहरी घाटी एक भयानक वर्जित क्षेत्र थी जो पूरी तरह से काली राख से बनी थी। इस समय भी हजारों फीट ऊपर उड़ते हुए ली फैन नीचे से आती बेचैन कर देने वाली आभा को महसूस कर सकता था। हुआंगफू सोंग डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड पर खड़ा था, नीचे के दृश्य का निरीक्षण कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव आया। वास्तव में एक उजाड़ जगह। इस भूतिया जगह की तुलना में 10,000 मील तक फैली जलती रेत, जो हमने पहले देखी थी, कुछ भी खतरनाक नहीं है। यह सुनकर ली फैन ने भी गहरी घाटी के तल की ओर देखा। काली राख के सागर में अभी भी धुंधली काली लपटें देखी जा सकती थी जो अभी तक बुझी नहीं थी। समय समय पर हल्की हवा समुद्र से काली राख का एक कतरा उठाती, जो लगातार लहराती और ऊपर उठती और डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड पर गिरती, जहां ली फैन था। भारहीन प्रतीत होने वाली राख डस्ट क्रॉसिंग बोर्ड के सुरक्षात्मक अवरोध से टकराने पर हिंसक उतार चढ़ाव पैदा करती थी। मानो किसी बड़े आघात से लाल प्रकाश अवरोधक पर एक छोटा सा छेद हो गया। फिर लहरों की एक के बाद एक लहरें बाहर की ओर फैलती गईं। यद्यपि उसकी चेतना का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था, फिर भी ली फैन अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध था। वह पूछे बिना नहीं रह सका, यह काली राख क्या है? हुआंगफू सोंग ने सबसे पहले धूल पार करने वाली नाव को नियंत्रित किया और गहरी घाटी से उठती राख से बचते हुए ऊपर की ओर उड़ने दिया। फिर समझाया, ये मौन विलुप्ति प्रवाह अग्नि के जलने के बाद बचा हुआ अवशेष है। जीवन के सभी निशान गायब हो गए हैं, केवल विलुप्ति की शक्ति ही शेष है। यह बहुत भयावह है, इससे जितना संभव हो सके बचना बेहतर है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डस्ट क्रॉसिंग बोट तेजी से लानलिन प्रांत के मध्य क्षेत्र की ओर बढ़ गई। नीचे अंतहीन घोर अंधकार और वीरान दुनिया को देखकर हुआंगफू सोंग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। सौभाग्य से हमने लानलिन प्रांत में साइलेंट एक्सटिंक्शन फ्लोइंग फायर को नियंत्रित करने के लिए हजारों चोटियों को एक सरणी के रूप में इस्तेमाल किया, अन्यथा आसपास के इलाकों का भी यही हश्र होता। खामोश विलुप्ति बहती आग, हवा में फैली काली राख की आभा ने ली फैन को, जो पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, और भी असहज कर दिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम कहीं देखा हो।
उसकी चेतना के सागर में स्मृति के टुकड़े दाव पैटर्न के साथ चमक उठे और एक क्षण के बाद वाक्यांशों के टुकड़े जो उसने पहले पढ़े थे अचानक सतह पर आ गए। कांगो प्रांत, 28 पहाड़ और नदियां। एक निश्चित वर्ष और महीने में एक रात वह रातों रात गायब हो गया और केवल एक अथाह खाई ही रह गई। पृथ्वी की विचित्र वस्तु कांगो पर्वत और नदी मानचित्र इसी से उत्पन्न हुई। 9वें वर्ष में कांगो प्रांत में पहाड़ों और नदियों के लुप्त होने के बाद रसातल से काले पानी जैसी लपटें उठने लगी। भयंकर लपटें भड़कती रहीं जिन्हें बुझाना नामुमकिन था। उस समय के लोग इसे खामोश विलुप्ति बहती आग कहते थे। ली फैन ने फिर पूछा, क्या यह वह काली आग है जो कांगो के रसातल से निकली है? हुआंग फुसोंग थोड़ा चौंका, फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। काफी देर बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, कांगो रसातल से मौन विलुप्ति प्रवाह अग्नि प्रकट होने के बाद यह आसपास के क्षेत्रों की ओर फैल गई। लगातार कई प्रांतों को नुकसान उठाना पड़ा। लानेलिन प्रांत के पास ही इसे नियंत्रण में लाया जा सका। ली फैन अचानक हैरान रह गया। कांगो प्रांत जुआनहुआंग क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम कोने में था, जबकि लानेलिन प्रांत लगभग दक्षिण में था। इस मौन विलुप्ति प्रवाहित अग्नि से होने वाली तबाही का दायरा काफी बड़ा लग रहा था। युवा मित्र, चिंता मत करो, उस समय से वह मौन विलुप्ति प्रवाहित अग्नि फिर कभी प्रकट नहीं हुई। इस भयावह आपदा का कारण, जिसे विश्व का अंत कहा जा सकता है, अभी भी एक रहस्य है। पहले तो गठबंधन ने सोचा कि यह पांचों बुजुर्गों का काम है। हालांकि मौके पर जांच के बाद इसका खंडन किया गया। यही स्वर्ग और पृथ्वी की असली शक्ति है। मुझे डर है कि यह साधकों की पहुंच से परे है। हुआंग फुसोंग ने ली फैन के साथ सहजता से अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। कुछ ही देर बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। आत्मा लॉकिंग सरणी का निरीक्षण करने से पहले आइए पहले लैनलिन प्रांत के निवासी अधिकारी से मिलें। ये सीनियर मूल रूप से हमारे तियान्यू प्रांत के रहने वाले थे और उन्होंने पहले भी मेरी बहुत देखभाल की है। अब जब हम यहाँ हैं तो हमें शिष्टाचार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे बादलों को चीरती एक तीखी चोटी की ओर इशारा करते हुए हुआंग फुसोंग ने ली फैन से कहा। ली फैन के विचार बदल गए और उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि हुआंग फुसोंग द्वारा उल्लिखित वरिष्ठ कौन था। आपका मतलब है तियान्यू प्रांत गैरिस के पूर्व कमांडर सीनियर गुआन जिंगजियो। हुआंग फुसोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर धूल पार करने वाली नाव को दूर रखा और सभी को पहाड़ की चोटी पर एक छोटे से आंगन की ओर उड़ने के लिए ले गया। चूंकि हम परिचित हैं तो इतना औपचारिकता क्यों? अंदर आओ, मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से नमस्कार नहीं करूंगा, बच्चे। दूर से एक आवाज सबके कानों तक पहुंची। उस स्थिति में सीनियर को आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हुआंग फुसोंग का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा और वह बार-बार जवाब दे रहा था। उन्होंने अन्य साधकों को दरवाजे पर प्रतीक्षा करने का इशारा किया, जबकि वह और ली फैन आंगन में प्रवेश कर गए। आंगन काफी सादा था, जिसमें केवल एक देवदार का पेड़ खड़ा था। उसके नीचे एक अधेड़ उम्र का किसान एक लंबी बेंच पर आराम से लेटा हुआ धीरे-धीरे हिल रहा था। ताड़ के पत्ते का पंखा हाथ में लेकर वह कभी-कभी उसे कुछ बार झलता था। बहुत समय हो गया मिलते हुए, सीनियर, आप पहले की तरह ही शानदार हैं। हुआंग फुसोंग ने सम्मान में झुककर कहा। ली फैन ने भी ऐसा ही किया और कहा, नमस्कार सीनियर गुआन। तुम्हारा नाम ली फैन है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। गुआन जिंगशियो ने ली फैन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था। तुम्हारी दृढ़ता मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। ली फैन का दिल धड़क उठा और उसने विनम्रता से जवाब दिया, हे सीनियर बहुत दयालु हैं। इस पर हुआंग फुसोंग ने बीच में कहा, हालांकि ली फैन मेहनती है, फिर भी सीनियर की तुलना में वह कमतर है। तियान्यू प्रांत में कौन नहीं जानता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गुआन जिंगशियो ने उसे बीच में ही रोक दिया। बच्चे, हीरो अतीत की उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देते। मैं अब इस तरह निराश और हताश हूं, फिर भी तुम यहाँ मेरी पिछली उपलब्धियों का बखान करने आए हो। तुम्हारा इरादा क्या है? गुआन जिंगशियो की नजर हुआंग फुसोंग पर पड़ी, उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। हुआंग फुसोंग को उम्मीद नहीं थी कि उसकी चापलूसी का उल्टा असर होगा। उसने अजीब तरीके से कहा, वरिष्ठ, आप मुझे जानते हैं। अगर आप मुझे हिम्मत भी दे दें तो भी मैं आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। गुआन जिंगशियो ने ठंडी सांस ली, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। कुछ ऊब भरे स्वर में उन्होंने कहा, बच्चे, तुम सचमुच बहुत बोरिंग हो। ठीक है, बहुत दिनों से यहाँ पुराने दोस्तों से मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारा आना कोई बुरी बात नहीं है। मैं पहले से ही समझ गया हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, इसलिए साहसपूर्वक आगे बढ़ो। मेरे यहाँ होने से लानेलिन प्रांत की जमीन का छोटा सा टुकड़ा उलट-पुलट नहीं हो जाएगा। अपनी बात पूरी करते हुए गुआन जिंगशियो ने हाथ में ताड़ के पत्ते का पंखा हल्के से हिलाया। अचानक एक छोटी सी सुनहरी तलवार प्रकट हुई और हुआंग फुसोंग के हाथ में आ गई। काफी समय हो गया है जब मैंने खुद को सबके सामने दिखाया है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच कोई है जो मेरी तलवार की धार परखना चाहता है। गुआन जिंगशियो ने बड़ी खुशी से कहा। हुआंग फुसोंग बहुत खुश हुआ और जल्दी से बोला, धन्यवाद सीनियर। वैसे जैसे ही उसने सुनहरी उड़ती तलवार को दूर रखा, हुआंग फुसोंग कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसे गुआन जिंगशियो ने रोक दिया। मैंने सीनियर जी की राय पर गंभीरता से विचार किया है, लेकिन अब मैं सिर्फ एक नवजात आत्मा साधक हूं और अगर मैं चला भी जाऊं तो भी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा पूर्व नेता का निधन हो चुका है और सेनापति का पद तय हो चुका है। अब मेरा किसी भी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं है। आप अब जा सकते हैं। ये कहते हुए गुआन जिंगशियो ने अपना ताड़ पत्ती वाला पंखा लहराया। तेज हवा के झोंके के बाद ली फैन और हुआंग फुसोंग ने खुद को आंगन के बाहर पाया। में शामिल हों। यद्यपि हुआंग फुसोंग के चेहरे पर कुछ अफसोस था, लेकिन यह स्पष्ट था कि इस यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया था। चलो चलें, गुआन जिंगशियो की गिरती हुई सितारा दिव्य तलवार हमारी रक्षा कर रही है। हम इस यात्रा में निश्चित रूप से सुरक्षित रहेंगे, उन्होंने कहा। वह अपनी खुशी को रोक न पाने के कारण पुनः धूल पार करने वाली नाव को बुला लाया। अभी प्रांगण में दोनों के बीच हुई बातचीत को याद करते हुए ली फैन ने सोचा, क्या इस क्षेत्र में प्रतिरोध आंदोलन इतना गंभीर हो गया है? क्या हमें सचमुच सुरक्षा की जरूरत है? हुआंग फुसोंग ने कहा, पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। इस दुर्गम जगह पर कुछ भी हो सकता है। अगर चीजें गड़बड़ा जाती हैं और हम दोनों इसमें फंस जाते हैं तो हम सब कुछ रसातल में फेंक सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? गुआन जिंगशियो द्वारा हमारी सुरक्षा किए जाने से यह अलग है। हुआंग फुसोंग प्रसन्न दिखे। हालांकि अब उनके पास केवल आत्मा परिवर्तन की साधना है। ताओ एकीकरण क्षेत्र से आत्मा परिवर्तन क्षेत्र में आने से वे सामान्य आत्मा परिवर्तन साधकों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। कम से कम लानेलिन प्रांत में, जहां कोई दाव पूर्वज सत्ता में नहीं है। गिरते तारे की दिव्य तलवार से गुआन जिंगशियो सब कुछ दबा सकता है। मोटे आदमी ने फिर से सोने की तलवार निकाली और उसे प्यार से सहलाया। ली फैन ने गिरते हुए तारे की दिव्य तलवार को घूरा और उसमें से आती हुई एक तीव्र गति को महसूस किया। अभी जो आलसी रूप उसने देखा था, उसे याद करके वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। दाव एकीकरण विशेषज्ञों की एक पीढ़ी फिर भी वह ऐसी स्थिति में पहुंच गए क्योंकि वह स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में विफल रहे। तभी उसे गुआन जिंगशियो के शब्द याद आए और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका। पहले सीनियर गुआन ने कहा था कि बूढ़े नेता का निधन हो गया है। क्या इसका मतलब है कि अमरसंत जीचेंग का पतन हो गया है? हाँ, कुछ समय पहले। अंततः वह उस विलो वृक्ष के साथ अपने स्वर्गीय चरम प्रांगण में चुपचाप मर गया। अमरसंत जीचेंग का वृद्ध चेहरा ली फैन के दिमाग में प्रकट हुआ। अगर सत्य न होता तो मुझे डर है कि मैं भी उसकी तरह बहुत जल्द ही डर के मारे मौत का इंतजार कर रहा होता। अगर कोई दाव एकीकरण के स्तर तक पहुंच भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? दीर्घायु प्राप्त किए बिना सब व्यर्थ है। मानो पुराने दाव एकीकरण विशेषज्ञ के पतन से उत्पन्न भावनाओं ने बाढ़ के द्वार खोल दिए हों। हुआंग फुसोंग ने गिरते हुए तारे की दिव्य तलवार को दूर रख दिया और आह भरी।
शायद गुआन जिंगजियो की निराशा भी इसी मामले से संबंधित है। 10,000 अमर गठबंधन की सेना की नींव पर 500 वर्षों तक नियंत्रण रखने के बावजूद अमर ऋषि जीचेंग को अभी भी दीर्घायु की कोई आशा नहीं थी। यह दर्शाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अवहेलना करना कितना कठिन है। गुआन शिंगशियो के लिए, जिसकी साधना छीन ली गई है और जो आत्मा परिवर्तन क्षेत्र से फिर से शुरुआत करना चाहता है, ये और भी कठिन है। आप जानते हैं, दाओ एकीकरण को फिर से प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले की तरह ही स्वर्गीय और सांसारिक सार पर भरोसा करना होगा। ऐसा सार दुर्लभ है, और यदि इसकी प्रकृति के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, तो यह लगभग असंभव हो जाता है। हुआंगफू सोंग के साथ बातचीत में डस्ट क्रॉसिंग बोट लॉकिंग स्पिरिट एरे के केंद्रीय कोर क्षेत्र में पहुंच गई, जहां तियानेक्सुआ नेरे हब के लिए निर्दिष्ट स्थान रखा जाना था। संरचना अभी तक पूरी तरह से निर्मित नहीं हुई है और इसे पूरा होने में कुछ समय लगेगा। सार्वभौमिक शाखा अकादमी के प्रशिक्षण गुरुओं को छोड़कर अन्य साधक हुआंगफू सोंग और ली फैन के आगमन पर उनके प्रति बहुत मित्रवत नहीं थे। कम से कम ऐसा ही प्रतीत हुआ। हालांकि जब हुआंगफू सोंग ने गिरते हुए तारे की दिव्य तलवार जारी की, तो इन साधकों को खुद को नियंत्रित करना पड़ा। उसी समय शिलिन प्रांत में पूर्व कांगयून सागर के पास, जो अब कांगयून रसातल है, झांग हाओबो ने पास ही अंतहीन शून्य को देखा। उसका चेहरा दुख से भर गया। हालांकि उसने यह दृश्य एक से अधिक बार देखा था, फिर भी उसे इसे स्वीकार करना कठिन लगा। उनका गृहनगर, वह सागर जो कभी नीला और जीवन से भरा हुआ था, दोबारा देखने पर पता चला कि यह इस रूप में बदल गया है। हाओबो, मेरी संवेदना। जियो हेंग उसके पास आया, उसके कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी। उस समय क्या हुआ था? विशाल कांगयून सागर अचानक ऐसा कैसे हो गया? झांग हाओबो फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। जियो हेंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। जब सीनियर्स कल ने अचानक चेतावनी दी कि कांगयून सागर में तबाही आ सकती है, तो आपके जियोशान प्रांत के लिए रवाना होने के तुरंत बाद मैंने भी कांगयून सागर छोड़ दिया। लेकिन ये फाइपेंग को कुछ पता लग गया था और उसने मेरे साथ न जाने पर जोर दिया। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसके बाद से वह कभी सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि अब तक तो उनका निधन हो जाना चाहिए था। अगर मुझे पता होता, तो मुझे उसे उसी समय बता देना चाहिए था। जियो हेंग की आंखों में उदासी के भाव दिखाई दिए। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हाल के वर्षों में मैंने कांगयो सागर में आए बदलावों के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 1 साल से भी कम समय में ज्यादातर साधकों को कांगयो सागर के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे यह क्षेत्र कभी अस्तित्व में ही नहीं था। अभी भी जब मैं अपने सामने खाई को देखता हूं तो मुझे केवल कोंगयो सागर का अस्तित्व ही याद आता है। झांग हाओबो ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जियोशान प्रांत में लगभग 10 साल से मुझे कांगयो सागर की एक भी याद नहीं है। तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आने के बाद ही कोंगयो एबिस को देखकर अतीत की यादें ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। वह रुका और फुसफुसाया, यह अनंत जीवन के प्रभु का प्रभाव होना चाहिए। जियो हेंग ने भी थोड़ा सिर हिलाया। शायद अब से बहुत समय बाद हमारे दिमाग में मौजूद यादें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व कांगयो सागर हमेशा के लिए चला गया। दोनों ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। खाई के किनारे पर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर बाद दूर से आई गड़गड़ाहट ने सन्नाटा भंग कर दिया। उन्होंने पलटकर देखा तो पाया कि सू शियाओमी और सू चांगलियो फिर से झगड़ रहे थे। भाई सावधान। सू जियाओमी ने सू चांगलियो की ओर एक भयावह मुस्कान दिखाई। एक क्षण में विभिन्न वेशभूषा वाले दर्जनों आकृतियां प्रकट हुई और सू चांगलियो को घेर लिया। इन आकृतियों के पास अलग अलग हथियार थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। प्रत्येक खाली चेहरे पर विभिन्न रक्तलाल प्रतीक घूम रहे थे। इस चाल को देखो, क्या तुम इसे रोक सकते हो? चेहरों पर रक्तलाल चिन्हों वाली ये चेहरा विहीन आकृतियां अजीब और भयानक स्वरों में एक साथ हंस रही थीं। उनके हाथों में मौजूद हथियारों से रक्त के रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। अनगिनत रक्तलाल हमले उनकी हंसी के साथ सू चांगलियो पर बमबारी करने वाले थे। घबराने की बजाय सू चांगलियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही रक्त रंग की रोशनी उसके पास आई, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिससे एक चमकदार सफेद रोशनी फैल गई। अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए क्षण भर में ही एक साथ हजारों हाथों का दृश्य उभर आया। प्रत्येक भ्रम हाथ ने आने वाले रक्त रंग के प्रकाश को पकड़ लिया, फिर एक साथ बल लगाया। एक क्षण में रक्त रंग की चमक ने अपनी दिशा बदल दी। इसके बजाय उसने दर्जनों चेहरेविहीन आकृतियों पर हमला किया। बूम! स्थिति एक क्षण में उलट गई। अचानक से उन पर हमला हो गया और वे स्वयं ही हमले का शिकार हो गए। कई आकृतियां गायब हो गईं। हालांकि उनमें से एक को खून के रंग का हमला झेलने के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ। विस्फोट की चमक का फायदा उठाते हुए वह चुपचाप सू चांगलियो के पास पहुंचा। उसका स्वरूप विस्फोटित हो गया। एक विशाल जलता हुआ जाल सू चांगलियो को घेरने वाला था। सू चांगलियो की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। प्रत्येक नेत्र गोलक में 2 पुतलियां थीं। चारों ब्लैक होल सिकुड़कर सुई की नोक के आकार के रह गए थे। उसके सामने जल रही लपटें तुरंत बंद हो गईं। सू चांगलियो ने फिर उसके हाथ पर थप्पड़ मारा। हालांकि उसका लक्ष्य उसके सामने की लपटें नहीं थी। ये सू शियाओमी थी, जो गुप्त रूप से छिपी हुई थी। बैंग बैंग बैंग! एक के बाद एक भ्रामक तार की परछाइयां दिखाई देने लगी और चारों ओर विस्फोटों की आवाजें सुनाई देने लगी। तुम मुझे नहीं मार सकते। सू शियाओमी की आवाज चारों ओर से आ रही थी, भूत की तरह अप्रत्याशित। ओह ओह! सू चांगलियो के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। किसी समय आसमान में एक विशाल पारदर्शी ताड़ का पेड़ बन गया था। इसने युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया जहां दोनों थे। फिर वह नीचे दबा। बूम! धरती धंस गई, धूल उड़ने लगी। एक विशाल हाथ का निशान जमीन पर पड़ा और उसके भीतर छिपी सू शियाओमी अब और नहीं छिप सकती थी। उसे भ्रामक उंगलियों से पकड़ लिया गया और हवा में लटका दिया गया। मुझे छोड़ दो! सू शियाओमी दहाड़ी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने जो उंगलियां जकड़ी थी वे थोड़ी ढीली पड़ गईं, जिससे मुक्त होने के संकेत मिलने लगे। सू चांगलियो ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और दूर से ही उसे दबाया। एक और भ्रामक विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ। यह पिछली पारदर्शी हथेली के साथ ओवरलैप हो गया। परिणामस्वरूप सू शियाओमी एक बार फिर दबा दिया गया। कितना परेशान करने वाला! सू शियाओमी की जन्मजात दिव्य शक्ति बढ़ती रही। उसके बाल धीरे धीरे लाल हो गए और गर्मी के कारण आसपास की हवा उल्टी हो गई। लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह विशाल ताड़ के दमन से मुक्त नहीं हो सकी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। सू शियाओमी की दहाड़ के साथ आकाश में एक स्पष्ट लाल सूरज दिखाई दिया। लाल सूरज की तपती रोशनी में विशाल ताड़ के पेड़ का भ्रम दूर हो गया। हालांकि सू शियाओमी को आजादी मिल गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने अपना लाल सूर्य गुफा क्षेत्र वापस ले लिया। अपना सिर खुजलाते हुए वह सू चांगलियो की ओर उड़ी। भाई, तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने स्वर्णिम कोर क्षेत्र की अपनी साधना को दबा दिया है। अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, उसने उत्तर दिया। उसने कुछ जिज्ञासा से पूछा। जब हम कांगयून सागर से निकले तो ये न्यूएटिंग बहनों को प्राचीन दाव रूनों के अवशेष मिले। इतने सालों के सुधार के बाद मैं दाव रूनों की एक पूरी श्रृंखला का अनुभव कर पाया हूँ। अभी अभी ये चाल दमन हथेली वही है जो मैंने दाव रूनों से समझी है। छोटी बहन, तुम्हारी समझ मुझसे कहीं ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि तुम इससे और भी प्रबल दिव्य शक्तियों को समझ सकती हो। जब हम कांगयून सागर से निकले तो ये न्यूएटिंग बहनों को प्राचीन दाव रूनों के अवशेष मिले। जैसे ही सू चांगलियो बोल रहा था, एक समान आवाज एक साथ गूंज उठी। एक अजीब प्रतिध्वनि पैदा करना। लेकिन जैसे जैसे उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, दूसरी प्रतिध्वनि कमजोर होती गई, जब तक कि यह मुश्किल से सुनाई देने लायक न रह गया। सू चांगलियो ने बताया कि यह उनकी विशेष साधना तकनीक के कारण था, जिसके सू शियाओमी और अन्य लोग धीरे धीरे आदी हो गए थे।
वाह, मैं भी इस दिव्य क्षमता को समझना चाहती हूँ। उसने सु चांगलियू की बातें सुनी और खुशी से ताली बजाई। अपनी आंखें खोले बिना भी सु चांगलियू अपनी लंबे समय से खोई हुई बहन को अपने सामने स्पष्ट रूप से देख सकता था। यद्यपि वह नवजात आत्मा के क्षेत्र में पहुंच चुकी थी, फिर भी वह एक ऐसी बच्ची जैसी लग रही थी जो अभी तक बड़ी नहीं हुई थी। ये सोचते हुए सु चांगलियू ने प्यार से सु शाओमी के सिर को सहलाया। एक दशक से अधिक समय तक अलग रहने के बाद आखिरकार सभी लोग फिर से एक हो गए हैं। जियो हेंग, जो यह दृश्य देख रहा था, राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक उसने हड्डी की अंगूठी में हल्का सा उतार चढ़ाव महसूस किया, जिसका काफी समय से उपयोग नहीं हुआ था, और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। खोपड़ी वाले सीनियर की चेतावनी के बाद से जिसने सबकी जान बचाई थी, वह फिर से गहरी नींद में सो गया था। क्या यह हो सकता है कि वह अंततः अब जाग रहा है? बिना देरी किए जियो हेंग ने उत्सुकता से व्हाइट बोन पाइनियर के क्षेत्र में प्रवेश किया। कोड में शामिल हो चक्कर आने के बाद जियो हेंग, जिसने अंततः आसपास के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देखा, बहुत हैरान हुआ। अस्थि पाइनियर क्षेत्र का परिवेश अस्त व्यस्त था, हर जगह लड़ाई के निशान थे। एक समय का शानदार दृश्य अब कुछ हद तक बर्बाद सा प्रतीत हो रहा था। वरिष्ठ खोपड़ी, जियो हेंग का दिल दहल गया। वह जल्दी से सीनियर खोपड़ी के विश्राम स्थल की ओर दौड़ा। हालांकि जैसे जैसे वह करीब गया, युद्ध के निशान उतने ही अधिक स्पष्ट होते गए। चिकनी सफेद हड्डियां अब चारों ओर से छिल गई थीं। एक अशुभ पूर्वाभास प्रबल हो गया, और जब जियो हेंग आया तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। मानो कोई भयंकर विस्फोट हुआ हो। सीनियर खोपड़ी का कोई नामोनिशान नहीं था। केवल एक गहरा गड्ढा बचा था, जो हाल ही में यहां हुए भीषण युद्ध की कहानी कहता था। आखिर हुआ क्या? जियो हेंग की अभिव्यक्ति कुछ भद्दी हो गई। क्या यह हो सकता है कि 10,000 अमर गठबंधन ने पकड़ लिया है? अपनी नींद से पहले सीनियर खोपड़ी से मिले निर्देशों को याद करते हुए जियो हेंग ने अवचेतन रूप से सोचा। जियो हेंग, जो एक दशक से अधिक समय से शिलिंग प्रांत में भटक रहा था, अब वह अज्ञानी युवा नहीं था जो वह कभी साधना की दुनिया में था। ठीक इसी कारण उसका दिल और भी ठंडा हो गया। जब वह क्यूई संघनन चरण में थे, तो उन्होंने 10,000 अमर गठबंधन को उखाड़ फेंकने और अनंत काल को पुनः प्राप्त करने की महिमा को पुनर्जीवित करने, जो हमारा अपरिहार्य कर्तव्य है, जैसे वीरतापूर्ण शब्दों को कहने का साहस किया। लेकिन अब एक गोल्डन कोर चरण साधक के रूप में वह अब इतनी लापरवाही से शेखी बघारने का साहस नहीं कर सकता था। वरिष्ठ के निर्देश थे, अगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो इसका मतलब है कि यह जगह उजागर हो गई है। सुरक्षा के लिए हैंडबोन को जल्द से जल्द नष्ट कर दो और इस जगह से सारे संपर्क तोड़ दो। यद्यपि वह कुछ हद तक अनिच्छुक महसूस कर रहा था, लेकिन जियो हेंग एक अस्थिर व्यक्ति नहीं था। जाने से पहले उन्होंने अंतिम बार अस्थि पाइनियर क्षेत्र की गहन खोज की। जियो हेंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गुप्त क्षेत्र में अस्थि वेदी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। उसमें से अभी भी हल्की सी परिचित उतार चढ़ाव निकल रहे थे। जियो हेंग का हृदय उत्तेजित हो गया और उसने उसी विधि से प्रार्थना की जिस प्रकार उसने पहले की थी। वरिष्ठ खोपड़ी। कुछ ही क्षण बाद वरिष्ठ खोपड़ी की आकृति वेदी के खंडहरों के ऊपर प्रकट हुई। जियो हेंग बेहद उत्साहित था, लेकिन एक पल में वह शांत हो गया, क्योंकि जो उसके सामने था वह सिर्फ एक भ्रम था। जियाओ लड़के, मेरे पास तुम्हें विदाई देने का समय नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक यहाँ छिपे रहने के बाद भी वे मेरे खिलाफ अपनी योजना नहीं छोड़ेंगे। यदि आप ये छवि देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ है। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार था, सीनियर स्कल को व्यक्तिगत रूप से ये शब्द बोलते हुए सुनकर जियो हेंग की आंखें अभी भी अनिश्चित रूप से लाल हो गईं। हालांकि मैंने नींद में जाने से पहले उन्हें दूर ले जाकर तुम्हारी पोल खोल दी थी, लेकिन अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। वापस जाने के बाद इस जगह से संपर्क तोड़ देना और कभी वापस नहीं आना। मैंने वेदी में आपके लिए 4 छोटे औषधि राजा कढ़ाई छोड़ दिए हैं। वे सच्चे मेडिसिन किंग कैल्ड्रॉन में प्रवेश करने की कुंजी है। हजारों साल पहले औषधि राजा संप्रदाय के स्वामी लियो रुचेन औषधि राजा संप्रदाय के सभी सदस्यों को सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन 10 साल से भी ज्यादा पहले मुझे लगा कि वे जुबान हुआंग क्षेत्र में लौट आए हैं। यह वह ज्वलंत उल्कापिंड था जो अंततः कांगू के रसातल में गिरा। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो मेडिसिन किंग संप्रदाय के साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। हालांकि मुझे मेडिसिन किंग कड़ाही में एक बड़ा अवसर नजर आ रहा था। यदि आपके पास मौका है तो आप इसका पता लगा सकते हैं। याद रखना, बाहर और भी छोटे छोटे मेडिसिन किंग कॉल्ड्रॉन बिखरे पड़े होंगे। हो सकता है कि दूसरे लोग इन छोटे मेडिसिन किंग कॉल्ड्रॉन के जरिए अपनी जगह का पता लगाने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल कर सकें। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। अगर यह नामुमकिन हो तो छोटे मेडिसिन किंग कॉल्ड्रॉन को अच्छी कीमत पर बेचना भी एक अच्छा उपाय है। ओह, कुछ चीजें हैं जो मैंने उस समय इकट्ठा की थी और जिन्हें मैंने मेडिसिन किंग के छोटे छोटे कढ़ाई में रखा था। उन्हें वापस लाना याद रखना। इसे मेरी ओर से तुम्हारे लिए अंतिम उपहार समझो। याद रखो, सहन करो, शांत रहो। विरासत। सीनियर स्कल के गंभीर शब्दों के बाद छवि पूरी तरह से गायब हो गई और 4 प्राचीन छोटे कड़ाहे जियो हेंग के सामने प्रकट हुए। जियो हेंग ने अपने दिल में दुख को दबा दिया और छोटे मेडिसिन किंग कॉल्ड्रॉन को दूर रख दिया। फिर अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प दिखाते हुए उन्होंने बोन पाइनियर क्षेत्र छोड़ दिया। जियो हेंग, क्या हुआ? सु शाओमी और अन्य लोग जियो हेंग की लाल आंखें देखकर अपने भाव बदलने से खुद को रोक नहीं पाए। सबके सामने हाथ की छोटी हड्डी, जो प्रवेश के लिए प्रतीक के रूप में काम करती थी, नष्ट कर दी गई। फिर जियो हेंग ने रिक्लेमिंग इटर्निटी के सदस्यों को गढ़ के गुप्त कमरे में लाया और अनुरोध किया कि वे भी ऐसा ही करें। अस्थि पाइनियर क्षेत्र के साथ संबंध पूरी तरह से टूट जाने के बाद ही जियो हेंग ने सब कुछ समझाया। वरिष्ठ खोपड़ी गिर गई। हालांकि अन्य लोग कुछ आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे जियाओ हेंग की तरह दुखी नहीं थे। आखिरकार केवल जियो हेंग का ही सीनियर खोपड़ी से संपर्क था। हालांकि वे इस तथ्य को अलग नहीं कर सके कि वे वरिष्ठ खोपड़ी की देखभाल से सुचारू रूप से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अनंत काल को पुनः प्राप्त करने के लोग कृतघ्न नहीं थे। इस समय वे सभी थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे, लेकिन बस इतना ही था। हमें आगे क्या करना चाहिए? कुछ क्षण के मौन के बाद सभी के समक्ष एक प्रश्न रखा गया। क्या उन्हें रिक्लेमिंग इटर्निटी के सदस्यों के रूप में अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए और 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस का विरोध करना चाहिए, या आखिरकार वे किसी ताकतवर व्यक्ति की बांह नहीं मरोड़ सकते थे? अपनी साधना के चरम नवजात आत्मा स्तर पर होने के कारण 10,000 अमर गठबंधन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करना, जो अमर ऋषि के प्रभुत्व के तहत हजारों वर्षों से अस्तित्व में था, वास्तव में कुछ हद तक हास्यास्पद था। 10,000 अमर गठबंधन एक अच्छी बात नहीं है, सु जियाओमी ने पहले अपनी राय व्यक्त की। एक बार अमर गठबंधन में शामिल हो गए तो जिंदगी भर गाय या घोड़ा ही रहेंगे। हम उस 10,000 अमर गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते। झांग हाओ ने अपनी बात दोहराई। सु चांगलियू ने अपनी आंखें बंद करके शांति से कहा, मैं जियाओमी का समर्थन करता हूं। जियो हेंग ने अपने साथियों द्वारा लिए गए निर्णयों को देखा और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने रिक्लेमिंग इटर्निटी और 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस के बीच शक्ति में भारी असमानता को गहराई से समझा। मूलतः उन्होंने केवल सत्य के मिशन को अकेले ही आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन सौभाग्य से अन्य लोगों ने उन्हें निराश नहीं किया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसने एक डरपोक आवाज सुनी, 10,000 अमर गठबंधन अच्छी चीज नहीं है। जियो हेंग आश्चर्यचकित रह गया। आवाज की दिशा में देखते हुए उसने देखा कि एक युवा हरे चेहरे वाला लड़का अपने सिर के पीछे खुजला रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। जियो हेंग मुस्कुराया और प्रशंसा की, वयू, तुम बहादुर हो। लड़के का चेहरा और भी गर्म हो गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हान वयू था, जो उन 2 मनुष्यों का वंशज था जो अतीत में जियाओ हेंग के साथ कांग यून सागर से भाग गए थे। कुछ वर्ष पहले बीमारी के कारण उनके माता पिता का निधन हो गया था और उनका पालन पोषण जियाओ हेंग, सु चांगलियू और अन्य लोगों ने किया था।
हान वयू में साधना के लिए अच्छी योग्यता थी और उसने जियो हेंग के मार्गदर्शन में साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया। 14 वर्ष की आयु में ही वह लेट क्यूई कंडेंसेशन चरण में पहुंच चुके थे। हान वयू की प्रशंसा करने के बाद जियो हेंग ने अपना सिर घुमाया। मैं सबके इरादे समझता हूं, लेकिन हम एक बात से इनकार नहीं कर सकते। 10,000 अमरों का गठबंधन वाकई बहुत शक्तिशाली है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसका सीधा सामना करना पत्थर पर अंडे से वार करने जैसा है। सीनियर ने गिरने से पहले जो कहा था वह सही था। हमारा मुख्य काम सहना और विरासत हासिल करना है। जियो हेंग की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, उसकी आंखें दृढ़ थीं। जो विभाजित है वह अंततः एक साथ आएगा और जो एक साथ है वह अंततः बिखर जाएगा। यही स्वर्ग और पृथ्वी की महान प्रवृत्ति है। नश्वर राजवंशों की सीमा प्रायः 500 वर्ष की होती है। यद्यपि 10,000 अमर गठबंधन शक्तिशाली है, फिर भी यह हजारों वर्षों से विरासत में मिला है। जब तक हम पीढ़ी दर पीढ़ी अनंत काल को पुनः प्राप्त करने के आदर्शों को आगे बढ़ाते रहेंगे और उपयुक्त क्षण की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते रहेंगे, अंततः एक समय आएगा जब 10,000 अमर गठबंधन में बड़ा परिवर्तन आएगा और वह बिखर जाएगा। वह समय हमारा मौका होगा। जियो हेंग ने धीरे से कहा। सु शियाओमी ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा। बाकी लोगों ने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से सिर हिलाया। केवल हान वयू अपनी आंखें पूरी तरह से खुली हुई, आशा भरी रोशनी से भरा हुआ था। जियो हेंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि सीनियर्स कल तुम्हारे लिए 4 छोटे कराहे छोड़ गए हैं? जल्दी करो और मुझे दिखाओ, देखते हैं कि वे क्या खजाने हैं। अजीब सी खामोशी के बीच फिर भी सु शियाओमी ही थी जो बचाव के लिए आई। ये सुनकर जियो हेंग ने एक गहरी सांस ली और 4 छोटे मेडिसिन किंग कॉल्ड्रॉन निकाले और उन्हें सबके सामने रख दिया। सु शियाओमी ने एक को उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। क्या यही है? ये तो जर्जर है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लगता है अंदर कुछ छिपा है। एक क्षण के बाद सु शियाओमी ने कहा, वाह, इतने सारे स्पिरिट स्टोन, हम अमीर हैं। और यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हाँ, यह अच्छी चीज है। सु शियाओमी ने छोटे औषधि राजा कढ़ाई को एक तरफ फेंक दिया और खुशी से चांदी का हार पहन लिया। फिर उसने सभी को एक जैसे कई चित्र दिखाए। चलो, सबको हिस्सा मिलेगा। यह देखकर झांग हाओबो की आंखें चमक उठी। क्या यह एक ऐसा हार है जिस पर तत्काल टेलीपोर्टेशन एरे लिखा हुआ है? सु शियाओमी ने बार-बार सिर हिलाया। यही बात है। चाओयुआन संप्रदाय में रहते हुए हम इसकी वजह से कई बार मौत से बच गए। जैसे ही सु शियाओमी और अन्य लोगों ने चांदी के हार पहने, दूर लानलिन प्रांत में ली फैन की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे अन्य लोग शायद ही देख पाते। अद्यतन सरणी की मदद से मैं अंततः उन्हें फिर से महसूस कर सकता हूं। वह सोचने लगा। निराकार हत्या के इरादे की निगरानी में दूसरे क्षेत्र में लोगों के एकत्र होने और चर्चा का दृश्य अचानक ली फैन के दिमाग में आ गया। जियो हेंग, आप उस अवसर के बारे में क्या सोचते हैं जिसका उल्लेख सीनियर्स कल ने मेडिसिन किंग ट्रू कॉल्ड्रॉन के बारे में किया था? सु चांग्यू ने वह छोटा सा बटन वापस ले लिया जिसे सु शियाओमी ने जमीन पर फेंक दिया था, उसे बड़े करीने से फिर से व्यवस्थित किया और गहरी आवाज में पूछा। यह सुनकर जियो हेंग एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन सु शियाओमी, जो हमेशा उत्साह का आनंद लेने में विश्वास रखती थी, ने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा। इसके बारे में सोचना भी क्यों, जब अवसर आपके सामने हो तो आप हार कैसे मान सकते हैं? अगर चाओयुआन संप्रदाय में रोमांच न होता तो हाओबो और मैं अभी भी गोल्डन कोर दायरे में होते। झांग हाओबो ने सहमति में सिर हिलाया। एक पल के लिए विचार करने के बाद जियो हेंग ने धीरे से कहा, वरिष्ठ खोपड़ी ने अपनी मृत्यु से पहले कांगयुन सागर में होने वाले भारी बदलावों की सटीक भविष्यवाणी की थी। मेरा मानना है कि कैंगू एबिस मेडिसिन किंग कॉल्ड्रॉन का अवसर वास्तविक होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से जियो हेंग कुछ हिचकिचाहट में आ गया। यह देखकर सु शियाओमी तुरंत चिढ़ गई। जियाओ हेंग, तुम फिर से पीछे नहीं हटोगे, है ना? पिछली बार जब हाओबो और मैं चाओयुआन संप्रदाय जाना चाहते थे तो आप सहमत नहीं हुए थे। अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। जियो हेंग कड़वाहट से मुस्कुराया, समझाने के लिए। लेकिन सु चांग्यू ने शांति से हस्तक्षेप किया, यदि वरिष्ठ ने जो कहा वह सही है तो यह छोटा मेडिसिन किंग ट्रू कॉल्ड्रॉन में प्रवेश करने की कुंजी है। हम चारों का एक साथ जाना सबसे अच्छा होगा। सु शियाओमी ने बार-बार सिर हिलाया, लेकिन सु चांग्यू का स्वर बदल गया। हालांकि हम सब नहीं जा सकते। वह अभी भी युवा है और उसे देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। झाओ इरबाओ और इन बहनें खजाने की खोज में है और समय-समय पर उपयोगी चीजें वापस आती रहती हैं। इन चीजों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत होती है। चांग्यू के पास अभी भी कुछ ऐसा था जो उसने नहीं कहा था। अवसरों की खोज जोखिम रहित नहीं थी। यदि वे सभी एक साथ चले गए और अंततः समाप्त हो गए, क्या पुनर्जन्म अमर की विरासत हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो जाएगी? यह वह बिंदु था जो जियाओ हेंग के दिमाग पर सबसे अधिक भारी पड़ा। लेकिन सु चांग्यू देख सकता था कि इस समय जियो हेंग के अलावा उपस्थित सभी लोग पुनर्जन्म अमर को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। कम से कम उनकी अपनी साधना की तुलना में तथाकथित पुनर्जन्म अमर विरासत उल्लेख करने लायक ही नहीं थी। जियो हेंग शायद अपने दिल में इस बात से अनजान नहीं है। हालांकि उनके अपने सिद्धांत थे और वे दूसरों पर दबाव नहीं डालते थे, इसलिए उनके लिए सीधे तौर पर यह कहना आसान नहीं था। हालांकि सु चांग्यू की आंखें बंद थीं, फिर भी वह मैदान में सभी के विचारों से अवगत था। इसलिए उन्होंने बर्फ तोड़ने की पहल की। क्या यह ठीक रहेगा? जियो हेंग, छोटी बहन और झांग हाओबो, तुम तीनों एक साथ कैंगू एबिस में जाओ। जहां तक मेरी बात है, मैं यही रहूंगा। इससे पहले कि सु शियाओमी कोई आपत्ति जता पाती, उसने समझाना जारी रखा, मैं जिस साधना पद्धति का अभ्यास करता हूं वह विशेष है। तथाकथित अवसर वास्तव में मेरे किसी काम के नहीं है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जियो हेंग ने सु चांग्यू को कृतज्ञता भरी नजर से देखा। हालांकि सु शियाओमी ने गुस्से में अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और सु चांग्यू की ओर देखने से इनकार कर दिया। हालांकि छोटी बहन ने अभी भी सु चांग्यू की बातों पर भरोसा किया। अब जबकि उन्होंने निर्णय ले लिया था, मामला व्यावहारिक रूप से सुलझ गया था, तो फिर एक और छोटा दवाई राजा कड़ाही है। क्या यह हो सकता है कि जैसा कि सीनियर ने कहा, हमें इसे बेच देना चाहिए? झांग हाओबो ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, सु चांग्यू ने इनकार में अपना सिर हिलाया। छोटे औषधि राजा कड़ाई को ले जाना पहले से ही एक अपराध है। अगर हम थोड़े से लाभ के लिए इस सच्चे औषधि राजा कड़ाई के बारे में अपना ज्ञान उजागर करते हैं तो यह नासमझी होगी। इसे अपने पास रखना बेहतर है और जब सही समय हो तो दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए इसे चारे के रूप में फेंक दें। जियो हेंग भी सु चांग्यू की बातों से सहमत थे। हालांकि यह थोड़ा अफसोस की बात है, लेकिन यह सबसे स्थिर दृष्टिकोण भी है। जो भी हो, वैसे भी आप लोग ही फैसला करें। सु शियाओमी ने बिना कोई आपत्ति जताए नाक भान सिकोड़ी। उसने हान वेयू को पकड़ लिया और खेलने के लिए बाहर चली गई। कांगू रसातल की यात्रा लंबी है। हम 10,000 अमर गठबंधन के साधक नहीं है, इसलिए हम टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम अपने भौतिक शरीर के साथ उड़ान भरें तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और रास्ते में अप्रत्याशित दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी। जियाओ हेंग ने अपनी टुड्डी को सहलाया और बोलते समय भौहें चढ़ा ली। वह झांग हाओबो हिचकिचाया। क्या? जियो हेंग ने आश्चर्य से झांग हाओबो को देखा। टेलीपोर्टेशन एरे, शायद हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, झांग हाओबो ने समझाया। आप जानते हैं, जियोशान प्रांत में हमारी खोज के दौरान हमारी मुलाकात सीनियर शू फेंग से हुई थी। चाओयुआन संप्रदाय की हमारी यात्रा के दौरान हमने लाशों और खून के पहाड़ से भी एक साथ संघर्ष करके बाहर निकलने का प्रयास किया। हमें घनिष्ठ मित्र माना जा सकता है। जब हम अलग हुए तो सीनियर शू फेंग ने हमें 10,000 अमर गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि हमने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने समझदारी दिखाई और छोटी बहन के लिए एक ज़ेड टोकन छोड़ दिया।
उस Z टोकन के साथ हमें टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर जियो हेंग ने सिर हिलाया, ये सबसे अच्छा होगा। उन्होंने सोचा कि झांग हाओबो की पिछली हिचकिचाहट इसलिए थी क्योंकि शूफेंग 10,000 अमर गठबंधन का साधक था। जियाओ हेंग ने गंभीरता से कहा, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो हठधर्मी हो। हमारा दुश्मन 10,000 अमर गठबंधन है, गठबंधन का हर व्यक्ति नहीं। यदि हम 10,000 अमर गठबंधन साधकों से मित्रता कर सकें और उन्हें भीतर से कमजोर कर सकें तो यह जीत वाली स्थिति होगी। मुझे आपत्ति क्यों होगी? मैं छोटी बहन को ढूंढने जाऊंगा और उससे इस बारे में बात करूंगा। इसके साथ ही जियो हेंग सू शियाओमी को खोजने के लिए निकल पड़ा। झांग हाओबो ने जियो हेंग की पीठ को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। क्या छोटी बहन और उस शूफेंग के बीच कुछ चल रहा है? ये सू चांगलियो ही था जिसने झांग हाओबो के कहने का मतलब समझा और दिलचस्पी से पूछा। कौन जाने, खैर मैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हुए देख रहा हूँ। शूफेंग हालांकि अब नवजात आत्मा की साधना में लौट आया है, उसे छोटी बहन की साधना से कोई आपत्ति नहीं है। यह बच्चा जियाओ हेंग, इसे संकट का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। सू चांगलियो ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो। मेरे ख्याल से छोटी बहन का दिल शायद प्यार के मामलों में नहीं लगता। झांग हाओबो भी अवाक रह गया और अपना सिर हिलाने लगा। कई वर्ष बीत गए थे और उस समय के छोटे बच्चे अब बड़े हो गए थे। फिर भी अभी भी कुछ चीजें ऐसी थी जो अपरिवर्तित रहीं। ली फैन को पुरानी यादें ताजा हो गईं और अचानक उसे अपने पिछले जन्मों के बच्चों की याद आ गई। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। फिर जल्दी से ली फैन ने इस भावना को दबा दिया। जहां तक जियो हेंग की बात है तो सू शियाओमी को खुश करने और शूफेंग के Z टोकन को सौंपने के लिए सहमत करने में बहुत प्रयास करना पड़ा। कुछ दिनों की तैयारी के बाद जियाओ हेंग, सू जियाओमेई और झांग हाओबो ने कांगू प्रांत की यात्रा शुरू की। हान वयू की बड़ी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। उसने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा। सू चांगलियो की पलकें हिंसक रूप से फड़कने लगी, मानो वह अपनी आंखें खोलना चाहता हो, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शांत और सौम्य बनी रही। अंत तक उसने अपनी भारी आंखें नहीं खोली। शूफेंग का Z टोकन वास्तव में काम कर गया। भले ही वे 10,000 अमर गठबंधन साधक नहीं थे, फिर भी जियो हेंग और अन्य लोग बिना किसी बाधा के शिले नमर शहर में प्रवेश करने में सक्षम थे। जियो हेंग ने सू जियोमेई को कसकर पकड़ लिया, जो बहुत उत्सुक थी और दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना चाहती थी। अपने हृदय में कुछ घबराहट के साथ उसने टेलीपोर्टेशन एरे को सक्रिय कर दिया। वे शिलिन प्रांत की सीमा पर टेलीपोर्ट हुए, सफेद धुंध की बाधा को पार किया और युआन दाओ प्रांत में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जुआन हुआंग विश्व के दक्षिण पश्चिमी कोने में स्थित कांगू एबिस की ओर जाने के लिए लगातार टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग किया। इस प्रकार आधे महीने से अधिक समय के बाद जब ली फैन ने लानलिन प्रांत में तियानक्सुआन सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का निरीक्षण करना शुरू किया तो जियो हेंग और उनका समूह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया। ऐसा लगता है कि लानलिन प्रांत वास्तव में कांगू रसातल से ज्यादा दूर नहीं है। संवेदी संरचना का उपयोग किए बिना भी मेरा निराकार संहारक उद्देश्य उस दृश्य को भांप सकता है। उनकी आंखों की मदद से ली फैन अंततः कांगू एबिस को, जो इतने लंबे समय से प्रसिद्ध था, अपनी आंखों से देखने में सक्षम हो गया। कोंगियो एबिस के विपरीत, जो पूरी तरह से शून्य में बदल गया था। यह कांगू रसातल महान जुबान के बंजर भूमि की तरह था। ऊंची चट्टानों के नीचे एक अंतहीन घाटी थी। घाटी के ऊपर लाल बादल घूम रहे थे, जिनका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा था। कई पक्षी और जानवर बादलों के बीच से उड़ रहे थे और चट्टान की दीवारों पर नीचे की ओर अंतराल पर पहाड़ के विपरीत दिशा में बनी हुई कई इमारतें थीं, जो पहाड़ में गहराई तक फैली हुई थीं। कंगू एबिस का निर्माण कई वर्ष पहले हुआ था, जब कंगू प्रांत के सभी पहाड़ और नदियां लुप्त हो गईं, जिससे इस अद्वितीय भूआकृति का निर्माण हुआ। इसलिए रसातल की अपनी सीमा है, जिसका आकार एक पतझड़ जैसा है। लगभग 300,000 फीट नीचे तक इसका अन्वेषण किया जा चुका है, लेकिन तल अभी भी दृष्टि से दूर है। कांगू रसातल खाली नहीं है, बल्कि इसका अपना स्वरूप है। पहली परत जमीन से लेकर 30,000 फीट नीचे तक कांगू बादलों और रसातल की चट्टानों पर कई अजीबोगरीब जानवर रहते हैं। ये जानवर सोना निगल सकते हैं और बिजली उगल सकते हैं, और ये बहुत शक्तिशाली है। ये मौत से नहीं डरते और झुंड में घूमते हैं। तुम्हें इनसे बचने के लिए सावधान रहना होगा। दूसरी परत 30,000 फीट से 80,000 फीट भूमिगत। सू शियाओमी ने Z पर्ची को जोर से पढ़ा, जो कांगू एबिस के बाहर मुफ्त में दी गई थी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इतना बड़ा, इतना गहरा। तो फिर भले ही मेडिसिन किंग कॉर्ड्रॉन वास्तव में इस कांगू रसातल में हो, हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, है ना? उसने एक ध्वनि संदेश भेजा, लेकिन जियो हेंग का दिल हिल गया। उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठी में मौजूद लिटिल मेडिसिन किंग कॉर्ड्रॉन का उपयोग किया। निश्चित रूप से रसातल के बिल्कुल नीचे एक निश्चित स्थान पर लिटिल मेडिसिन किंग कॉर्ड्रॉन के साथ कुछ गूंज रहा था। स्क्वाड में शामिल हों। वरिष्ठ खोपड़ी के शब्द सचमुच सत्य थे। ये टूटे हुए कड़ाहे सचमुच औषधि राजा के सच्चे कड़ाहे में प्रवेश की कुंजियां हैं। जब जियाओ हेंग ने सू जियाओमी को इस खोज के बारे में बताया तो वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अब यह अच्छी बात है, अगर हम निर्देशों का पालन करते रहें तो हम इसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खाई वाली चट्टान के किनारे पर खड़े होकर सावधानी से कांगू खाई के नीचे की गहराई की ओर उड़ चले। जब वे जमीन से लगभग 200 झांग ऊपर उतरे तो रसातल के अंदर का दृश्य सतह से काफी बदलने लगा। ऊपर बादलों और धुंध की बारहमासी उपस्थिति के कारण जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, आसपास का वातावरण उतना ही अधिक अंधकार में होता गया। चट्टान की दीवारें अब नंगी चट्टानें नहीं थीं, बल्कि उन पर कई अजीब पौधे उगाए थे। वहां चमकदार सुंदर बिलों के पेड़ थे, चट्टानों के रूप में छिपे शिकारी चीड़ के पेड़ थे, और यहां तक कि शिकार के पास पहुंचने पर हमला करने के लिए विशालकाय अजगर की तरह घात लगाए बैठे सूखे काले ऊंचे पेड़ भी थे। इन पौधों के साथ पहले उल्लेखित विदेशी जानवर भी थे जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। इनमें से अधिकांश विदेशी जानवर काले थे, जिससे उन्हें धुंधले गट में पहचानना कठिन हो गया था। उनकी उपस्थिति अत्यंत विचित्र थी, सभी प्राणियों से पूर्णतया भिन्न। वे प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हुए थे, बल्कि विभिन्न प्राणियों के टुकड़ों को बलपूर्वक जोड़कर बनाए गए थे। लंबे कीड़े जो बीच में से फट जाते थे और खुले मुंह से शिकार करते थे। अजीब वानर जिनके सिर उनके पेट में धंसे हुए थे, और विचित्र पक्षी जिनके पंखों में अनगिनत रेंगते कीड़े हैं। सभी प्रकार की विचित्र आकृतियां देखने वाले को भयभीत कर देती थीं। इसके अलावा इस खाई के भीतर कोई रहस्यमय शक्ति प्रतीत होती थी। इसने साधकों की दिव्य चेतना की संवेदन सीमा को दबा दिया। जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए, यह बल और अधिक प्रबल होता गया। साधकों के उतरते समय यह विचित्र जीव अचानक या तो रसातल की चट्टान की दीवारों से या रसातल के केंद्र में शून्य से उभर आते थे। वे किसानों पर समूहों में इस प्रकार हमले करते थे मानो बाहरी लोगों के प्रति उनकी गहरी दुश्मनी हो। विसंगतियों के ये हमले केवल उनकी पूर्ण मृत्यु के बाद ही रुकेंगे। सौभाग्य से यद्यपि रसातल के नीचे असंख्य प्राणी थे, उनकी शक्ति अधिक से अधिक फाउंडेशन स्थापना चरण के बराबर थी। सू शियाओमी के समूह के लिए, जिनकी सबसे कम ताकत गोल्डन कोर चरण में थी, उन्होंने कोई वास्तविक खतरा पैदा नहीं किया। रास्ते में कोई बड़ी बाधा न होने के कारण लगभग आधे दिन के बाद वे अंततः चट्टान की दीवार में बने एक विशाल सीमा स्मारक के पास पहुंचे। इस पर चमकीले लाल अक्षरों में 30,000 लिखा था, जो दूर से ही दिखाई देता था। और इस सीमा स्मारक पर सतत चट्टान की दीवार लगभग अंदर की ओर खोखली हो गई थी। रसातल के ऊपर लटके हुए एक शानदार शहर का निर्माण। यह कांगू एबिस की खोज के लिए पहला विश्राम स्थल है। लिनकांग सिटी। नीचे जाने पर खाई और भी खतरनाक होती जाती है, इसलिए यहाँ आराम और ऊर्जा की पूर्ति के लिए जगह उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। जियो हेंग ने चुपचाप अपनी सतर्कता बढ़ाते हुए गुजरते हुए साधकों की अंतहीन धारा को देखा। कांगू रसातल का पता लगाने आए अधिकांश साधक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे।
यहाँ आने का उनका उद्देश्य कैंगू एबिस की बहुमूल्य विशेषताओं को इकट्ठा करने के अलावा उस वर्ष आकाश से गिरने वाले अग्नि उल्का की तलाश करना था। हाल के वर्षों में अग्नि उल्का की वास्तविक पहचान के बारे में विभिन्न अटकलें लगाई गई हैं। यह प्राचीन काल में प्राचीन सीमाओं को तोड़ने वाला औषधि राजा सच्चा कड़ा ही था। यह व्यापक रूप से प्रचलित अनुमानों में से एक है। बहरहाल इसे देखने वाले सभी साधकों को विस्मय का अनुभव हुआ। यह अग्नि उल्का असाधारण होना चाहिए। जैसा कि कहावत है, जहां धन है वहां मृत्यु है। इसलिए यह समझना कठिन नहीं है कि क्यों बाहरी साधक हमेशा अथक प्रयास से इसकी खोज में लगे रहते हैं। चलो चलें। जियो हेंग और अन्य लोग लिंकांग शहर में प्रवेश नहीं कर पाए। सीमा स्मारक से सीधे उड़ते हुए वे सतह से 30,000 झांक नीचे दूसरे स्तर पर पहुंच गए। जैसे ही वे सीमा स्मारक के पास से गुजरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अदृश्य अवरोध से गुजर रहे हों। जियो हेंग के दिल में एक असामान्य भावना उमड़ पड़ी। मेरी ताकत सचमुच थोड़ी कमजोर हो गई है, जैसा कि अफवाह थी। कुछ भारी मन से जियो हेंग ने सू शियाओमी और झांग हाओबो से पूछताछ की। क्या आपने अमर दमन बल के अस्तित्व पर ध्यान दिया है? हाँ, सचमुच इसका एक संकेत तो है, लेकिन फिलहाल इसका असर ज्यादा नहीं है। कुछ क्षण बाद सू शियाओमी और झांग हाओबो दोनों ने इस तरह जवाब दिया। लगता है मेरी ताकत वाकई कमजोर हो गई है। ये देखकर जियो हेंग कुछ असहाय महसूस करने लगा। वह केवल यह आशा कर सकता था कि औषधि राजा ट्रू कॉल्ड्रॉन का स्थान उस सीमा के भीतर होगा जहां तक वह गोता लगा सकता है। अमर दमन बल शब्द का प्रयोग साधकों द्वारा सामूहिक रूप से कैंगू रसातल को घेरे हुए रहस्यमयी बल के लिए किया जाता है। विशेष रूप से जैसे जैसे कोई कांगू रसातल में गहराई तक जाएगा, साधकों की शक्ति भी उसी अनुपात में कम होती जाएगी। 30,000 झांक के पहले स्तर के भीतर यह अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। यह केवल दिव्य चेतना की कवरेज सीमा में हस्तक्षेप करता है, लेकिन दूसरे स्तर पर प्रवेश करते ही प्रभाव तुरंत स्पष्ट हो जाता है। मध्य फाउंडेशन स्थापना और नीचे एक बार प्रवेश करने के बाद वे मनुष्यों से अलग नहीं होंगे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय नहीं किया जा सकता और वे उड़ने की क्षमता खो देते हैं। इसका केवल एक ही परिणाम है, बिना किसी प्रतिरोध के अथाह रसातल में गिरना तथा रास्ते में आने वाले अजीब जीवों का भोजन बन जाना। इसका अर्थ यह है कि कम से कम अंतिम आधार स्थापना चरण के साधक कंगू रसातल के दूसरे स्तर पर जीवित रह सकते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जा रही है, रसातल में मौजूद जीव शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जबकि किसानों की ताकत का दमन जारी है। इससे नीचे उतरने पर अन्वेषण कार्य भी कठिन होता जाता है। जियो हेंग और उनका समूह दूसरे स्तर आत्मा भाषा वन में और भी अधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ा। खाई की चट्टान की दीवारों में गहराई से जड़े जमाए पेड़ों ने अपनी शाखाओं को अनुचित तरीके से कांगू खाई के शून्य की ओर बढ़ाया। एक आदिम जंगल का निर्माण जो अंतहीन रूप से फैला हुआ है, ऊर्ध्वाधर रूप से 50,000 झांक का स्थान घेरता है। तेजी से विविध और शक्तिशाली खतरनाक जीवों के अलावा समय समय पर जंगल से आने वाली बड़बड़ाहटें और भी घातक थीं। ये ध्वनियां साधकों में विभिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती थीं, जिससे वे अपना दिमाग खो बैठते थे। कमजोर इच्छाशक्ति वाले लोग आत्मा भाषा वन के केंद्र की ओर उड़ेंगे जैसे कि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो, अंततः वापस लौटने में असमर्थ। जियो हेंग और उनका समूह सभी समान रूप से मजबूत इच्छाशक्ति वाले उत्कृष्ट व्यक्ति थे। इसके अलावा उनकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत थी, इसलिए दूसरे स्तर को सफलतापूर्वक पार करने में उन्हें लगभग एक दिन लग गया। वे 80,000 झांक की गहराई तक उतरे। यहाँ घना जंगल अचानक विरल हो गया। ऐसा लग रहा था कि नीचे प्रकाश का एक और स्रोत है और दृश्यता अचानक स्पष्ट हो गई। पहले की तरह खड़े पत्थर के स्मारकों के स्थान पर अब सीमा चिन्ह चट्टान की दीवार पर उगता हुआ एक विशाल नेत्रगोलक था। नेत्रगोलक के मध्य में स्थित पुतली के स्थान पर 2 रक्त लाल अक्षर 80,000 अंकित कर दिए गए। यह नेत्रगोलक जीवित प्रतीत होता था, लगातार घूमता और झांकता रहता था। इस समय ऊपर से किसी के आगमन को महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी नजर जियो हेंग और उसके समूह पर केंद्रित कर दी। एक जबरदस्त दबाव आया, जिससे जियो हेंग का शरीर एक पल में तनावग्रस्त हो गया। सौभाग्यवश उस विशाल नेत्र ने केवल कुछ देर के लिए ही उन पर नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि दूसरी ओर हटा ली तथा अब उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ओह, जियो हेंग ने राहत की सांस ली। कांगू एबिस का दूसरा विश्राम स्थल विशालकाय नेत्र शहर। अगर आप